आप अभी आए हो, अभी शुरुआत हुई है, अभी के अभी शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बुलाओ। आप याद रखना, भूल के सारे भूख और प्यास, टिक जाओ हमारे पास, तभी बनेगी ज़िंदगी खास, क्योंकि नो रिपीट टेलीकास्ट। खत्म होते ही वीडियो को हटा लिया जाएगा। किसी और ने अगर अपलोड कर दिया तो उसके चैनल पे नेचुरली यूट्यूब के कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट एक्ट से उसका चैनल टर्मिनेट हो जाता है। पहले कई लोगों ने किया, मैं चाहता नहीं, आपसे प्रार्थना करता हूँ, ये प्राइवेट वीडियो है, लोगों की मदद के लिए हमने बनाया है, इसको इधर उधर अपलोड करेंगे तो आपके चैनल का भी नुकसान होता है। हाँ, फिर से तभी बनेगी ज़िंदगी खास, नो रिपीट टेलीकास्ट। दूसरा अध्याय, ऑफिस सेटअप कैसे किया जाए। शुरुआत में ऑफिस पे ज़्यादा खर्चा मत करो। इट्स नॉट अबाउट वेयर यू वर्क, इट्स अबाउट हाउ वेल यू वर्क। ऑफिस पे ज़्यादा खर्चा मत करो। कोविड के बाद इससे में ऑफिस पे खर्चा करने की जरूरत नहीं है। पहले थोड़ा इनकम बिल्ड करो। सम पीपल लव वर्किंग फ्रॉम होम, लेकिन कुछ लोग होते हैं उनको लगता है कि होम मतलब आइसोलेशन, ऑफिस जाऊंगा सबसे मिलूंगा, आई विल बी अराउंड सम पीपल। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले ही कोई मंच ना दे, हम अपना मंच खुद बना लेंगे। अपना मंच अपने घर से बनाना शुरू करो। और अगर फिर भी ऑफिस लेना पड़ेगा तो देखो कि क्या आपको सही रेंटिंग स्पेस मिल रहा है, कैन आई अफोर्ड इट। अपने अकाउंटेंट से पूछो आपकी पोटेंशियल इनकम में क्या आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। कैन आई वर्क हियर एट नाइट, क्या ऑफिस में रात को भी काम कर सकते हैं वहाँ पे, क्या वीकेंड पे काम कर सकते हैं, या वो सेफ है, सिक्योर है, अगर आप देवी जी हैं, कोई महिला है तो क्या वहाँ पे क्या सर्विसेज और लीज रेंट कितना है, मिनिमम डिपॉजिट वो कितना मांगता है, और अगर लीज कंटिन्यू होती है तो कितना एडवांस आपको देना पड़ेगा, कितने महीने का एडवांस देना पड़ेगा, इनके बारे में पता लगाओ। अपने ऑफिस के अंदर कुछ की कंपोनेंट्स होते हैं, अपने मॉनिटर को हमेशा 20 इंच दूर रखो अपनी आंखों से, ऐसा ऑफिस बनाओ। डाइनिंग रूम की चेयर काम नहीं आती है, बॉडी फ्रेंडली नहीं है, 8-9 घंटा आप उस पर काम नहीं कर सकते। स्मार्टफोन रखो अपने पास ताकि आपकी ईमेल, अपॉइंटमेंट, प्रोडक्टिविटी बूस्टर और ऐप सारी की सारी आपको मदद कर सकें। अगर आप टेक savvy नहीं हो और शुरुआत का समय है तो कोई ना कोई ट्रबल शूटिंग फ्रीलांसर या वेंडर रखो अपने पास में, ताकि जब भी कोई टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आए, एक फोन करो, वो आके सुधार के चला जाए। गेट द बेस्ट इंटरनेट सर्विस डील, जो स्पीड यू नीड, ये याद रखना। तो वायरलेस रहो, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आपका कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉडेम सब कनेक्ट हो जाता है। मेरी स्पीड काफ़ी रहने वाली है, नोट्स आप बना रहे होंगे, थोड़ा बैठ के देखो, काम करो। और लेकिन अगर जैसे ही थोड़ी थकान हो जाए, उठ के फ़ोन कॉल ले लो, थोड़ा सा मूव अराउंड करो, चेयर्स को थोड़ा मूव अराउंड करते रहो अपने साथ में। हर 60 मिनट में बॉडी को 2 मिनट का ब्रेक देना जरूरी है। उठ के जाओ, अपने वाटर बॉटल को रिफिल करके आओ, किसी को मत बोलो भैया पानी ले, आप खुद उठ के चले जाओ। गिव योर सेल्फ अ फुल आवर ऑफ ऑफिशियल लंच टाइम ऑल्सो। गो अवे फ्रॉम योर डेस्क एंड ईमेल एंड फोन, और जाइए थोड़ा अपने आप को ब्रेक दीजिए। डोंट इग्नोर दी वार्निंग साइन। कभी कभार बहुत लंबा काम करते हैं तो उस समय वार्निंग साइंस भी देता है आपको बॉडी। जॉइंट में स्टिफनेस आता है, स्वेलिंग आता है, दर्द होती है, क्रैम्प्स होते हैं, वीकनेस होता है, आपको लेस रेंज ऑफ मोशन इन द बैक, नेक और शोल्डर्स, पेन आ जाता है आपके एल्बो में, फोर आर्म्स में, नमनेस हो जाता है, कभी कभी थोड़ा सेंसेशन आता है, या डबल या ब्लर्ड विजन आता है। इनको इग्नोर मत करो, इनका सुधार करते रहो। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, सुनिए मेरी बात, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, योर लर्निंग इज इंजन ऑफ योर अर्निंग। जितना लर्न करोगे उतना अर्न करोगे। इस यूट्यूब चैनल के बारे में सबको बताइए ताकि लोग यहाँ पे आके लर्न कर सकें। मेरा चैनल बड़ा खास है, यहाँ पे किसी को भी बिजनेस सीखना है, हिंदी भाषा में सरल तरीके से बताते हैं। वैसे आज के इवेंट में सारे काम बंद कर देना, अगर आज दे दिया आपने मेरा साथ और सुन ली मेरी बात तो हर तकलीफ को दे दोगे मात। बस याद रखना एक ही बात, आपको पता है, नो रिपीट टेलीकास्ट। तीसरा अध्याय, प्रायोरिटी मैनेजमेंट। बिजनेस की शुरुआत में, स्टार्टअप के अंदर 21 अध्याय देने वाला हूं, बहुत पावरफुल है। जैसे जैसे आगे जाएंगे बिजनेस में मूव करते चले जाऊंगा, अभी तो सेल्फ पे चल रहा है। तो आपको थोड़ा बने रहो पागल, काम करेगा अगला, बने रहो कूल, सैलरी मिलेगी फूल। ये सुना है आपने, ये सब नौकरी पेशा लोगों के लिए होता था। ये चेंज करना है थॉट प्रोसेस को। हाँ, ये एक कंपनी में मैं गया था ट्रेनिंग प्रोग्राम करने, ट्रेनिंग में, वहाँ पे किसी ने बोला बने रहो पगला, काम करेगा अगला, यानी कि तुम तो ऐसे ही बैठे रहो और सारा काम वो कर लेगा भैया। देखो ऐसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, नहीं समझे। बने रहो कूल, सैलरी मिलेगी फुल। कुछ लोग होते हैं चुपचाप पैरासाइट की तरह कोने में बैठे रहते हैं, अरे कोई काम बता ना दे। जब शाम को निकलने के टाइम पे ऐसा बॉस से मुंह चुरा करके, अगर 5:30 छुट्टी होती तो 5:29:59 पे वो अप्रकट हो जाते हैं, दिखाई नहीं पड़ते उसके बाद, नहीं समझे। तो ये सारी मानसिकता छोड़नी पड़ेगी। नोबडी इज टू बिजी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ प्रायोरिटी। अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो। स्प्लिट योर प्रोजेक्ट इनटू माइक्रो टास्क। कोई भी काम मिलता है उसे छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दो। अपने सिमिलर टास्क को एक साथ लेकर के आओ, ताकि उसको सिमिलर टास्क को एक साथ लेकर आओगे फटाफट होता चला जाएगा। हमेशा रात को सोने से पहले अपना सेल्फ रिव्यू जरूर करो। व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड। मैंने पर्सनल वीलॉग चैनल पे एक वीडियो भी डाला था इसके ऊपर। रोज सोचो पीछे के बारे में 2 चीजें, व्हाट वेंट वेल क्या अच्छा हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग क्या बुरा हुआ, अब आगे व्हाट कुड बी इंप्रूव्ड, अब क्या अच्छा करने वाला हूं। कुछ टाइम अपनी ट्रेनिंग के लिए भी रखो। वो कंटेंट देखो जो आपके गोल में मदद करता हो, प्रोफेशन में मदद करता हो, बिजनेस में मदद करता हो। 2-3 प्रायोरिटी भी सेट करो रोज की। आज ये 3 काम करके उठूंगा। टाइम वेस्ट नहीं,
टास्क बेस्ड, ये काम करके उठूंगा। मैं बचपन में पढ़ाई भी ऐसे ही करता था, टाइम वेस्ट नहीं, रोज 2 घंटा पढ़ूंगा। मैं टास्क बेस्ड पढ़ता था, आज इतने पेज पढ़ूंगा, इतना चैप्टर पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा। 2 घंटे में पढ़ूँ या 20 घंटे में पढ़ूँ, पढ़ के उठूंगा, काम खत्म करके उठूंगा। काम करने को काम करना नहीं कहते, काम करते रहने को काम करना नहीं कहते, काम खत्म करने को काम करना कहते हैं। शेड्यूल करो अपनी ब्रेक्स को, दिन में कितने बजे ब्रेक लोगे, अपने दिन को प्लानिंग के साथ शुरुआत करो। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करो, हार्डेस्ट टास्क को सबसे पहले कर लो। एक बार वो हो गया ना, उसके बाद फिर याद नहीं एग्जाम दिया करते थे बचपन में, क्या बोलते थे टीचर आपको, सबसे मुश्किल सवाल पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद फट 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 आसान वाली तेजी से होते चले जाएंगे। एक किताब भी किसी ने लिखी थी, एक ऑथर अमेरिका के हैं, उन्होंने क्या कहा, ईट दैट फ्रॉग फर्स्ट। सबसे पहले वो मेंढक है जो किसी को खाना अच्छा नहीं लगता, वो मेंढक, अगर आपने सोचा मैं दोपहर को खाऊंगा, दोपहर को सोचोगे शाम को खाऊंगा, शाम को सोचोगे रात को खाऊंगा, सारा दिन दिमाग को प्रेशर बना रहता है। अरे मेंढक सुबह खा ले, उसके बाद सारा प्रेशर खत्म, क्योंकि तेरा मेंढक खाने का मन नहीं कर रहा था ना, मुश्किल लग रहा था मेंढक खाना, वो खा ले। वैसे मेंढक खाने को नहीं बोल रहा हूँ मैं, वेजिटेरियन हूँ, वेजिटेरियन रहना अच्छी बात है, ये उदाहरण के लिए बोल रहे हैं। सबसे मुश्किल काम को सबसे पहले कर लो। और एक बात और है, काम करते वक्त आजकल वाईफाई बंद कर दो, क्योंकि एक व्हाट्सएप, एक फेसबुक, एक इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आता है और इसकी वॉल पे उसकी वॉल पे पहुंच जाते हैं, और कोई सुंदर सी देवी जी की फोटो दिखती है, उसको फिर जूम करके और देर तक देखते हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, अरे और जाकर के देखते हैं, उसके बाद फिर और बढ़ जाते हैं, और कहीं भटक जाते हैं, काम पीछे रह जाता है। आप वाईफाई को बंद कर लो, जरा काम पे फोकस करो, क्रिएट एंड कमिट टू योर ओन डेडलाइंस, अपनी डेडलाइन ड्रिवन काम करो, टाइम ट्रैकर रखो, डिजिटल एनवायरनमेंट बना के रखो। थोड़ा चेक भी करो, क्या आइडियल होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल क्या है, करंट टाइम क्या है, और होना क्या चाहिए था। कितने बजे आप सुबह सो के उठते हो, आजकल कितने बजे उठते हो, उठना कितने बजे चाहिए, मॉर्निंग का प्री वर्क रूटीन कैसा है आपका, व्हाट टाइम डू यू सिट डाउन टू वर्क, कितने बजे काम पे बैठते हो, आजकल कितने बजे बैठते हो, बैठना कितने बजे चाहिए। इस शीट को भरो, हाउ लॉन्ग डू यू वर्क इन वन सिटिंग, कितनी देर करते हो आजकल, कितना करना चाहते हो। ऐसे ही डिस्क्राइब योर मॉर्निंग वर्क टाइम, हाउ डू यू मेक योर कॉल्स एंड आंसर योर ईमेल्स, हाउ डू यू टेक योर ब्रेक्स, व्हाट डू यू डू इन ब्रेक्स, व्हाट इज योर लंच रूटीन, टाइम एंड मेन्यू, कितने बजे मैं खाना खाता हूँ, कितने बजे मेरा रोज खाना खाना चाहिए, फिक्स करो उसको। तो अभी ये है, इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें करना क्या चाहता हूँ। ऐसे ही प्रोजेक्ट वर्क, मार्केटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कैसे करते हो आप, उसको शॉपिंग अपनी कब करते हो। ऐसे तो नहीं बैठे काम करने के लिए और जाके अमेजोन पे देख रहे हो नई डील कौन सी आई है, भैया अरे इसमें 15 रुपया बच रहा है, 15 रुपया बच रहा है, लेकिन तू कितना कमा सकता था यार। छोटी सोच पाँव की मोच, तुझको मालूम है दूर नहीं जाने देगी। डिस्क्राइब व्हेन यू सोशलाइज विद पीपल, आपको कि आपके लिए फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव्स इंपॉर्टेंट है, फोन व्हाट्सएप ईमेल कैसे करोगे, कैसे करना चाहिए, अपनी मीटिंग्स कब करते हो। डिस्क्राइब योर आफ्टरनून वर्क टाइम, एक्सरसाइज कब करते हो, इवनिंग रूटीन टाइम, डिनर टाइम, आफ्टर डिनर, व्हेन डू यू गो टू बेड। थोड़ा अपने स्केड्यूल्स को अच्छा करो, क्योंकि एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में आदमी का भूत बन जाता है। और मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ा इफेक्टिवली एफिशिएंट भूत बनो, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन एफिशिएंट भूत बनो, इफेक्टिव भूत बनो। ऐसा ना हो कि भूत भी बन जाए और काम भी ना मिल पाए, हाँ, और आपको भूतकाल में कोई भविष्य में याद भी ना करे। सो डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग, इफ यू डू यू विल नेवर सीज टू ग्रो। लर्निंग बढ़ाने का एडिक्शन होना चाहिए, एडिक्शन, तलब तलब तलब। शराब पीने वाले को तलब होता है, चरस गांजे वाले को तलब होता है, आपको सीखने की तलब होनी चाहिए। मुझे सीखना है, आगे बढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। 1% रोज आगे बढ़ना है, रोज आगे बढ़ना है। वही स्पीड आपको मैं बता रहा हूं, अगर ये 1000 दिन तक आप सीखने पे जोर डाला तो आप सुपर स्पेशलिस्ट देश में बन जाओगे। मेरी बात मान जाओ, बात को 1000 दिन बहुत होते हैं। मैंने भी अपने लिए ये 1000 दिन का रूल इंप्लीमेंट किया था। 1000 दिन मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग पे अपने समय लगाया, आज उसका असर दिखने लगा है। और हमारे यूट्यूब पे भी हम इसीलिए ऐसा करते हैं। अगर आप नए आए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन हिट नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा, क्योंकि एल्गोरिदम यूट्यूब का बदल गया है, बेल आइकॉन के बाद ही पता चलेगा। जीवन में कुछ बड़ा तभी कर पाओगे जब अर्निंग नहीं लर्निंग पे ध्यान लगाओगे। इसीलिए बने रहो मेरे साथ, थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। हाँ, चौथा अध्याय, कॉन्ट्रैक्ट एंड पेपर वर्क। कॉन्ट्रैक्ट एंड पेपर वर्क पे काम करिए। हाँ, अंटिल अ कॉन्ट्रैक्ट इज साइंड नथिंग इज रियल। जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन होता, बातें बहुत होती हैं भैया, बातों से बात नहीं बनती है। थोड़ा बहुत शतरंज का आना भी जरूरी है साहब। कई बार सामने वाला मोहरा चल रहा होता है और हम यारी दोस्ती निभा रहे होते हैं। ऐसा ना हो वो मोहरा चल रहा है और आप यारी दोस्ती निभा रहे हो। कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। इट इज इम्पॉसिबल टू अनसाइन अ कॉन्ट्रैक्ट, सो डू ऑल योर थिंकिंग बिफोर यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट। देखो, एक सॉलिड वेल स्कोप कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। लीगल लियो ये एक ऐसी कंपनी है जिसको मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा, प्रमोट करूंगा। एक स्टार्टअप को लीगल लियो को फॉलो करना चाहिए।
ये मिस्टर गौरांग हैं, लॉयर हैं, इनकी पूरी टीम है, स्टार्टअप्स के लिए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, लीगल लियो कंपनी। इनको मैं अपने इवेंट्स में भी कई बार बुलाता हूँ, ये क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, कि बिजनेस की शुरुआत में कई कॉन्ट्रैक्ट, कई पेपर, रजिस्ट्रेशन, आपको कैसे कंपनी बनानी है, प्राइवेट लिमिटेड, पार्टनरशिप क्या बनानी है, कैसे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, एम्प्लॉय कैसे हायर करने, हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन बिजनेस की शुरुआत में को लगभग 450-500 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है आपको। उनमें से आपको 40 की पड़ेगी या 4 की पड़ेगी, लेकिन 400 प्रकार के डॉक्यूमेंट होते हैं। लीगल लियो की स्पेशलिटी है, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, आपको मदद करते हैं अफोर्डेबल प्राइस पे। आप देखो अपने कॉन्ट्रैक्ट और पेपर वर्क में एक चीज़ और, डाउन पेमेंट पहले लेने की कोशिश करो हमेशा कस्टमर से। अपनी बुक कीपिंग, अपने अकाउंटिंग बुक कीपिंग को डेलीगेट कर दो या आउटसोर्स कर दो शुरुआत के अंदर बिजनेस में, ताकि कोई ना कोई 10,000 रुपये महीना पे, 15,000 रुपये महीना पे या 5,000 रुपये महीना पे आपके लिए सारी अकाउंटिंग बुक कीपिंग करता रहे आपके लिए। ऑटोमेट करो अपने इनवॉइस रिमाइंडर्स को, आजकल कई ऐप्स आ गई हैं। अपना फाइनेंशियल फोरकास्टिंग भी बनाओ किसी को जब आप डेलीगेट या आउटसोर्स करोगे। स्टार्टर सीएफओ नाम का एक अच्छा स्टार्टअप है जो स्टार्टअप्स के लिए काम करता है, आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हो उसके लिए। फी चार्ज करो लेट पेमेंट के लिए, अगर कोई आपको लेट पेमेंट देता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे थोड़ा इन्वेस्ट करो, अपने टैक्सेस और सेविंग्स के लिए भी थोड़ा पैसे को सेव करो। कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपको फ्री में भी किसी के लिए काम करना है उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, सुनो मेरी बात को, उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। अगर कोई लेट पेमेंट कर रहा है वो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डालो। जब अलग अलग प्रकार की जो पेमेंट ऑप्शंस हैं वो भी डालो। कैश रिजर्व भी रखो अपने लिए। अपना बजट बनाओ। बजट कैसे बनाते हो, देखिए बजट इज टेलिंग योर मनी वेयर टू गो इंस्टेड वंडरिंग वेयर इट वेंट। यानी कि बजट आपको दिशा देगा, ये नहीं कि अचानक पैसे खत्म हो गए पता ही नहीं चला। उसके लिए क्या करना है आपको, अपनी चेकबुक, अपना क्रेडिट कार्ड, अपनी बैंक स्टेटमेंट पिछले 12 महीने की इकट्ठी करो और देखो कहाँ कितना खर्च किया आपने। अपनी बैंक स्टेटमेंट में देखो, चेकबुक में देखो, क्रेडिट कार्ड में देखो, उसके बेसिस पे अपना बजट बना लो कि इस साल क्या करने वाला हूँ, ये पिछले साल के खर्चे थे मेरे। मेक अ लिस्ट ऑफ योर फैमिली एक्सपेंस, रेंट, वेकेशन, मेडिकल बिल सब डाल दो और क्विकली सी हाउ मच यू कैन अर्न पर मंथ टू कवर योर एक्सपेंसेस। शुरुआत के अंदर कितना आप कमा सकते हो ताकि आप अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज कर पाओ। भाई मेरा टोटल खर्चा है 30,000 रुपये महीने का, अब मैं कम से कम 50,000 रुपये महीने का बिजनेस लेकर के आऊँ ताकि मैं अपने खर्चे तो निपटाऊँ। सो फ्रीलांसिंग डजंट ब्रिंग सेम अमाउंट ईच मंथ। हर बारी आपको शुरू कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, लेकिन जब ज़्यादा मिल रहा है तो सेव करो अपने एक्सपेंसेस के लिए, टैक्सेस के लिए और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। आप इसके अलावा अपने पर्सनल और बिजनेस एक्सपेंसेस उनको अलग अलग कर दो। जब कमाई और खर्चा का पूरा हिसाब रखोगे तभी जीवन को लाजवाब रखोगे। ये बिजनेस की शुरुआत में जरूरी है। स्टार्टर सीएफओ वन स्टॉप सोल्यूशन है फाइनेंस अकाउंट्स के लिए, आप उनसे संपर्क कर सकते हो, आपकी अकाउंटिंग प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिट ले सकते हैं, आपको एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी में मदद करते हैं और अगर कोई फंड रेजिंग भी करनी हो तो उसमें भी मदद करते हैं। ये आपके लिए ये एक वर्चुअल अकाउंटेंट की तरह काम करता है। यानी कि एक अकाउंटेंट रखते हो तो 20,000 रुपये तनख्वाह देनी पड़ेगी, इनको शायद आप 5-10 हज़ार रुपये में हायर कर लोगे, तो एक अकाउंटेंट 2 अकाउंटेंट का काम ही सारा अपने आप कर लेते हैं आपके लिए। इसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल सीएफओ। ऐसा सीएफओ जिसको आपको नौकरी पर रखने की जरूरत नहीं है। ये बिजनेस की शुरुआत में इन सारी नॉलेज की बहुत जरूरत रहती है, इसलिए मैं शेयर करता रहता हूँ। नेसेसरी पेपर वर्क पे हमेशा ध्यान रखो। मैंने बिजनेस की शुरुआत में एक गलती करी थी। श्रीलंका में मैंने अपना एक क्लाइंट के साथ काम किया था, लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्ट, उसका पेपर वर्क कमज़ोर होने के कारण मेरे 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ था बिजनेस की शुरुआत में। उन दोनों 70 लाख रुपए मेरे लिए काफ़ी वैल्यूबल होता था। किसी की झूठी कदमों की आहट मेरा भरोसा ना आपको चल दे। देखिए पेपर वर्क आप इसलिए नहीं करते कि आप कोर्ट में केस जीत जाएं। पेपर वर्क आप इसलिए करते हैं कि कभी कोर्ट में जाना ही ना पड़े। मेरी बात समझ रहे हैं? पेपर वर्क इसलिए नहीं करते कोर्ट में केस जीत जाए, इसलिए करते हैं कभी कोर्ट जाना ही ना पड़े। एक नॉलेजेबल लॉयर और अकाउंटेंट रखना जरूरी है। आपको एलएलपी बनाना है, पार्टनरशिप बनाना है, प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, प्रोप्राइटरशिप बनाना है, ये सब आपकी मदद कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया लीगल लियो के बारे में आप सर्च भी कर सकते हैं। बिजनेस इनका मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ यहाँ पे। बिजनेस परमिट, टैक्सेस, लाइसेंसेज, रजिस्ट्रेशन, नेसेसरी पेपर वर्क, ये सब कुछ सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन, जितने भी तरह के आपके प्रॉब्लम्स आते हैं उसके इन्होंने रेडीमेड सोल्यूशन बना लिए। अब तक सैकड़ों स्टार्टअप्स को मदद कर चुके हैं। सो कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना है आपको, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग चाहिए, आपको आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट चाहिए, सो या फिर आपको कुछ पैसा रिकवर करना है, ट्रेडमार्क कॉपीराइट चाहिए। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी इन्होंने लॉन्च किया है लीगल शीट का, जिसमें आपको शीट्स भी आपको सस्ते में दे देते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट आपको रखना है, उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, कंप्लायंसेस क्या है, लीगल एंटिटी आपकी कैसी रहनी चाहिए, या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कौन सी आप रजिस्टर कर सकते हो। ऑनलाइन सर्विसेज अगर आपको ऐसी मिल जाए, 9990111981 ये इनका नंबर है, मैंने आपके सामने दे दिया है। मैंने जैसे हमने भी क्या किया था कि वो कॉन्ट्रैक्ट की गलतियां जो हमने बिजनेस की शुरुआत में करी
उन सबको हमने सुधारा। हर क्लाइंट के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हमारे आईबीसी है, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स, उनके साथ भी हम एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ताकि उनके भी अधिकार सुरक्षित हो जाए, हमारे भी अधिकार सुरक्षित हो जाए। कि आईबीसी को पर्सनल ट्रेनिंग देंगे हम लोग, ये कॉन्ट्रैक्ट में हम लिखते हैं। उनको वर्चुअल ट्रेनिंग भी देगा हेड ऑफिस, उनको राइट टू सेल आवर प्रोडक्ट देगा, एक लाइसेंस एग्रीमेंट बन जाता है। वो हमारी फिजिकल ट्रेनिंग्स भी अटेंड करेंगे, वो हमारे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में भी आएंगे। उनसे कोई ट्रेनिंग फीस हम चार्ज नहीं करेंगे। उनको हम लोग टैबलेट देते हैं या ब्रांडेड टी शर्ट देते हैं, उनको डिज़ाइनिंग, उनको मार्केटिंग स्टफ देते हैं, विजिटिंग कार्ड, बैनर, स्टैंडीज, उनकी पूरी किट बना के देते हैं उनको। तो सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि भाई उनके प्रमोशनल क्रिएटिव, उनकी प्रेजेंटेशन की डेक, उनकी वेबसाइट कस्टमाइज्ड होनी चाहिए, उनको वेबसाइट बना के देते हैं। उनका वीडियो देते हैं उनको बना के ताकि वो लीड जनरेशन कर सकें, कंप्लेंट मैनेजमेंट सपोर्ट, लीड फनलिंग, लीड ट्रैकिंग, लाइसेंस देते हैं उनको लाइफ मेंबरशिप का, वो एक ऑप्शनल चीज़ है। इससे क्या होता है, जो हमारा इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है, जो एक फ्रीलांसर है, हमारे साथ जुड़ता है, वो पैसा कमाता है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट से उसके अधिकार सुरक्षित होते हैं। सर्दियों में सेब, गर्मियों में लीची, ऐसे ही मीठे फल खाना चाहते हो तो ज्वाइन आईबीसी। हाँ, ऐसे ही मीठे फल खाना चाहते हो, ज्वाइन आईबीसी। आईबीसी एक अच्छा हमने मुहिम चालू किया, जो तूफानों से लड़ते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। यूट्यूब पे हम इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। जीवन में ज़रूर हो जाओगे सफल अगर कर लिया इन लर्निंग्स पे अमल। बस थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। अब जो 5वां अध्याय है, मार्केट सेगमेंटेशन, यहां तक जो पहले 4 अध्याय थे वो आपके बारे में थे, अब है मार्केट और कस्टमर और कंज्यूमर के बारे में। कैसे बिजनेस की शुरुआत आपको करनी है, इसके लिए आपको मार्केट को सेगमेंट करना पड़ेगा। मार्केट सेगमेंटेशन मेक्स इट इजी फॉर मार्केटर्स टू पर्सनलाइज देयर कैंपेनिंग। आप कैसे कस्टमर तक पर्सनल तरीके से पहुंचेंगे। स्टार्टअप सक्सेस हैपेंस व्हेन यू सी थ्रू द आईज ऑफ कस्टमर, नॉट थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ कंपनी। आप क्या देख रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, कस्टमर क्या देख रहा है, उस दृष्टिकोण से आपको बनाना है अपना कैंपेन। तो मार्केट को सेगमेंट करो, सर्वे करो कि आपके कस्टमर का आपके प्रोडक्ट को लेके क्या परसेप्शन है। अपनी रिसर्च को थोड़ा ऑर्गेनाइज करो। आप एंड यूजर से मिलो, उसके एप्लीकेशन को समझो कि वो कैसे आपके प्रोडक्ट को यूज करता है, उसको क्या बेनिफिट मिलता है, आपका कस्टमर एक्चुअली है कौन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, आपके मार्केट में पार्टनर्स कौन हो सकते हैं, आपकी मार्केट का साइज कितना है, मार्केट में कंपटीशन कौन है, आपको कॉम्प्लीमेंट्री एसेट्स क्या चाहिए हैं। थोड़ा नैरो डाउन करो अपनी मार्केट को, समझो, सेटिस्फाई एवरी ह्यूमन बीइंग। क्योंकि नैरो डाउन हो जाएगा, आपको पता है आपकी मार्केट में केवल इतने लिमिटेड लोगों के पास जाना है आपको, तो आप सबको खुश कर सकते हो। अ स्टार्टअप डज नॉट बिगिन बाय हायरिंग पीपल और बिल्डिंग प्रोडक्ट और हायरिंग डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। इन लोग को ऐसे नहीं, तो स्टार्टअप इट बिगिंस बाय फुलफिलिंग द अनमेट नीड्स ऑफ योर कस्टमर। कस्टमर की कौन सी जरूरत है जो आज तक पूरी नहीं हो सकी है, जिसको पूरा करने के लिए आप स्टार्टअप शुरू करते हो। ये मुद्दा समझ लो, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप का पहला मुद्दा है। कस्टमर की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कस्टमर आपके बिना अपने आप सॉल्व ही नहीं कर पाया था, बस उसको सॉल्व कर दो, अपने आप धंधा बड़ा हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, हिंदी में इजीली अंडरस्टैंडेबल सबसे सॉलिड कंटेंट सबसे कम टाइम में दे देते हैं। मेरे YouTube वीडियोस पे लोग क्यों ज़्यादा आते हैं, क्यों मेरा चैनल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल है, क्योंकि मैं 10 मिनट में 2 घंटे का कंटेंट दे देता हूं, साधारण भाषा में देता हूं, एनिमेशंस और टेक्स्ट के साथ में देता हूं। इसीलिए एक अनमेट नीड सेटिस्फाई हो रही है। कस्टमर की कोई ऐसी प्रॉब्लम ढूंढो जो आपके बिना अपने आप नहीं कर पा रहा था वो सॉल्व, तो आपको अपने आप मार्केट में लीडरशिप मिल जाएगी। मार्केट को सेगमेंट करो। आपके कस्टमर जो है, क्या उसके पास इतना पैसा है कि वो दे सकता है आपको, इज ही रियली वेल फंडेड, इज द टारगेट कस्टमर रेडिली एक्सेसिबल। क्या कस्टमर तक पहुंचना ऐसा तो नहीं है कि बहुत ही मुश्किल है। क्या आपकी टेलीकॉलिंग टीम या आप खुद फोन करके या ग्राउंड सेल्स की टीम या डिजिटल मार्केटिंग से आपके पास पहुंच सकते हो। क्या आपके कस्टमर के पास कोई रीजन है कि वो आपका माल खरीदे। क्या आप उसको अपने किसी पार्टनर की मदद से उसके पास माल पहुंचा सकते हो अपना। क्या कोई कंपटीशन आपको रोक देगा सफलता के लिए। मार्केट सेगमेंटेशन का फेलियर पॉइंट क्या है, जब आप सबको बेचने की कोशिश करते हो, सबको माल नहीं बेचना, या फिर चाइना सिंड्रोम, सस्ता करके बेच दो, सस्ता कर दे बेच दो सब ले लेंगे, उसको बोलते चाइना सिंड्रोम। ये दोनों ही गलत है, सबको बेचना या बहुत सस्ता करके बेचना। एवरीवन इज नॉट योर कस्टमर, याद रखना। बड़ा बिजनेस भी इज सर्विंग द अंडर सर्व्ड। हमारी मार्केट क्या है, अगर आप ध्यान से देखो, उड़ीसा जो है जीडीपी पर कैपिटा रैंक के अंदर 1.16 लाख जीडीपी पर कैपिटा रैंक के अंदर आज उड़ीसा की रैंक 16वीं है हमारे देश में। उड़ीसा काफी पीछे है अभी। उड़ीसा बहुत संपन्न राज्य नहीं है, महाराष्ट्र गुजरात की तरह या दिल्ली की तरह उतना संपन्न नहीं है, बहुत पीछे है। लेकिन आज हमारे प्रोडक्ट्स खरीदने में उड़ीसा नंबर 1 स्टेट बन रहा है, या टॉप 3 स्टेट्स में से है बड़ा बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे शहरों में उड़ीसा के हमारे चैनल पार्टनर, हमारा फ्रेंचाइजी और आईबीसी हमारे प्रोडक्ट्स को वहाँ पे लोगों को शोकेस करता है, लोग खरीद लेते हैं।
उड़िया लोग, केमतिया छंती, वो हमारे प्रोडक्ट खरीदते जा रहे हैं। तो हमारा मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? सर्विंग द अंडर सर्व्ड। वहां जाके बेचो, उनको तक भी बेच दो जिनको कोई नहीं पहुंच रहा था बेचने के लिए। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। दुष्यंत कुमार नाम का हमारा एक आईबीसी है। इसकी कहानी बताता हूं, सुंदर कहानी है। ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का एक कस्बा है सियाना। ये सियाना से 11.5 लाख रुपए का छोटे कस्बे में रहने वाला है ये दुष्यंत कुमार, जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। वहां से इसने काम किया। आईबीसी ने जीवन में इसके जगा दी है आस, उम्मीद है सियाना का ये छोरा बन जाएगा खास। मैं बताता हूँ क्या इसके बारे में। इसने ये हमारे एक इवेंट में आया था, तब से इसने सोचा कि जॉब लेने वाला नहीं बल्कि जॉब देने वाला बनना चाहता हूँ। बीएससी इसने छोड़ दी थी बीच में, और लोग उसको अनपढ़ बोलते थे। पब्लिकेशन का बिजनेस इसने शुरू किया। बिजनेस नुकसान की वजह से, पैसे की कमी से ही बिजनेस को बंद करना पड़ा। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा लेता है जो हार नहीं मानता। इन्होंने आईबीसी के बारे में सुना, दिल्ली में आके इन्होंने सेमिनार अटेंड किया, आईबीसी इन्होंने ज्वाइन कर लिया। घर वालों ने पैसे देने को मना कर दिया, तो अपने दोस्तों से पैसा लेकर के इन्होंने ईएमआई पे ज्वाइन किया। जो अपने जीवन में कठिनाइयों से टकराते हैं वही विकास के पथ पर आगे बढ़ जाते हैं। मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। क्यों मैं इनके बारे में बात कर रहा हूं? क्योंकि ये सियाना से हैं, बुलंदशहर। सियाना नाम किसी ने नहीं सुना था, कस्बा है ये, मैंने भी नहीं सुना था इसके बारे में। लेकिन अच्छी चीज़ मुझे क्या लगी, इन्होंने अप्रैल में ज्वाइन किया। अप्रैल में केवल 36,000 रुपये का रेवेन्यू किया। मई में 72,000 रुपये का रेवेन्यू किया, डबल हो गया। जून के अंदर 3,10,000 रुपये का रेवेन्यू किया, और जुलाई में 7,17,000 रुपये का रेवेन्यू किया। इनसे आगे बहुत सारे आईबीसी है हमारे सैकड़ों आईबीसी इनसे बहुत आगे हैं। लेकिन इनके बारे में बात इसलिए कर रहा हूं कि 7 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाला, इतना रेवेन्यू करने वाला अगर सियाना नाम के कस्बे से, बुलंदशहर से कोई आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी सफलता है। ये हमारा टारगेट है। हमने मार्केट सेगमेंट ऐसे किया। मैं बड़ा बिजनेस की भी केस स्टडी देते रहूंगा बीच बीच में आपको। और ये कहते हैं कि सर विवेक बिंद्रा जी, मैं आपका धन्यवाद इसलिए करता हूं क्योंकि आपने मेरे परिवार को कर्ज मुक्त कर दिया। मैंने तो आपके परिवार को कर्ज मुक्त नहीं किया दुष्यंत। मेरा खाली इतना काम था आपके लिए कि मैंने आपको प्लेटफॉर्म दिया, आपने अच्छा काम किया। अगर आप 1000 बार भी असफल हुए तो एक बार और प्रयास करिए। अगर लाइफ जीना चाहते हो किंग साइज जैसी, इंक्वायर नाउ टू ज्वाइन आईबीसी। ये मैं आपको सुझाव देना चाहूंगा। हमारे बोर्डलाइन नंबर पे आप फोन करके पता जरूर करिएगा कि आईबीसी क्या है। लर्निंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ स्कूलिंग बट लाइफ लॉन्ग अटेम्प्ट टू एक्वायर इट। आपको जीवन भर सीखना है। आप अपने हमारे यूट्यूब चैनल को अपने दिमाग में रखिए कि सुबह रोज मॉर्निंग वॉक के साथ मैं आधे घंटे की लर्निंग करूंगा। तो मॉर्निंग वॉक के साथ आप मेरे साथ बिताइए, आधे घंटा रोज लर्निंग करिए। बस फिलहाल एक बात जरूर याद दिलाऊंगा कि आज के बाद आप भरोगे ऊंची उड़ान, क्योंकि आपको मिलने वाली एक नई पहचान। थोड़ी देर की और बात, नो रिपीट टेलीकास्ट, छोड़ के मत जाना, ये कंटेंट निकल जाएगा हाथ से। हमने बात किया मार्केट को सेगमेंट कैसे करना है, अब है कस्टमर की प्रोफाइलिंग करूं। 4 प्रकार के कस्टमर होते हैं, ब्लू चिप, ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, वन टाइम प्रोजेक्ट या आरपू। 4 प्रकार के कस्टमर है। आपको कैसा कस्टमर लेना है समझना पड़ेगा। ब्लू चिप ये वो कस्टमर है जो आपको सबसे अच्छा पैसा देते हैं। जैसे स्टॉक मार्केट में ब्लू चिप्स आर द कोर ऑफ फ्रीलांस पोर्टफोलियो, जस्ट लाइक ब्लू चिप स्टॉक्स। जैसे मारुति एक ब्लू चिप कंपनी हो गई, रिलायंस, ये बड़े हैं स्टॉक, अच्छे स्ट्रांग है बहुत। ऐसे आपका कोई स्ट्रांग क्लाइंट है क्या? मेजर प्रायोरिटी क्लाइंट बोलते हैं ब्लू चिप को। ये आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम है। कुछ ब्लू चिप जरूर रखिए अपने पोर्टफोलियो में बिजनेस की शुरुआत में। ब्लू चिप पे मेहनत करिए लगातार, कम से कम 2 ब्लू चिप रखिए ताकि एक छोड़ के चला जाए तो दूसरा आपके साथ बना रहे। व्हेन यू सर्व द कस्टमर बेटर दे ऑलवेज रिटर्न योर इन्वेस्टमेंट लेटर। तो ये ब्लू चिप एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। सो ब्लू चिप आपको बचा सकता है। दूसरा है ग्रोथ इन्वेस्टमेंट, ये वो अलग प्रकार का क्लाइंट होता है। इसमें आपको एक बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल मारुति, वहां पे एक छोटा काम मिल गया आपको, अब उसको नर्चर करो। वो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है, वहां नर्चर करो। नर्चर करके अंदर घुस के एम्प्लॉय से मिलके, लीडर्स से मिलके, सबसे मिलके और बिजनेस निकालने की कोशिश करो। अरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मिला आपको, गाड़ी की प्रोडक्शन में मिला है, अब देखो सर्विस डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, किसी और डिपार्टमेंट में मिल जाएगा, उसके दूसरे प्लांट में मिल जाएगा, गुजरात के प्लांट में मिल जाएगा, मानेसर के प्लांट में मिल जाएगा, गुड़गांव के प्लांट में। मारुति के बहुत सारे प्लांट्स हैं। ढूंढो कि ऐसे कुछ कस्टमर ढूंढो जहां शुरुआत तो छोटी हुई लेकिन इनसे रिलेशनशिप करके ग्रोथ इन्वेस्टमेंट है, वहां आपको उसको नर्चर करके जिंदगी भर स्टेबल कर देगा आपको। फिर होते हैं वन टाइम प्रोजेक्ट क्लाइंट। ये वो होते हैं जिनका एक ही बारी बिजनेस आना, एक ही बारी आया, उन्होंने प्रोजेक्ट दिया, 4 महीने का, 6 महीने का प्रोजेक्ट है। ये आपके प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं होने चाहिए कभी भी। ये क्विक इंक्रीमेंटल सप्लीमेंटल इनकम है, आया चला जाएगा। तो द टाइम यू इन्वेस्ट शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द इनकम पोटेंशियल। वो कितना पैसा दे रहा है उसके हिसाब से आप उस पर टाइम इन्वेस्ट करोगे। 3 पिलर देखना, उसकी कॉस्ट क्या मिल रही है आपको, स्कोप यानी कि काम कितना करना है, टाइमलाइन यानी कितने दिन में करना है। कॉस्ट, स्कोप, टाइमलाइन, इन 3 चीजों पे ध्यान रखिएगा वन टाइम प्रोजेक्ट के अंदर।
यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि वो टाइमलाइन दे दें बहुत कम, काम करा दें बहुत ज़्यादा, पैसा दें आपको कम, तो फिर आप नहीं कर पाओगे उसको अचीव। तो उससे ये ना हो कि वन टाइम प्रोजेक्ट के चक्कर में जो आपके रेगुलर क्लाइंट है वो खराब ना हो जाए। तो ये बैलेंस बनाना पड़ेगा आपको बिजनेस के पोर्टफोलियो में शुरुआत के अंदर ही। मेक श्योर करना शुरुआत में कि उसकी डायरेक्शन, उसके डिलीवरेबल, उसकी पेमेंट की क्या प्रोसीजर्स हैं और डिस्प्यूट और पॉलिसी शुरू में ही बना लेना उनके साथ में। फिर एक आरपू मॉडल, मैंने आपको 3 बताए, 4 बता रहा हूं मैं आपको, चौथा है आरपू मॉडल। ये आपके लिए एक बेसिकली ऐसा मॉडल है जो आपके लिए मंथली पैसा देता ही रहेगा, देता ही रहेगा। जैसे टेलीकॉम कंपनीज होती हैं, आपने एयरटेल ले लिया, आप दिए जा रहे हो पैसा उसको, 500 रुपया, 800 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया पर मंथ ऐसे देते हैं एयरटेल को या जियो को। तो वो आरपू है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। आपने रेगुलरली देते रहेंगे, देते रहेंगे। ऐसे क्लाइंट ढूंढ लोगे तो आप सस्टेन कर जाओगे लंबे समय तक। अब इसके लिए आपको करना क्या है, एक स्टार्टअप को शुरू करने से पहले एक फोकस्ड पायलट मार्केट, एफपीएम, ये याद करो वर्ड। हमेशा शुरुआत पायलट करनी है। आप शुरू में बिजनेस बड़ा नहीं करना है, शुरू में बिजनेस खड़ा करना है। एक कम ऑन सुन लो मेरी बात को, शुरू में बिजनेस बड़ा नहीं करना है, शुरू में बिजनेस खड़ा करना है। हर प्रोडक्ट का पहले पायलट करते हैं, हर मार्केट में पहले पायलट करते हैं। एक फोकस पायलट मार्केट ढूंढो कि ये मेरी फोकस पायलट मार्केट है, इसको डोमिनेट करूंगा, इस छोटी मार्केट को जीत लूंगा, उसके बाद बड़ी मार्केट में जाऊंगा। ये याद रखना, क्योंकि तो जो गलती करोगे वो उसी मार्केट में कर लो, पूरे देश में गलती ना कर बैठो। नैरो डाउन करो अपनी मार्केट को, ताकि इनिशियल प्रॉफिट ही बहुत ज्यादा हो जाए। ये इतनी सी मार्केट ली है मैंने, इस मार्केट का राजा बनूंगा, इस मार्केट में खूब प्रॉफिट कमाऊंगा, फिर अगली मार्केट में जाऊंगा। इग्नोरिंग मल्टीपल मार्केट सेगमेंट्स इंक्रीजेस द फोकस ऑन वैल्यू क्रिएशन। शुरू में ही हमारे प्रोफेसर हैं वी मार्ट के चेयरमैन ललित अग्रवाल, ललित भाई बताते हैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारे साथ मिलकर करते हैं, उसमें बताते हैं कि भाई शुरुआत के अंदर बहुत जगह मत भागो, एक जगह फोकस बिल्ड करो, उसके सुपर स्पेशलिस्ट बनो। इसके ऊपर उन्होंने पूरा चैप्टर लिया है। क्यों चाहिए आपको ये फोकस पायलट मार्केट? इससे आप छोटे मार्केट को डोमिनेट कर जाओगे, आप छोटी मार्केट में सारी गलतियां करके सीख लोगे, आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को पूरा ढंग से यूज कर पाओगे, और उस मार्केट के अंदर आपका वर्ड ऑफ माउथ फैल जाएगा। यानी कि क्योंकि छोटी मार्केट में आप सफल हो गए तो वहां पे उस सब जगह, जैसे कोई आइसक्रीम वाला होता है, वो एक मार्केट में दिल्ली के कनॉट प्लेस का आइसक्रीम वाला है, या वहां शेक वाला है, शेक पिलाता है, केवेंटर्स। केवेंटर इतना फेमस हो गया, इतना फेमस हो गया, लोगों ने आसपास बताया केवेंटर का शेक, केवेंटर का शेक। बाद में उसने फ्रेंचाइजी दे जाके पूरा केवेंटर देश में फैल गया। मैं फोकस पायलट मार्केट का आपको एग्जांपल देता हूं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी भी फोकस पायलट मार्केट शुरू करती है। अमेजॉन को देखो आप, अमेजॉन का एफपीएम फोकस पायलट मार्केट क्या था? उसने खाली किताब पे फोकस किया पहले, उसने यहां पे जीता एफपीएम को, फोकस पायलट मार्केट को। बाद में उसने बाकी सारी कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी, लेकिन शुरू में जो उसका फाउंडेशन था वो किताब से उसने रेवेन्यू बनाया, प्रॉफिट बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, प्रोडक्ट कैटेगरी बनाई, पोर्टल बनाया, सब कुछ बनाया। किताब से शुरुआत की थी, पहले खाली किताब बेचता था अमेजॉन। लॉजिस्टिकल टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसने सारा बिल्ड कर लिया, फिर उसी को बाद में अलग अलग कैटेगरी में यूज करता चला गया। इलेक्ट्रॉनिक है, फैशन है, ग्रोसरी है, एवरीथिंग है, अब मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी हो गया। ऐसे ही एक टिंडर नाम का स्टार्टअप था, आजकल कैसा है टिंडर का मुझे पता नहीं, लेकिन 2012 में टिंडर शुरू हुआ था, और उसका एफपीएम क्या था, फोकस पायलट मार्केट क्या था? कॉलेज के बच्चे, खाली कॉलेज के बच्चे। वो कॉलेज के बच्चों को ही रिप्रेजेंटेटिव हायर करता था, उन्हीं को बोलता था प्रमोट करो, उन्हीं को बोलता था पार्टी ऑर्गेनाइज करो। पार्टी में वही अंदर आएगा जिसके पास में टिंडर का मोबाइल एप्लीकेशन होगा, पार्टी में वही आएगा जो टिंडर के थ्रू अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के लाएगा। इसी चक्कर में टिंडर कॉलेजेस में फेमस हो गया, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज, दूसरे कॉलेज से तीसरे कॉलेज, और सब लड़का लड़की बात करे टिंडर 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 टिंडर। शुरू में लोग बोले टिंडर क्या है ये, बाद में समझ रहे लड़का लड़की एक दूसरे से मिलते, टिंडर हो गया भैया, बहुत जबरदस्त हो गया। और बाद में 196 कंट्रीज तक फैला और मिलियंस के अंदर उसके फॉलोअर्स हुए। लेकिन शुरुआत कैसे किया? एफपीएम, फोकस पायलट मार्केट। लिंक्डइन ने भी फोकस पायलट मार्केट बिल्ड किया रिक्रूटर का। लिंक्डइन सबसे पहले रिक्रूटर को लेके आया कि जो आपको नौकरी दिलाएगा उसको पहले ले आओ, तो नौकरी मांगने वाले अपने आप आते रहेंगे। बस फोकस पायलट मार्केट, सारे रिक्रूटर 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 इकट्ठे कर दिए, और उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ फैला और क्रिटिकल मास लिंक्डइन का अचीव हो गया, फोकस पायलट मार्केट। ऐसी बड़ा बिजनेस का फोकस पायलट मार्केट क्या था? 2019 में हमने फ्रेंचाइजी पे फोकस पायलट मार्केट किया, 2020 में हमने आईबीसी पे किया। अब समझो 6 महीने तक हमने केवल 1000 आईबीसी पे काम किया, 1000 केवल टेस्ट किया, पायलट किया 1000। और जब जैसे ही वो सारे आईबीसी सफल होने लगे, हमने पीछे बैकएंड मजबूत कर लिए, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, चैनल मैनेजमेंट, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, सब कुछ हमने, पेमेंट ऑटोमेशन, जब सब मजबूत हो गया, अब उसके बाद अब स्केल कर रहे हैं। अब हजारों की संख्या में आईबीसी बढ़ रहे हैं, अब हजार ऐसा इतना बढ़ रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ 91% का कैगर है। कैगर मतलब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। मंथ ऑन मंथ 91% मतलब हर महीने हमारा रेवेन्यू डबल हो जाता है।
ये जनवरी से जुलाई तक का आपको बता रहा हूं मैं। आप ये समझो कि उनका कंट्रीब्यूशन परसेंटेज क्या था। जब उन्होंने हमारे को ज्वाइन किया आईबीसी से, उस समय जनवरी में 2% का कंट्रीब्यूशन था आईबीसी का पूरे रेवेन्यू के अंदर, और फरवरी में वो 4% हुआ, मार्च में वो 9% हुआ। ये हमारा पायलट चल रहा था। अप्रैल में वो 21% हुआ और मई तक 27% हुआ। यहां तक पायलट ठीक ठाक चल रहा था। अब वो स्केल होने लगा। जून के अंदर इनका हमारे साथ में कंट्रीब्यूशन हमारे टोटल रेवेन्यू का 48% पहुंच गया, यानी कि बड़ा बिजनेस जो टोटल टर्नओवर करता था उसका 48%, यानी कि आधा टर्नओवर केवल आईबीसी करने लगे। पिछले महीने जुलाई के अंदर 62% हमारे टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन केवल आईबीसी का रहा। इसे क्या बोलते हैं, पहले अपने फोकस पायलट मार्केट में फोकस किया, उनको डेवलप किया, उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको शुरू में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उनको सॉल्व करते गए, और अब इनका 60%, 62% से ज़्यादा क्रॉस कर गया। आने वाले महीनों में मैं 75% एंटिसिपेट कर रहा हूँ। 10 से 100 गुना तक ग्रो किया हमारे कई आईबीसी। मेरे पास एक लिस्ट है। दुष्यंत कुमार है बुलंदशहर से, जिनके बारे में मैंने बताया, वो 10 गुना ग्रो किए। रोहित पटेल जबलपुर से 12 गुना ग्रो किए, इनका फोटोग्राफ मैं दे रहा हूं साथ में। समीक्षा मिश्रा ये भुवनेश्वर से 15 गुना ग्रो किए। सिद्धार्थ नायडू मुंबई से 16 गुना ग्रो किए। विनीत जैन उदयपुर से 19 गुना ग्रो किए। केवल लखलानी हमारे साथ में ग्रो किए अहमदाबाद से 21 गुना। विश्वनाथ यादव ये गुड़गांव से, इन्होंने 24 गुना ग्रोथ किया। दुर्गेश साहू बिलासपुर से 35 गुना, और सोनल ठक्कर हिम्मतनगर से हैं 100 गुना ग्रो किया। अब ये बात समझो कि 10 से 100 गुना तक उन्होंने ग्रो किया अप्रैल से जुलाई तक। अब ये क्यों ग्रो कर रहे हैं, हमने पहले पायलट किया और बाद में स्केल किया, फोकस पायलट मार्केट। बात समझ लीजिए, ये छोटे छोटे शहरों से आकर के आईबीसी बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमने डे 1 पे स्केल नहीं किया। मैं चाहता हूँ डे 1 पे हज़ारों आईबीसी से शुरू कर सकता था, मेरा नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन नहीं किया हमने। स्लोली किया, बहुत आराम से किया। अगर लाइफ जीनी है बिंदास जैसी, इंक्वायर नाउ टू ज्वाइन आईबीसी। फोन करके चेक भी करिएगा इसके बारे में, ये तो पक्का है, चेक तो आपको करना चाहिए, बनता है। स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो बड़ी अपॉर्चुनिटी तो है। अब लेकिन थोड़ा अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अगले अध्याय को पढ़ने से पहले अब थोड़ा कस्टमर का एक यूजर प्रोफाइल बनाओ। एफपीएम के अंदर फोकस पायलट मार्केट में एक प्रोफाइल बनाओ, एक एंड यूजर प्रोफाइल बनाओ, एक स्पेसिफिक एंड यूजर को ढूंढो कि भाई ये आपका परफेक्ट कस्टमर है। लेकिन अब देखोगे जैसे टॉय खरीद खिलौना है, खिलौने को यूज बच्चा करता है पर खरीदते मम्मी पापा है। आप फोकस करके नैरो डाउन करो। इफ यू डू नॉट केयर अबाउट योर एंड यूजर इमेंसली, योर ब्रांड विल डाई कंटिन्यूसली। आप ये समझो कि जो आपका यूजर प्रोफाइल है, उसका जेंडर क्या है, उसका फियर क्या है, वो घबराता किस बात से है, उसका एज क्या है, उसके लिए हीरो कौन है, उसका इनकम रेंज क्या है, वो छुट्टियां कहाँ मनाता है, उसका जोग्राफिक लोकेशन क्या है, वो कौन सी न्यूज़पेपर पढ़ता है, कौन सी वेबसाइट पढ़ता है, वो किस बात से मोटिवेट होता है, वो क्यों खरीदना चाहेगा, उनकी ग्रोथ स्टोरी क्या है, उनकी अपनी स्टोरी क्या है। जैसे राइड शेयरिंग ऐप्स आती हैं, अमेजॉन, क्षमा चाहता हूँ, ये ऊबर जैसी, या और भी राइड शेयरिंग ऐप्स हैं, इनका कस्टमर कौन है, मेल फीमेल दोनों है। कौन राइड शेयर करेगा, जिसकी उम्र 17 साल से 35-40 साल है, वही राइड शेयर करता है। रीजन क्या है, वर्ल्ड वाइड। ये कौन है, ये स्टूडेंट है या यंग प्रोफेशनल है, मिडिल मैनेजमेंट है। पैसे वाला आदमी राइड शेयर नहीं करेगा, वो एक्सक्लूसिव गाड़ी पर चलता है। इसीलिए इनका सोशल लेवल मीडियम है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनके पास स्मार्टफोन है तभी ये राइड शेयर पे ऐप को यूज करेंगे। इनका कैरेक्टरिस्टिक यूजर कैटेगरी क्या है, ये एक अर्ली अडॉप्टर है, जल्दी मोबाइल ऐप डाउनलोड करके टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, शुरू में ही कर लेता है। सर्विसेज इनको कैसी चाहिए, अलग अलग गाड़ियाँ होती हैं, हैचबैक, मिनी, सेडान वगैरह वगैरह। ऐसे ही हमने एक आईबीसी का भी यूजर प्रोफाइल बनाया। आईबीसी हमारे ज़्यादातर कौन बनते हैं, मेल, पुरुष लोग बनते हैं ज़्यादातर, महिलाएं भी हैं, कम है, पुरुष ज़्यादा है। और कौन है ये 18 साल से 35 साल के युवक हैं। 18 से 35 साल के युवक, इनकी इनकम रेंज क्या है, लो या मिडिल इनकम ग्रुप से है ये, लेकिन कुछ बड़ा करना चाहते हैं जिंदगी में। रीजन क्या है, पैन इंडिया, पूरे देश से हमारे आईबीसी हैं। इनका ऑक्यूपेशन क्या है, या तो ये प्रोफेशनल थे या फ्रीलांसर थे, पार्ट टाइम जॉब करते थे, एमएलएम करते थे या स्टूडेंट थे। और एमएलएम वाले तो खैर हमारे साथ बहुत सारे बहुत ज़्यादा ग्रो कर गए। और ये क्या करते हैं, स्मार्टफोन यूजर है। पर्सनैलिटी टाइप क्या है, थोड़ा हाइपर एक्टिव है, थोड़े पैशनेट होते हैं, ये कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में और बड़ी इच्छा है, बड़े सपने हैं इनके। और रीजन क्या है इनका, 3 बड़े रीजन है। पहले अर्निंग, लर्निंग, नेटवर्किंग, और चौथा पांचवा इसके बाद आता है वो है ब्रांड इमेज और उनका अपना रिस्पेक्ट। तो ये आईबीसी का हमारा एक प्रोफाइल हमने किया। मैं आपको अपनी कंपनी का भी एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे बाकी सब कंपनी के मैंने एग्जांपल दिए। फोकस पायलट मार्केट में जब आप एक प्रोफाइल बनाते हो, अब इस प्रोफाइल का आपको एक टैम निकालना है, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। जब भी आप स्टार्टअप शुरू करोगे, टैम को समझो। टैम क्या होता है, ये एक रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी होती है कि आपके शहर में आप कितना कमा सकते हो, ये नहीं कितना कमाओगे, कितना कमा सकते हो। एक टैम निकालो, टोटल एड्रेसेबल मार्केट। जितना आप इसको समझोगे, नॉलेज बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपकी कन्विक्शन बढ़ेगी।
टैम बनता कैसे है भाई? नंबर ऑफ एंड यूजर प्रोफाइल आपके शहर में कितने हैं और उनसे आप एक साल में कितना पैसा ले सकते हो। मेरी बात समझ रहे हो? उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको टाइम निकल के आ जाएगा। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे मैं अपनी कंपनी का उदाहरण देता हूं। चलो आपको एक आईबीसी के लिए, अगर वो छोटे शहर से है जिसका पॉपुलेशन 5 लाख से कम है और वो उसको एक 30,000 रुपए का प्रोडक्ट बेच रहा है, अब 5 लाख की पॉपुलेशन में वो कम से कम 50,000 लोगों को प्रोडक्ट बेच सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 50 लाख इज 150 करोड़। उसके पास 150 करोड़ का टैम है। हालांकि वो बेच तो पूरे देश में सकता है। हमारे आईबीसी ये नहीं है कि बुलंदशहर से बुलंदशहर में बेचेगा, बेच पूरे शहर में, पूरे देश में सकता है, लेकिन उसी के शहर के लोकल शहर में 150 करोड़ का उसके पास पोटेंशियल है, उसका टैम है। और सबसे अच्छी बात क्या है, बड़ा बिजनेस.com का कोई कंपटीशन नहीं है, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है और बड़ा रेवेन्यू पोटेंशियल है, तो आदमी तेज ग्रो करता है, तो हमने टैम निकाल के उसको दिया। ऐसे ही अगर वो बड़े शहर से आता है तो उसका पॉपुलेशन है 30 लाख से 50 लाख का पॉपुलेशन, मेट्रो है, टियर 1 है, और वहां पे जो टोटल बिजनेसमैन हैं या स्टार्टअप्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो कम से कम 10 लाख होते हैं। और अगर वो 10 लाख तक की पॉपुलेशन है, अगर 50 लाख के अंदर, और 10 लाख यानी कि 20% होते हैं ना भाई, 50 लाख में 10 लाख 20%, तो अगर उनको वो 30,000 रुपए का माल अगर वो 10 लाख लोगों तक पहुंचाए तो 3,000 करोड़ का टैम है। आप पूरा टैम नहीं अचीव करोगे, 3,000 करोड़ का माल नहीं बेचेगा, लेकिन वो मार्केट साइज है, वो टोटल मार्केट साइज है। ऐसे ही अपने बिजनेस का निकालो आप, जैसे मैंने आपको अपने बिजनेस का एग्जांपल दिया, मैं इसके बारे में फिर से बोलता हूं, वो बेच तो पैन इंडिया सकता है, लेकिन उसके आजू बाजू ही उसके पास में 3,000 करोड़ का मार्केट पोटेंशियल है। तो जब उसको आपको मार्केट पोटेंशियल समझ में आता है तो उसको लगता है यार मैं बहुत कर सकता हूं, उसका ब्रेन खुल जाता है। और हमारी कंपनी में तो खैर कोई कंपटीशन है ही नहीं, जो हिंदी कंटेंट इतने सारे बिलियनियर प्रोफेसर्स के साथ, अरबपतियों के साथ मिलकर आपको दे रहा है और इतना सॉलिड कंटेंट दे रहा है। देख रहे हो आप, आज मैं फ्री कंटेंट भी दे रहा हूं, मैं कोई गैस नहीं है मेरे कंटेंट में, मैं ऐसा ऐसा करके नाच नाच के कुछ भी हल्का फुल्का कंटेंट नहीं देता। हर शब्द में गोल्डन स्टेटमेंट होती है, बहुत तेज हाईएस्ट क्वालिटी का कंटेंट देते हैं। ऐसे ही अभी मैंने टैम की बात करी, अब उस फोकस पायलट मार्केट में परसोना भी निकालो कि आपके कस्टमर का परसोना कैसा है। परसोना का मतलब हो गया वो कस्टमर की एक मिनी बायोग्राफी। अभी हमारा कस्टमर ऐसा होता है, उसकी गोल, स्ट्रेंथ, उसके पेन, उसके मोटिवेशन, उसका डिस्क्रिप्शन, जिससे अब आप उसको मार्केटिंग मैसेज बना के दे सकते हो और आप उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। तो अपने YouTube चैनल की फिर तारीफ करूंगा, एजुकेटिंग योरसेल्फ एज एन इन्वेस्टमेंट, यू विल नेवर रिग्रेट। एजुकेट करते रहिए, YouTube पे आकर के वापस भी फ्री वीडियो देखते रहिए, कोई पेड प्रोग्राम नहीं खरीदेंगे तो भी फ्री प्रोग्राम अटेंड करते रहिए। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। हमारे वेबिनार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, यहाँ से आगे बढ़ने का सबको मिलेगा साथ, लेकिन याद रखना नो रिपीट टेलीकास्ट। 7वां अध्याय, डिसीजन मेकिंग यूनिट। अब कस्टमर में आपका माल खरीदेगा कौन, वहां पे डिसाइडर कौन है, डिटरमिन करो डिसाइडर है कौन, उसकी थोड़ी नीड्स को पहचान के उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करो, उसकी ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करो, वो और किस किस से खरीद सकता है, किस किस से खरीद सकता है, उसका बाइंग डिसीजन कौन लेता है, अपने टारगेट कस्टमर में डिसीजन मेकर है कौन, उसके सेकेंडरी इन्फ्लुएंसर कौन है, जो आपका कस्टमर है वो कहां से इन्फ्लुएंस होता है, कौन सा मीडिया देखता है, मीडिया पब्लिकेशन क्या यूज करता है, उसके आउटसाइड और कॉन्ट्रैक्टर कौन कौन है जिनसे वो मिलता है, या फिर उसकी फ्रेंड्स, फैमिली, इंडस्ट्री ग्रुप, वेबसाइट, ब्लॉग, वो क्या दिखता है। क्योंकि जिनके शब्दों में भाव होता है उनका कुछ तो प्रभाव होता है, तो वो किससे प्रभावित होते हैं इसको समझिए। आपके कस्टमर में वीटो पावर किसके पास है, फाइनल डिसीजन मेकर, वीटो पावर। वीटो पावर मतलब जो मैंने बोल दिया इस परिवार में वही होगा और कुछ नहीं, समझ गए, ये होगी वीटो पावर। ऐसे ही अगर आप किसी कंपनी को माल बेच रहे हो वहां वीटो पावर किसकी है, अगर किसी फैमिली को बेच रहे हो वहां वीटो पावर किसकी है, कंपनी के अंदर परचेज डिपार्टमेंट होता है या कंपनी का ओनर होता है, उसके बाद वीटो पावर होती है। सो आस्क योर कस्टमर सम पर्टिनेंट क्वेश्चन सच एज, कुछ ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछो कि आपके अलावा कौन डिसीजन लेता है, पूछ लो उससे आप। सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका है, आपको कौन रोक सकता है डिसीजन लेने से। तो जैसे हमारे आईबीसी हैं, मैं अपना एग्जांपल दूंगा अपनी कंपनी का, अपनी कंपनी की केस स्टडी भी साथ साथ आपको दे रहा हूं मैं। हमारे आईबीसी में डिसीजन मेकिंग यूनिट कौन है, अगर कोई आईबीसी बनना चाहता है तो एंड यूजर कौन है, एंड यूजर है कंज्यूमर, जिसको अपना माल बेचता है, हमारा माल बेचता है, जैसे आप है कंज्यूमर। डिसीजन मेकर कौन है उसके लिए, आईबीसी बनने के लिए किसी किसी केस में पेरेंट्स हैं, अगर वो 15-16 साल का बच्चा, 13 साल की उम्र के बाद हम आईबीसी बना लेते हैं, 13 साल की उम्र ऑनवर्ड्स हम आईबीसी तैयार करते हैं। तो अगर वो 17-18 साल का है, 20 साल का है, तो कभी कभी पेरेंट्स होते हैं, लेकिन 20 से ऊपर का है तो वो खुद ही अपना डिसीजन लेता है। बायर कौन है, हिमसेल्फ,
और लेकिन इन्फ्लुएंसर कौन है? सक्सेसफुल आईबीसी इन्फ्लुएंसर है। हमारे साथ में जितने भी सैकड़ों हजारों आईबीसी जो सफल हो रहे हैं, वो उनको इन्फ्लुएंस उनसे हो जाते हैं। मैं आपको राहुल की स्टोरी बताता हूँ इसमें। ये मेरे को बहुत इंस्पायर किया लड़का। ये यंग लड़का है, ये दिल्ली से ही है, 22 साल का है। एक्चुअली के फादर का ना प्लास्टिक का बिजनेस था। मैं राहुल की फोटो और उसकी डिटेल्स भी आपको शेयर करूंगा। प्लास्टिक का बिजनेस तो 20 साल से इसके फादर कर रहे थे, लेकिन 2 साल से मार्केट डाउन, बिजनेस डाउन, खत्म हो गया था। फादर ने बोला कि तू मेरे बिजनेस ज्वाइन मत कर, सरकारी नौकरी में अप्लाई कर। इसको सरकारी नौकरी करनी नहीं थी, ये बिल्कुल श्योर था। इसने पापा से कुछ समय मांगा। वो क्या कहते हैं कि वो सोचो जो तुम कर सकते हो और वही करो जिसमें तुम सफल हो सकते हो। इसने सोचा मैं स्टार्टअप करूंगा। जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोगों को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं धक्का खाया है। इसने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन किया। वो कंपनी अच्छी नहीं थी। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग बुरा नहीं है, एमएलएम वगैरह बुरा नहीं है, मैं उसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन इसने शायद जो कंपनी ज्वाइन की वो अच्छी नहीं थी। इसने 6 महीने का टाइम लिया था अपने पापा से कि मैं 6 महीने में सफल हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं सरकारी नौकरी करूंगा। तो इसने 6 महीने तक एमएलएम में खूब मेहनत किया। और तब इसको समझ में आया कि एमएलएम में 1 लाख रुपया महीना कमाने के लिए 2 साल लग जाते हैं। सुनो मेरी बात को, 1 लाख रुपए महीना कमाने के लिए 2 साल लग जाते हैं। इसको हमारे आईबीसी के बारे में पता चला। यहाँ पे 1 लाख रुपया वो दूसरे दिन से कमा सकता है, 2 साल नहीं। जो तेज हवा का झोंका है उसे किसने रोका है? सबके लिए जो मुश्किल है उसके लिए वो मौका है। आपको जान की खुशी होगी, यही 22 साल का लड़का राहुल कुमार 18,75,000 रुपये का रेवेन्यू किया इसने हमारे साथ में। मैं आपको उमेश की स्टोरी मिस नहीं कर सकता बताना। ये हरदोई से है। हरदोई में एक जगह बहरेच, इसके बारे में मैंने यूट्यूब पे भी बताया था। इसके पिताजी किसान हैं, ये किसान का लड़का है। मैं हमारे चीफ लर्निंग ऑफिसर है विश्वनाथ मजुमदार जी, उनको बता रहा था कि आपको बहुत पुण्य मिलेंगे, आप किसान के बच्चों को आप लखपति बना रहे हैं, उनको बहुत पैसा कमाना सिखा रहे हैं। आप देखिए उमेश 30 लाख रुपए से ज़्यादा का रेवेन्यू किया। इतनी गरीबी में था कि 12वीं के बाद पढ़ नहीं पाया उमेश। और सब इसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे इलिटरेट है, जॉबलेस है। छोटे जगहों पे भी जो बड़े सपने सजाते हैं, मेहनत कर उन सपनों को अपना मुकाम बनाते हैं। तेरा रोता हुआ चेहरा भी मुस्कुराएगा, बस तू सब्र रख, तेरा भी समय आएगा। मैं उमेश के बारे में बताना चाहूँगा। इसने, मैं इसको नहीं जानता था, ये आधा एकड़ का ज़मीन अपना गिरवी रख करके 50,000 रुपये पे, 50,000 रुपये मिला इसको, आधा एकड़ ज़मीन गिरवी रखे। वो 50,000 रुपये लेकर के मुंबई में मेरे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में आया था। वहाँ इसको आईबीसी के बारे में पता चला, इसे ज्वाइन किया और उस दिन के बाद इसने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। लक्ष्य को पाने की जब आस होती है तभी ज़िंदगी आपकी खास होती है। नाउ आई, अब वो क्या कहते हैं, नाउ आई हैव रिकवर्ड माई लैंड एंड अर्निंग मोर देन 5 to 6 लाख रुपीज़ पर मंथ। मैं आपको खुशखबरी दे दूं कि यही भाई किसान का बेटा उमेश, जो कि बहरेच नाम का एक छोटा कस्बा है समझो, जिसका नाम मुझे मालूम भी नहीं था कभी भी, हरदोई के पास में। और इसने मई में 3,63,000 रुपये का रेवेन्यू किया, जून में 12,65,000 रुपये का रेवेन्यू किया और जुलाई में 13,67,000 रुपये का रेवेन्यू किया। ही डन अमेजिंग। अगर आदमी, क्षमा चाहता हूं, अगर आमदनी चाहते हो हर मौसम में एक जैसी, वन मोर टाइम, अगर आमदनी चाहते हो हर मौसम में एक जैसी, इंक्वायर नाउ टू ज्वाइन आईबीसी। बहुत सिंपल है, पता करिएगा बोर्ड लाइन नंबर पे हो कि आईबीसी है क्या। ये भी एक स्टार्टअप का तरीका है आपका हमारे साथ में। वेयर द फोकस गोज देयर द एनर्जी फ्लोज। अपना फोकस लर्निंग पर रखिए, जिंदगी अपने आप आगे बढ़ेगी। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा मत करो, और अगर जीतना चाहते हो तो मेरे साथ आगे बढ़ो। बस थोड़ी देर की और है बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। 8वें अध्याय से पहले मैं आपको बता दूं, आपने मार्केट को सेगमेंट कर लिया है, आपने कस्टमर की प्रोफाइल समझ लिया, आपने डिसीजन मेकिंग यूनिट बना लिया है। अब थोड़ा सा ना अपनी रिसर्च को इंट्यूशन मत रखो, तुक्के से मत बनाओ, इसको थोड़ा वैलिडेट करो, थोड़ा डेटा को, थोड़ी सी बेसिकली रिसर्च को डिटेल में डालो। जैसे ओयो ने क्या किया था, ओयो ने देखा कि मिडिल क्लास 1,000 से 2,000 रुपए का कमरा अगर उसको मिल जाए होटल में तो खुशी खुशी रहेगा। ये उसकी रिसर्च का आउटकम था। ओला की रिसर्च का आउटकम क्या था कि जो ऑफिस जाना चाहता है, या जिसको पार्किंग में डिफिकल्टी होती है, जिसको ड्राइविंग में डिफिकल्टी होती है, जिसको ड्राइवर नहीं मिलता, या जिसको अच्छा कैब का एक्सपीरियंस चाहिए, मेरा कस्टमर बन सकता है। ये इनके रिसर्च के आउटकम्स थे, ये इंट्यूशन नहीं थे। ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर इसको स्किप कर जाते हैं। अपने स्टार्टअप को बिल्ड करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च करने पे समय लगाओ। मैं आपको बताऊं, ये अर्बन क्लैप, जिसका नाम है अर्बन कंपनी, तो उसके जो फाउंडर थे अभिराज, उन्होंने भी यही गलती किया। शुरू में एक कंपनी बनाई सिनेमा बॉक्स। वो और उनके एक दोस्त जयपुर साथ में जा रहे थे, और तब उनको इंटरनेट नहीं कनेक्ट हो रहा था ट्रेन के अंदर। वो सोचे क्यों ना ऐसी कंपनी लेकर के आए जो कि ट्रेन के अंदर इंटरनेट की फैसिलिटी दे दे, बस के अंदर, ऑटो के अंदर दे दे, हवाई जहाज के अंदर दे दे। उन्होंने सोचा अरे बड़ा अच्छा आइडिया, अरे चलो स्टार्टअप शुरू करते हैं। स्टार्टअप शुरू किया उन्होंने सिनेमा बॉक्स, कि भाई ऊपर एक ऐसा हम लोग मशीन लगा देंगे जिससे अंदर वहीं पे ही इंटरनेट की फैसिलिटी क्रिएट हो जाएगी। पर उनका कस्टमर कौन था? बस वाला।
अब बस वाले को कहता है भैया मैं कस्टमर लेकर के आऊं, मेरा तो अभी उस समय वो दिक्कत है, कंडक्टर छोड़ के भाग रहा है भैया, ड्राइवर का बीच में शराब पी के चला रहा है, हम पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व करें, डीजल महंगा हो रहा है कि तुम्हारा ये सिनेमा बॉक्स लगाएंगे क्या भैया, हप बुड़बक। उनको नहीं समझ में आया, मना कर दिया उनको। अब ट्रेन में सरकारी काम है, उसमें बहुत दिन लग जाता है, वहाँ बात नहीं बन पाया। हवाई जहाज में नियम ही नहीं थे, और ऑटो वाला कह रहा है कि जितने में तुम्हारा खर्चा करेंगे इतने में मैं ऑटो की किस्त देता हूँ। तो उनका चला ही नहीं बिजनेस, क्योंकि उन्होंने रिसर्च ही नहीं किया था एंड कस्टमर पे। बाद में उन्होंने अर्बन क्लैब शुरू किया, और देखते ही देखते आज $1 बिलियन कंपनी यूनिकॉर्न की तरफ बढ़ा। ऐसे ही मार्केट रिसर्च बड़ा बिजनेस से भी किया। हमने क्या देखा कि हम नीड क्या है, रेलेवेंट इजीली अंडरस्टैंडेबल हिंदी कंटेंट फॉर एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। मेन मुद्दा हमारी रिसर्च पे निकल के आया कि रेलेवेंट, जिससे बिजनेस बढ़ता हो, आसानी से समझ में आता हो, इजीली अंडरस्टैंडेबल, हिंदी में हो, और एंटरप्रेन्योर जिसको बिजनेस खड़ा करना है, जिसको बिजनेस बड़ा करना है। हमने फिजिटल बना दिया, फिजिकल प्लस डिजिटल। यहां से बात बनी। अब आप अजम्पशंस को टेस्ट भी तो करोगे। अजम्पशन को टेस्ट कैसे करोगे? आप देखो कि क्या आपका कस्टमर यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा प्रोडक्ट। वो आपके एविडेंस अप्रूव हो रहे हैं कि डिसअप्रूव हो रहे हैं, मार्केट से जाके वैलिडेट करो। अपने कस्टमर के इंटरव्यू लो, उससे पता चल जाएगा। एक लिटमस टेस्ट बता दूं आपको, आपका स्टार्टअप चलेगा कि नहीं चलेगा। एक टेस्ट बता दूं आपको, इस टेस्ट को समझ लो आप। बहुत पावरफुल, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया जाने के लिए इस वेबिनार में। बहुत बढ़िया कंटेंट दे रहा हूं आपको, जिसने इंप्लीमेंट कर दिया ना लर्निंग लेके, ठक 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 गेम चेंज करेगा। टेस्ट क्या है आपके लिए? क्या आपका कस्टमर आपके सोल्यूशन के लिए प्रीपे करने को तैयार है? अभी प्रोडक्ट आया नहीं है, पहले से देने को तैयार है? क्या आपका कस्टमर आपको डिपॉजिट देने को तैयार है? अच्छा चलो ये नहीं करता तो क्या लेटर ऑफ इंटेंट देता है, क्या बना लो प्रोडक्ट मैं खरीद लूंगा? क्या वो पायलट में शुरू में खरीदने को तैयार है? क्या वो या कम से कम स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखा रहा है कि भाई उसकी कंडीशन मीट कर लोगे तो वो खरीद ही लेगा? अगर इनमें से कुछ नहीं हो रहा है तो मतलब अभी आपका कस्टमर तैयार ही नहीं है। आप कुछ ऐसा बना रहे हो जो आपको पसंद है, हो सकता है कस्टमर को पसंद आए ना आए। बड़ा बिजनेस ने भी यही किया। हमने जब जब प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसके प्री लॉन्च में ही कस्टमर ने हमारे को बहुत पैसा दिया। हर बार जब मैं प्रोडक्ट लॉन्च करता था, उसका अनाउंसमेंट करते थे कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप आ रहा है। हमने 24 मार्च 2019 को उसका अनाउंसमेंट किया था। प्रोडक्ट हम 7 मई को लेके आए थे, लेकिन 24 मार्च से 7 मई में केवल अनाउंसमेंट हुआ था। अभी अनाउंसमेंट में ही हमारे हजारों कस्टमर बन गए थे। उन्होंने एडवांस पैसा देना शुरू कर दिया। अरे मौका हाथ से ना निकल जाए, अरे मौका ना निकल जाए, अरे ले लो भैया ले लो। ऐसे ही लाइफ टाइम मेंबरशिप में हुआ, ऐसे ही हमारे आईबीसी में हुआ, ऐसे ही हमारे हर प्रोडक्ट में हुआ कि कस्टमर हमारे को एडवांस पैसा देता है, 2 साल का पैसा एडवांस देता है, प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले दे देता है। इसको बोलते हैं भरोसा, और इसको बोलते हैं नीड। कस्टमर की नीड से मिलती है आपको बिजनेस की लीड। कस्टमर की नीड, बिजनेस की लीड। अज्ञानी कोई नहीं है, अज्ञानी नहीं कोई, सब में कुछ ना कुछ विशेष। सीखना तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी भी है बहुत कुछ शेष, अभी भी है बहुत कुछ शेष। लाइक करो इसको, वीडियो को यूट्यूब पे, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ बने रहो। शेयर करना है आपको वीडियो को। सोचा ना आपने, शेयर किया अपने आसपास? नहीं किया है, वक्त आपका है। चाहे तो सोना बना लो, चाहे सोने में गुजार दो। याद रखना मेरी बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। 9वां अध्याय, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब आपने सब कुछ समझ लिया, कस्टमर को भी समझ लिया, अपने आप को भी समझ लिया, फ्रीलांसिंग से बिजनेस की तरफ मूव कर रहे हो, प्रोडक्ट बनाना है आपको। इसको बोलते हैं मिनिमम वायबल बिजनेस प्रोडक्ट, एमवीबीपी। एक ऐसा प्रोडक्ट बना दो जो वायबिलिटी बिल्ड करके दे आपको। क्या होता है ये भाई? जिससे कस्टमर को वैल्यू मिलती हो, कस्टमर अग्री करता हो मुझे वैल्यू मिल रही है, कस्टमर उसके लिए पैसा देने को तैयार है। क्या ऐसा प्रोडक्ट बनाया आपने? कस्टमर वेट कर रहा था, भाई ऐसा कुछ मिल जाए, ले ले पैसे, ले दे 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 दे। प्रोडक्ट इज सफिशिएंट, ऐसा हो प्रोडक्ट जिससे फटाफट से फीडबैक भी मिलने शुरू हो जाए, ताकि आप इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड करो। इंप्रूवमेंट साइकिल बिल्ड करोगे, बाद बन जाएगी सारी चीजें काम की, सबका अपना मोल। वन मोर टाइम, सारी चीजें काम की, सबका अपना मोल। जो सच्चा फायदा बताए वो सबसे अनमोल। कस्टमर फिर आपको अपने फायदे की बात बताएगा, भाई आपके प्रोडक्ट में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। यही हमने भी किया। हमने जब आईबीसी बनाए, 1000 आईबीसी को बोला शुरू में, आप हमें सारी कमियां बताते जाओ, हम उसी से मॉडल इंप्रूव करेंगे। मेरी कंपनी में, बड़ा बिजनेस में लीडरशिप बहुत मजबूत है। बहुत लीडर्स हैं हमारे यहाँ, सॉलिड लीडर्स हैं। आईआईएम्स के ही बहुत लोग हैं हमारे साथ में। टॉप ए ग्रेड मैनेजमेंट कॉलेजेस से हमने लोग हायर किए हैं, लीडरशिप जो हमारी है। हम सब ने मिलकर के फटाफट आईबीसी के लिए कस्टमर के फीडबैक हमने लिया, आईबीसी के, उसको चेंज किया, इंप्रूवमेंट साइकिल, और बहुत तेजी से ग्रो किया। ये प्रोसेस का हिस्सा है। शुरू में हमेशा आपको इंप्रूवमेंट साइकिल मिलने चाहिए। अगर आपने पहली बार में परफेक्ट प्रोडक्ट बना दिया तो कोई गड़बड़ है, मुझे विश्वास नहीं है इस बात पे। आप इस एमवीबीपी को मेजर कैसे करोगे? मेजरमेंट के लिए सबसे पहले देखो, क्या रिपीटेड यूज कर रहा है कस्टमर, क्या बार बार पे कर रहा है? रिपीटेडली यूज एंड पे, इसको दिमाग में रख लो कि वो बार बार यूज और बार बार पे करने को तैयार है।
इसका डेटा कलेक्ट करो, तभी आप मेजर कर पाओगे इसको। क्या कस्टमर बार बार खरीद रहा है, बार बार यूज कर रहा है? क्या वो आपके प्रोडक्ट को एडवोकेट कर रहा है, वर्ड ऑफ माउथ दे रहा है लोगों को, भाई बहुत अच्छी चीज है ये ले लो, भाई बहुत अच्छी चीज है, भाई ले लो, भाई ले लो, ट्राई कर लो, ओए कमाल है यार मैं कह रहा हूं। अब एमएक्स का प्रीमियम कस्टमर जो होता है वो यूज करने के बाद कहता है भाई ले लो। या विस्तारा, मैं एयरलाइंस यूज करता हूँ, प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ उसका, कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ विस्तारा से, लेकिन प्रमोट करूंगा। जब फ्लाइट लेनी हो, जिसकी जेब में अगर पैसा है तो विस्तारा में जाओ, अगर आपकी जेब में पैसा है तो ताज के होटल में जाओ किसी, या ओबरॉय में जाओ। क्षमा चाहता हूँ, ओबरॉय इज गिविंग ऑलवेज बेटर एक्सपीरियंस टू मी इन कंपेरिजन टू ताज। भी बहुत अच्छा देता है, लेकिन ओबरॉय मेरे माइंडसेट में हमेशा नंबर 1 रहा है। मैं जब ओबरॉय में गया हूँ, इसको हम बोलते हैं डी सीडिंग ऑफ लेमन वेजेस। नींबू भी काट के देगा तो इतने प्यार से बीज निकाल देगा कि पता भी नहीं चलेगा कि नींबू में से चाकू डाल के बीज निकाला गया था। इतना डिटेल्ड ओरिएंटेड, इतना सर्विस ओरिएंटेड होते हैं। पता नहीं सबको आपका नाम कैसे मालूम रहता है। मैं उन दिनों फेमस ट्रेनर नहीं हुआ करता था, तब भी मैं देखता था कि हर आदमी को नाम ही याद हो गया है, रास्ते में चलते चलते भी उनका कोई स्टाफ मिल रहा है, हेलो डॉक्टर बिंद्रा। अब यार इसको कैसे मालूम ना नाम मेरा? तब मैं यूट्यूबर नहीं था, लेकिन डिटेल ओरिएंटेड। तो आप ये देखो, डेटा कलेक्ट करो, क्या आप एडवोकेट बन रहा है कि नहीं बन रहा। जैसे मैं एडवोकेट हूँ, मेरे से कभी भी पूछोगे, मैं ओबरॉय होटल्स की बहुत तारीफ करता हूँ। ऐसे ही आफ्टर कलेक्टिंग डेटा, नाउ लुक फॉर ट्रेंड्स। अब उसका ट्रेंड बनाओ, ऊपर नीचे देखो क्या हो रहा है, और उसके बाद फिर फाइनली डिसाइड करो कौन सा फीचर कस्टमर बार बार यूज कर रहा है, उसको स्केल कर दो। प्रोडक्ट में क्या फीचर कस्टमर ज्यादा यूज कर रहा है, उसको स्केल कर दो। द ओनली वे टू विन इज टू लर्न फास्टर देन एनीवन एल्स। गलतियों से नातेदारी कर ले, उनको सुधार कर समझदारी कर ले। हाँ, अच्छी कहावत है ये। और फिर क्या है, बात ये है कि वे डू आई कलेक्ट द मोस्ट डिटेल्स अबाउट कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। ये क्वेश्चन अपने आप से पूछो, कहां से लोगे आप ये। हाउ टू डिक्रीज इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये दूसरा क्वेश्चन है कि बिना कम इन्वेस्टमेंट के मैं कैसे आगे बढ़ूं। फिर तीसरा है अपने बग्स को फिक्स कर दो, और चौथा है क्या मैं तेजी के साथ इसको प्रोडक्ट को पहुंचा सकता हूं मार्केट में। अब इसको मेजरमेंट के लिए ना कुछ डेटा कलेक्ट करो। जैसे यूजर की रेटिंग्स देखो, यूजर को रेटिंग कितनी दे रहा है 5 में से। एक तो होता जबरदस्ती आपने रेटिंग करा ली, उसको 50 रुपए का कैशबैक देके, तो वो क्या हो गया, आपने रेटिंग खरीदी है। पर प्रोडक्ट के दम पे कितनी रेटिंग दे रहा है वो आपको, उसका एंगेजमेंट कैसा है, वो ऐप कितना डाउनलोड कर रहा है, उसका रिटेंशन रेट कैसा है, कितने दिन तक रुकता है, उसका रीपर्चेज रेट कैसा है, वो दोबारा कब आके खरीदता है। एमएलएम में देखो ना, रीपर्चेज रेट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उनको मालूम है यार ये सस्ता साबुन तेल शैम्पू है। टूथपेस्ट जो मार्केट में 60 रुपए की आती है 600 का बेचते हैं, एलोवेरा जो मार्केट में 100 रुपए का आता है 1000 रुपए का बेचते हैं। तो लोग रीपर्चेज नहीं करते, बार बार नहीं खरीदते हैं। एक्टिव यूजर कितने हैं, परसेंटेज ऑफ पेइंग यूजर कितने हैं, एवरेज रेवेन्यू रेट पर यूजर कितना है, ये सब डेटा कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। मैं भी डेटा को बहुत समझता हूँ। मैंने सबसे पहले अपनी लीडरशिप को बोला मेरे को एक्टिव रेशियो आईबीसी का बहुत स्ट्रांग चाहिए। हमने क्या देखा, एमएलएम के अंदर एक्टिव रेशियो है 0.03%। कितना है? 0.03%। यानी कि अगर 1 लाख लोग एमएलएम ज्वाइन करते हैं तो हर महीने एक्टिव केवल 0.03% लोग रहते हैं, बाकी लोग छोड़ते जाते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर उनका एक्टिव रेशियो 7 से 12% तक जाता है। यानी कि 100 लोग ज्वाइन करेंगे, 7 से 12% लोग हर महीने काम करते हैं। हमारी कंपनी में आईबीसी मैंने 33% का टारगेट रखा था। आपको जान के खुशी होगी हमारे 40% आईबीसी का एक्टिव रेशियो है। यानी कि 100 ज्वाइन करेंगे तो 40 लोग हर महीने कुछ ना कुछ जरूर अर्निंग करके जाते हैं हमारे साथ में। ये इंडस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। दैट्स द रीजन हमारे साथ इन्वेस्टर जुड़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है यार इनके आईबीसी जो है ना, उनका एक्टिव रेशियो बहुत हाई है। तो ऐसे आप डेटा स्टडी करो, जैसे मैं आपको डेटा बताए सारे के सारे। हाँ, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक आम डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर 2 साल लगते हैं रेवेन्यू अर्न करने के अंदर के लिए, लेकिन हमने ऐसा मॉडल बनाया कि आईबीसी 3 महीने के अंदर रेवेन्यू अर्न कर ले। नंबर ऑफ मिलेनियर्स जरूर चेक करने चाहिए एमएलएम में। तो परसेंटेज ऑफ मिलेनियर्स जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो हाईएस्ट है इंडस्ट्री के अंदर। ये डेटा को अगर आप स्टडी करोगे तो आप आगे बढ़ा पाओगे। वही हमने किया। आज मेरा फोकस क्या है, मैं फोकस करता हूँ नॉन रेवेन्यू पिलर्स पे अपनी कंपनी में, कि प्रोडक्ट कैसे एक्सपैंड करें, ऑटोमेशंस कैसे लेकर के आएँ, लर्निंग एंड डेवलपमेंट कैसे इंप्रूव करें, पेमेंट पोर्टल्स, डिजिटल दुकान, सर्विस सेंटर्स, ये सब क्या है, नॉन रेवेन्यू पिलर्स हैं। इनसे रेवेन्यू नहीं आता, लेकिन ये कंपनी को सपोर्ट करते हैं। टेक्नोलॉजी नॉन रेवेन्यू पिलर्स हैं, इन पे काम करना ज़रूरी है। अब हमने एक पेमेंट पोर्टल बनाया। पेमेंट पोर्टल या आईबीसीज के लिए वो अपने मोबाइल पे ही एक्सेस कर सकता है।
अपनी लीड मैनेजमेंट को मोबाइल पर ही अपने पेमेंट पोर्टल पर कर लेता है। पूरा कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया कि भाई मेरे आईबीसी की कोई कंप्लेंट हो सकती है कि भाई मैंने ये किया लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं मिला, तो उसको कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम दे दिया कि 24 घंटे के अंदर उसकी इंक्वायरी को, उसकी क्वेरी को, कंप्लेंट को रिजॉल्व करें। ऑटो एस्केलेट हो जाएगी वो टिकट, ऑटो एस्केलेट हो जाएगी कंप्लेंट। जैसे एग्जांपल मैनेजर के पास जा रही है, मैनेजर ने अगर 24 घंटे में रिजॉल्व नहीं किया तो मैनेजर के बॉस जनरल मैनेजर के स्क्रीन पे अपने आप फ्लैश होने लग जाएगा कि भाई तेरा जूनियर मैनेजर है, उसने इसको रिजॉल्व नहीं किया। इससे उसको, सामने वाले को भी, जो आईबीसी ने कंप्लेंट किया, उसको भी नोटिफिकेशन मिलता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि भाई ये रिजॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। जितने एक्शंस लिए गए उसको पता चल जाएंगे, वो इजीली ट्रैक कर पाएगा, अपने मोबाइल पे ट्रैक कर लेगा, डेस्कटॉप पे ट्रैक कर लेगा। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो री ओपन कर देगा उसी क्वेरी को कि भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं आपके आंसर से, और उसका फीडबैक कस्टमर सेटिस्फैक्शन टीम को चला जाएगा। तो ये क्या है, जैसे इसको हमने आरआईबीसीएम का सपोर्ट दिया। आरआईबीसीएम का रीजनल आईबीसी मैनेजर, वो रेवेन्यू जनरेट करने में, आईबीसी को कन्वर्जन करने में, इसकी डिजिटल दुकान में उसको सपोर्ट करता है। मार्केटिंग का सपोर्ट दिया, एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल, ब्रोशर, डिजिटल कैंपेन, मार्केटिंग कोलैटरल, टॉप परफॉर्मिंग आईबीसी को हम वीडियोस भी देते हैं। ये डिजिटल दुकान, मैं आपको एक अपनी केस स्टडी बताता हूँ, मैंने और कहीं नहीं शेयर किया है, पर हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप के वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ पहली बार। ये डिजिटल दुकान, हमने एक ऐसा काम किया पूरी भारतवर्ष के अंदर, किसी ने भी अपने नेटवर्क को अपनी डिजिटल दुकान बना के नहीं दी है। हम ही एकमात्र ऐसी कंपनी है कि हमने उसको एक माइक्रो वेबसाइट आईबीसी की पूरी बना के दी थी, उसकी डिजिटल आइडेंटिटी बना दी है, जिससे वो उसकी अपनी माइक्रो वेबसाइट पे सारे प्रोडक्ट्स, सारी ऑफर, सारी स्कीम उसको टाइमली वहीं मिल जाती हैं। उससे उसका स्पीड टू मार्केट बढ़ गया। आईबीसी हमारे यहाँ जैसे ही ज्वाइन करता है, ज्वाइन करते ही फट से मार्केट में पहुंच जाता है। स्पीड टू मार्केट यानी कि ये नहीं कि 3 महीने लग जाएगा उसको ट्रेन होने में, वो पहले हफ्ते में ही ट्रेन होकर के धड़ 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 काम शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसकी डिजिटल दुकान, उसकी ट्रेनिंग, उसका लर्निंग डेवलपमेंट, उसका पेमेंट ऑटोमेशन सब वहीं से हो गया है, और वो खुद ही कंट्रोल कर सकता है अपनी वेबसाइट को, और अपनी सारी अनलिमिटेड लीड्स को वहीं पे टैग कर लेगा। बात सिंपल है, कठिन परिस्थितियों की ऐसी की तैसी, इंक्वायर नाउ टू ज्वाइन आईबीसी। आप करना बात इसके बारे में, ज़रूर पता करना। अगर कोई और स्टार्टअप समझ में ना आए तो ये स्टार्टअप है जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, पर यूट्यूब पे वीडियो ज़रूर देखते रहिए ताकि लर्निंग बढ़े। अगर आप 1000 बार भी असफल हुए हैं, एक बार और प्रयास करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को, चैनल को, और शेयर करते रहो उन वीडियोज़ को। जैसे ही होगा वेबिनार समाप्त, वीडियो हट जाएगा हाथों हाथ। याद रखना है कि बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। बने रहो मेरे साथ, रुक जाओ, मेरे साथ बने रहो। टोटल 21 चैप्टर हैं, अब 10वें पे आ गया हूं। बिल्ड योर ब्रांड, अब अपना पोर्टफोलियो बनाओ। याद है पहले शक्तिमान आया करता था, शक्तिमैन, ही मैन, स्पाइडरमैन, ऐसे ही शक्तिमैन, शक्तिमान मैन, जो मर्जी बोल लो आप। वो क्या कहते थे, उसकी 2 प्रोफाइल्स थे, घर पर गंगाधर, घर पर गंगाधर, गल्ला दुकान शक्तिमान, गल्ला दुकान शक्तिमान। यानी कि पहले घर पे गंगाधर था, और लेकिन जब मार्केट में जाता रहा तो वो शक्तिमान था, बिल्कुल सुपर सॉलिड था। ऐसे ही अपना मार्केट में कस्टमर के सामने आपको गंगाधर नहीं शक्तिमान बनना है। ये 2 तरह की उसकी प्रोफाइल्स थी। अ ब्रांड इज नो लॉन्गर व्हाट वी टेल कस्टमर, इट इज व्हाट कस्टमर टेल ईच अदर अबाउट यू। जो कस्टमर दूसरों से आपके बारे में क्या बोलते हैं, वो है आपका असली ब्रांड। सो अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड करो, एक पूरी इमेज की। अगर आप फ्रीलांसर ही हो और पूरा स्टार्टअप नहीं बिल्ड करोगे, फ्रीलांसर ही बना रहना चाहते हो, तो आपकी वेबसाइट में पूरी इमेज लगाओ, फुल बढ़िया से सॉलिड पिक्चर बनाओ। अपने पर्सनल ब्रांड आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पोर्टफोलियो तैयार करो, उसमें अपनी स्किल्स लिखो, क्या क्या स्किल्स हैं आपके। टेस्टिमोनियल डालो, किसी कस्टमर ने आपके बारे में अच्छा बोला, एक्कोलेट्स डालो, अपनी केस स्टडी डालो। अपने सोशल मीडिया को मजबूत करो, सारे सोशल मीडिया चैनल को वेबसाइट से जोड़ दो। अपनी अनाउंसमेंट कर दो सबके आगे कि भाई आप बिजनेस करने के लिए तैयार हो गए। सोशल नेटवर्क को बोलो आपके बारे में शेयर करें। आपने सारे ईमेल कर दो अपने सारे फ्रेंड्स को, पर्सनल उनको अपडेट दो सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स को कि अब आप क्या करने वाले हो, क्यों करने वाले हो, और उनको भी रिक्वेस्ट करो कि लोगों को शेयर करें। कई फेसबुक ग्रुप्स आजकल बहुत पॉपुलर हो गए हैं, उनको ज्वाइन करो। उन्होंने पिछले 5 साल में बहुत पॉपुलैरिटी गेन करी है फेसबुक ग्रुप्स के अंदर, वो कैटेगरी वाइज ग्रुप्स बन गए हैं, उनको ज्वाइन करो। देखो, डोंट यूज सोशल मीडिया टू इंप्रेस पीपल, यूज इट टू इंपैक्ट पीपल। अपने आप को इंट्रोड्यूस करो सारे ग्रुप्स में, एक्सप्लेन करो कि आप उनकी कैसे मदद कर सकते हो लोगों की। सुनो मेरी बात, एक्सप्लेन करो कि आप क्या मदद कर सकते हो, बेचो नहीं बोला मैंने, एक्सप्लेन करो आप क्या मदद कर सकते हो। उनके क्वेश्चंस को आंसर करो, लोगों को थोड़ा हेल्पफुल रहो, रिलेशनशिप बनाओ। खाली बार बार ये मत लिखो कि मेरी सर्विस ले लो, हायर मी, मेरी सर्विस ले लो, हायर मी। कोई पसंद नहीं करेगा। लेट पीपल व्यू यू एज एन एक्सपर्ट ऑफ योर फील्ड। आप अपनी एक्सपर्ट की पोजीशनिंग करो, मैं यहाँ पे हूँ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अपने आप जब आपको एक्सपर्ट की पोजीशनिंग हो जाएगी, लोग आएंगे आपके पास। अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करते जाओ। आप एग्जाम्पल्स दिखाओ अपने, जो जो आपने काम किए हैं पहले, उनकी स्टोरीज को शोकेस करो। आप डिस्प्ले करो अपनी सर्विसेज को,
और एक कॉन्टैक्ट फॉर्म भी डाल दो ताकि लोग आपके साथ टच में रह सकें। कॉन्टैक्ट फॉर्म हमेशा रहना चाहिए लैंडिंग पेज पे, वेबसाइट पे। और पोर्टफोलियो प्रोफेशनल रखो। अनप्रोफेशनल फ्रीलांसर्स के पास कोई वेबसाइट नहीं होती है, आप अचानक उनसे अलग हो जाते हैं और दिखता है कि आप बिजनेस को लेकर सीरियस हैं। पोर्टफोलियोज आर एवरीथिंग, प्रोमिसेस आर नथिंग। पोर्टफोलियो अपना जरूर बनाओ। इट इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन गेट्स सोल्ड विदाउट हेजिटेशन। वन मोर टाइम, गोल्डन स्टेटमेंट। एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन गेट्स सोल्ड विदाउट हेजिटेशन। योर बिजनेस कार्ड हैज टू स्टैंड आउट। ऐसा बिजनेस कार्ड बनाओ देखते ही आदमी ना रुक जाए जरा, उसके मुंह से निकले अरे, ऐसा क्या निकले अरे, मतलब ऐसा होना चाहिए बिजनेस कार्ड आपका। उसमें आप कौन हो, क्या करते हो, आपकी यूनिक वैल्यू क्या, और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल होनी चाहिए। और हो सके तो अपनी वेबसाइट लिंक और प्रोफेशनल ब्लॉग अगर है तो वो भी अपने बिजनेस कार्ड में डाल दो। और डिजिटल बिजनेस कार्ड जरूर बनाना। ऐसा नहीं कि हर बिजनेस कार्ड कूड़े में ही चला जाए, उससे बचने के लिए डिजिटल बिजनेस कार्ड भी बनाओ। जिंदगी में प्रॉब्लम का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, मगर उस प्रॉब्लम में खुशी खुशी सॉल्व करना आर्ट ऑफ लाइफ है। मैं भी पूरी एनर्जी के साथ लगाऊं। मेरी भी क्या मुस्कुराहट में, एनर्जी में कोई कमी दिखाई पड़ रही है? आप भी एनर्जी के साथ रहिए मेरे साथ। अगर करना है बिजनेस की शुरुआत तो बने रहना मेरे साथ। इसलिए बार बार कह रहा हूं एक ही बात, नो रिपीट टेलीकास्ट। हट जाएगा ये वीडियो, हट जाएगा, आप दोबारा नहीं देख पाओगे। बने रहो मेरे साथ। 11वां अध्याय, अब कस्टमर एक्वायर करना है। सारे स्टार्टअप में एक ही प्रॉब्लम है, कस्टमर कहां से लाऊं, कस्टमर कैसे लाऊं, कस्टमर कहां से लाऊं, कस्टमर कैसे लाऊं। जब भी स्टार्टअप्स की बात करते हैं, जब भी फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, नंबर 1 क्वेश्चन है उनका कि भाई मैं कस्टमर लाऊं कहां से। आपका जो स्टार्टअप पोर्टफोलियो है ना, शुरुआत में थोड़ा सा दिमाग ऐसा लगाओ भाई लोग कि आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा क्लाइंट आ गए और आप सर्विस नहीं कर पाए तो भी खतरनाक है, और क्लाइंट रहे ही नहीं तो सर्विस मिली ही नहीं, वो बहुत खतरनाक है। अपना बैलेंस डिजाइन करो। ऑप्टिमल क्लाइंट्स, स्टेडी कैश फ्लो और इनकम गोल, इन तीनों को कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बैलेंस पोर्टफोलियो। इतने क्लाइंट जितने आप सर्विस कर सकते हो, क्योंकि शुरुआत में आप अकेले शुरू करोगे, सोलोप्रेन्योर है, बाद में स्टार्टअप पूरा बिल्ड होता है। इतना होना चाहिए कि आपके जो कैश फ्लो है वो स्टडी रहे, हर महीने पक्का आने चाहिए पैसे, उधारी पे काम मत करो। और तीसरा, आपका जो गोल है इनकम का, कि मेरा खर्चा 30,000 का है तो 50,000 रुपये जरूर होना चाहिए, उदाहरण दिया मैंने। इन तीनों का कॉम्बिनेशन से आपका बैलेंस पोर्टफोलियो बनता है, क्योंकि स्टडी इनकम से आप नेगेटिव कैश फ्लो को बीट कर पाओगे। व्हेन फ्रीलांसर्स आर आस्क्ड अबाउट देयर बिगेस्ट प्रॉब्लम इन फ्रीलांसिंग बिजनेस, एवरीवन हैज सेड फाइंडिंग क्लाइंट। सबसे मुश्किल काम है कस्टमर कैसे लेके आऊं। सो यू डोंट गेट पेड फॉर द टाइम यू स्पेंड, यू गेट पेड फॉर द वैल्यू यू क्रिएट। अगर वैल्यू क्रिएट करोगे कस्टमर मिलेगा। तो सुनते जाओ, आपका फेवरेट टॉपिक, कस्टमर लाए कैसे। कस्टमर लाए कैसे, पहले इंट्रोस्पेक्शन करो। हाउ विल कस्टमर नो अबाउट माई ब्रांड, ये अपने आप से पूछो। हाउ विल कस्टमर एनालाइज माई प्रोडक्ट, हाउ विल कस्टमर एक्वायर माई प्रोडक्ट, वो खरीदेगा कैसे मेरा प्रोडक्ट और इसको एनालाइज कैसे करेगा, मेरे को जानेगा कैसे। हाउ विल कस्टमर पे फॉर माई प्रोडक्ट, ये 4 क्वेश्चन का आंसर ढूंढो कि वो मेरे बारे में जानेगा कैसे, मेरे प्रोडक्ट को एनालाइज कैसे करेगा, मुझे खरीदने का तरीका क्या है, और वो मुझे पे कैसे करेगा। जब इन 4 क्वेश्चन का आंसर होगा तब आप कस्टमर को लाने के तरीके पे और अच्छा और डिटेल में जा पाओगे। योर कस्टमर डजंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। उसको ये परवाह नहीं कि आपको जानकारी कितनी है, पर उसके पास जानकारी है कि आपको उनकी परवाह कितनी है। कस्टमर की परवाह करो, वो आपके साथ रहेगा। हर बात में गोल्डन स्टेटमेंट देता हूं, इसीलिए बोल रहा हूं बने रहना मेरे साथ। हाँ, द बेस्ट फ्रीलांसर्स दे फॉलो कंज्यूमर एम्पैथी। वो केवल कस्टमर के बारे में सोचते हैं। कंज्यूमर एम्पैथी, कस्टमर को क्या चाहिए होगा, अब क्या चाहिए होगा, अब क्या चाहिए होगा। अच्छे होटल में यही होता है ना, आप जब रेस्टोरेंट में बैठे हो खाना खा रहे हो तो वहां जो वेटर्स होते हैं वो आपके खाने की तरफ देखते नहीं है, लेकिन ऐसा बीच बीच में उनकी नजर आप पे रहती है, और जैसे ही आपने गर्दन उठाई वेटर को ढूंढने के लिए, वो तुरंत भाग के आपके पास आ जाता है। दैट्स द बेस्ट सर्विस। आपको आवाज नहीं मारना पड़ता, वेटर वेटर ओए वेटर ओए वेटर, नहीं कुछ नहीं ऐसा करना पड़ता आपको। आप अच्छे रेस्टोरेंट में ऐसे देखते हो, वो तुरंत आ जाता है। इसको बोलते हैं कंज्यूमर एम्पैथी। सॉरी मैं थोड़ा खड़ा हो गया था, एनर्जी में आ गया हूं। हाँ, ये एनर्जी बिना रेड बुल के है, क्योंकि आप लोग एनर्जी दे रहे हैं मेरे को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बहुत डिटेल्ड ओरिएंटेड फ्रीलांस एनिमेटर हैं, लेकिन आपके कस्टमर को क्या चाहिए, फास्ट, नॉट परफेक्ट, फास्ट। क्योंकि आप डिटेल ओरिएंटेड है, यू विल क्विकली बिकम द मोस्ट डिटेल ओरिएंटेड अनएम्प्लॉयड फ्रीलांसर इन द टाउन। कोई आपको नहीं रखेगा काम पे। क्यों? क्योंकि आप बोलते हो मैं डिटेल में जाता हूं। कस्टमर कह रहा है जल्दी कर दो, नहीं मैं डिटेल में जाता हूं। जल्दी कर दो, नहीं मैं डिटेल में जाता हूं। अब जो कस्टमर चाहता है वो बात करो। हाँ, वो रात, वो क्या बोलते हैं, तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे,
तुम जो कहो बात वही बात कहेंगे। थोड़ा फिल्में कम देखता हूं मैं, लेकिन बात याद रह गई है। लुक फॉर व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम। चाहिए क्या उसको? आपके कस्टमर को स्पीड चाहिए, एफिशिएंसी चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, ब्यूटी चाहिए, ड्यूरेबिलिटी चाहिए, उसको लग्जरी चाहिए, अफोर्डेबिलिटी चाहिए, सिंप्लिसिटी चाहिए, हेल्थ चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए। जो कस्टमर मांगता है वही बात करनी है आपको। अब नेटवर्क अपने बड़ा करो, प्रोफेशनल एसोसिएशन ज्वाइन करो, इवेंट्स अटेंड करो, कहीं पे थोड़ा बहुत गिव अ स्मॉल टॉक अबाउट योर एक्सपर्टीज, कीप शोइंग अप, जाते रहो नेटवर्क्स में, जाते रहो। जल्दी यू विल बी वेलकम्ड, सून यू विल बी वेलकम्ड। अपना एक लव बैंक अकाउंट बनाओ। लव बैंक अकाउंट क्या है? रिलेशनशिप बैंक अकाउंट। खाली पैसे के लिए काम मत करो, प्रेम और रिलेशनशिप के लिए करो। हर समय जाके ये मत बोलो व्हाट कैन आई गेट, जाके बोलो व्हाट कैन आई गिव। गिव 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 गिव, बाद में आस्क, लोग अपने आप दे देंगे आपको। जितना जरा दोगे, बाद में थोड़ा सा मांगोगे, लोग फटते पहले आप ही को देंगे। सो डोंट बी द वन हु कॉल्स ओनली व्हेन दे वांट समथिंग। वो खराब नेटवर्कर होते हैं। असली नेटवर्कर कौन है? जो रिश्ता बना जाता है बातों बातों में। क्लाइंट रेफरल, फ्रीलांसर्स और योर ओन प्रोस्पेक्टिंग, इन तीनों से आपकी बनती है नेटवर्किंग। ये कॉम्बिनेशन है। कस्टमर आपको रेफरेंस देगा, दूसरा फ्रीलांसर आपको रेफरेंस देगा, या आपकी खुद की प्रोस्पेक्टिंग से आपको रेफरेंस मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। तो यही होती है आपकी नेटवर्किंग। अपने नेटवर्क को मजबूत बनाओ। टैप योर एग्जिस्टिंग नेटवर्क। देखो कि आपके पुराने सर्कल से कौन मदद कर सकता है। आपका क्लासमेट था, आपका ओल्ड कॉलीग था, आपका प्रोफेसर था, आपका टीचर था, आपका पुराने बॉस था, उनके साथ कॉन्वर्सेशन बिल्ड करो। हर समय अपनी बात मत करो, उनकी बात भी करो। उनसे उनका बिजनेस कार्ड जरूर लेकर के आओ। बिजनेस कार्ड जैसे ही मिलता है उस पर कुछ नोट्स बना करके बाद में लिंक्डइन पे उनको मैसेज भी कर दो, नाइस टू मीट यू करके, ताकि आपका रिलेशनशिप बना रहे। और उसके बाद कस्टमर ढूंढने के लिए मैं बहुत तरीके बताने वाला हूँ। प्री क्वालिफाइड प्रॉस्पेक्ट, उसी के पास जाओ जो आपको पता है यार ये क्वालिफाइड कस्टमर बनेगा मेरे लिए। ऐसे नहीं 100 लोगों के बाद बिना बात चले गए। आपको सेल्समैन नहीं बनना है, बिजनेसमैन बनना है। बिजनेसमैन सही जगह काम करता है। मेक श्योर यू आर कनेक्टिंग द राइट कस्टमर। डोंट आस्क फॉर द जॉब, टॉक अबाउट हाउ यू कैन हेल्प देम। स्टे इन टच विदाउट बीइंग क्रीपी। क्रीपी कौन होता है? बस हर समय धंधे की बात करता रहे, भाई बिजनेस दे दो, टारगेट पूरा करा दो। चूज योर प्रॉस्पेक्ट। मेक अ लिस्ट ऑफ बिजनेस, प्रोफेशनल, इंडस्ट्री, कंपनी जिनको आपकी जरूरत पड़ेगी। कौन से बिजनेस, कंपनी, इंडस्ट्री की आपको जरूरत पड़ने वाली है, मतलब उनको आपकी जरूरत पड़ने वाली है। What makes them idle? They are fit with your skill, their pay scale, उनका साइज वो क्या है, स्टेबल है, मिड साइज है, स्टार्टअप है, ग्रोइंग है, कैसा है वो, उनकी रेपुटेशन, और क्या वो ब्लू चिप भी बन सकते हैं आपके लिए। फिर उसके बाद आप उससे आपको ये भी देखना है कि विच ऑर्गेनाइजेशंस डू दे ज्वाइन, या फिर कौन सा वो वेबसाइट, ब्लॉग पढ़ते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। बेस्ट फॉर बेबी कैंपेन भी जॉनसन एंड जॉनसन का ऐसे ही आया था कि वो देखते थे कि अर्बन बड़े शहरों की महिला, उसकी सास होती है, जो मतलब महिला लैक्टेटिंग मदर या प्रेग्नेंट मदर होगी, उसको जॉनसन एंड जॉनसन अपना माल बेचने की कोशिश करता है। ठीक बात है कि नहीं? बच्चों का माल बेचता है ना उनको, बच्चों का टैल्कम। तो वो क्या देखता है कि जो गरीब शहर, गरीब गांव में तो नहीं बेचेगा, वो तो बेचता है दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, तो बड़े शहर में बेचेगा। वो नहीं बेचेगा पीलीभीत में। तो वो क्या करता है, वो सारी ऐड यूट्यूब और गूगल पे करता है, क्योंकि जो वहाँ बड़े शहरों की महिला है ना, वो अपनी सास से नहीं पूछती हैं कुछ, अपनी माँ से नहीं पूछती हैं कुछ। उनको जो पूछना है, उनकी सास होती है गूगल, माँ होती है यूट्यूब। तो वो गूगल और यूट्यूब पे जाके पता करती हैं कि बच्चे को पालन कैसे करना है। वो थोड़ी अपनी माँ को पूछती है बच्चे को कैसे पालना है, हालांकि उसकी माँ ने उसको बड़े अच्छे से पाला था, पर उसको जब पूछना है तो पूछेगी वो यूट्यूब और गूगल से। तो जॉनसन एंड जॉनसन ने वही सारी ऐड डाल दी। जैसे ये गूगल पे आके बच्चे के बारे में कुछ पूछेगी, जॉनसन एंड जॉनसन आ जाएगा। जैसे यूट्यूब में आके बच्चे के बारे में पता लगाएगा, जॉनसन एंड जॉनसन आ जाएगा। ऐसे आप अपने मार्केट को कैप्चर करते हैं। उसके बाद स्टार्ट विद इंडस्ट्रीज वेयर यू ऑलरेडी वर्कड, जहां आपका अच्छा एक्सपीरियंस है वहां जाओ। डोंट बी ऑब्सेस्ड हाउ टू से इट, मतलब ऐसे रट के मत जाओ बातों को। कैसे बोलूंगा मैं, जाते ही इस तरह से बोलूंगा, टक 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 टक, ना रट के नहीं। इफ यू आर टू रिहर्स्ड, इट विल मेक पीपल अनकंफर्टेबल। थोड़ा सा वर्बल मिररिंग कर लो, पहले शीशे के सामने हल्का सा प्रैक्टिस कर लो, और बस उसके बाद कैजुअल बात करो, रिलैक्स होकर के। अगला रूल क्या है? फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। सेल्स के तरीके बता रहा हूँ, भाई कस्टमर आएगा कैसे। फॉलो अप बहुत बड़ा गेम चेंजर है। फॉलो अप का भूत, जितना बढ़िया फॉलो अप करोगे उतनी बात बनेगी। रितेश अग्रवाल ओयो के, उनको पहला फंड पता है कैसे मिला था? उन्होंने अपने इन्वेस्टर को 33 बार फॉलो अप किया था। उनका इन्वेस्टर ने इस बात पे फंड नहीं दिया कि तेरी कंपनी में कितना दम है, उन्होंने यार तेरे में बड़ा दम है, तू हार नहीं मानता यार, इतना तूने 33 बार फॉलो अप कर लिया मुझसे। हाँ, वो 33 बार फॉलो अप के चक्कर में वो इतना कन्विंस्ड हो गया लड़के में दम है। इसलिए नहीं कि बिजनेस मॉडल अच्छा है, पर लड़के में दम है।
उन्होंने पहला फंड इसीलिए मिला था उनको। फॉलो अप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, छोड़ते नहीं है कस्टमर को। उनसे पूछ लो आप, वुड यू माइंड इफ आई चेक्ड विद यू पीरियोडिकली, पूछ लो उससे आप प्यार से, बात बन जाएगी। सो नॉट फॉलोइंग अप विद योर प्रॉस्पेक्ट इज सेम एज फिलिंग योर बाथ टब विदाउट पुटिंग द स्टॉपर इन द ड्रेन। आपने टब में पानी भर लिया, समझो ना, मतलब छन्नी के अंदर पानी थोड़ी भरोगे आप, नीचे से निकल जाएगा पानी। ऐसे ही आप नया कस्टमर लाते जा रहे हो, फॉलो अप नहीं कर रहे, नीचे से निकलता जा रहा है, कोई फायदा नहीं है। तो फॉलो अप आफ्टर एवरी मीटिंग यू डू, 3 स्टेप हैं उसके। सबसे पहले जब घर जाओगे, जाते ही उसके नोट लिख लो, क्या बात हुआ आपका इनसे। दूसरा स्टेप, उसको अपने नोट्स को आप ऐड करो अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में। तीसरा स्टेप, अब उसको नेक्स्ट डे कॉल या ईमेल कर लो या लिंक्डइन पे मैसेज कर दो और उसको कोई ना कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करो कि हाउ इट वाज सो ग्रेट टू मीट यू। अब इसके बाद एक चीज आ रहा है अगला, कि नो व्हेन टू परसिस्ट और डेजिस्ट, यानी कि कब तक फॉलो अप करना है, ये भी जरूरी है। ये नहीं कि विवेक सर ने बोल दिया फॉलो अप का भूत, जैसे भूत चिपक जाता किसी को, ऐसे एक आदमी को चिपक जाऊंगा, इसको मतलब इसकी शमशान भूमि तक छोड़ के आऊंगा लेकिन माल जरूर बेच के आऊंगा। ऐसा नहीं भैया। हाँ, देखो अगर वो मना कर दिया ना उसने, तो मत करो फिर फॉलो अप। हाँ, ऐसा नहीं है, मतलब कि आप जो है, कभी कभार LIC के एजेंट ऐसा करते हैं ना, LIC के एजेंट से मिलते ही सारे परिवार के पहले लोगों को सबसे ज़्यादा जाके उनके पीछे पड़ जाते हैं, भाई बेच के तो आऊँगा, तेरे को पॉलिसी छोड़ूंगा तो नहीं। हाँ, आप एंटिसिपेटरी कंटेंट दो उनको, कुछ ना कुछ कंटेंट भेजो जिससे उस प्रोडक्ट का फायदा होगा उनका। So if you keep trying and never hear back, you might choose to stop. हाँ, but certainly stop if someone is telling you to stop. उस समय तो पक्का छोड़ दो उसको। अच्छा, CRM जरूर ले लो, जिससे आप अपनी कॉन्वर्सेशंस को ट्रैक कर सकते हो। माय 9th पॉइंट, CRM का मतलब क्या हुआ, इससे आप सारी कॉन्वर्सेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हो। फाइंड अ सिस्टम ताकि आप मेंटेन कर लो केयरफुली, जैसे अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हो वैसे अपनी कॉन्वर्सेशन के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करो। हाउ यू गैदर एंड मैनेज एंड यूज इंफॉर्मेशन विल डिटर्मिन वेदर यू विल विन और लूज। बिल गेट्स क्या कहते हैं, आप कैसे इंफॉर्मेशन को मैनेज करोगे, वही डिसाइड करेगा जीतोगे हारोगे। मेरा 10वां पॉइंट है शेयरिंग लीड एज इन्वेस्टमेंट। कभी कभार जो आपके काम का कस्टमर नहीं है लेकिन मालूम दूसरे फ्रीलांसर का, दूसरे स्टार्टअप को काम आएगा, उसको शेयर करो, इससे आपका रिलेशनशिप मजबूत होगा। टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ टू मच विल पुट ऑफ द पीपल, उनके बारे में उनको लीड दे दो। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को फोन करके बोल रहे हो, हे सुमित, आई मेट समवन हु नीड्स अ राइटर फॉर अ डॉग ट्रेनिंग बुक, राइटर फॉर अ डॉग ट्रेनिंग बुक, आई थॉट यू विल बी परफेक्ट फॉर दैट। आपने उसको लीड दिया और उसको बड़ी खुशी होगी, वो जिंदगी भर याद रखे भाई आपने उसको कस्टमर दिलाया है। तो जब आपको उसको आपके लिए कस्टमर मिलेगा तो वो आपको दिलाएगा, रिलेशनशिप बनता है। फिर कंसिस्टेंट रहो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंसिस्टेंट से रिकॉल वैल्यू आता है, कौन चीज किस चीज के लिए जानी जाती है, किस चीज के लिए पहचाने जाते हैं। हर बार वैसे ही रहो। मेरा सूट, मेरा शर्ट, मेरा टाई, मेरा पॉकेट स्क्वायर, मेरा सब कुछ हमेशा एक जैसा ही रहता है। आपने देखा, वही पिंक शर्ट मैं हमेशा पहनता हूँ, वही ब्लेजर हमेशा पहनता हूँ, वैसा ही टाई हमेशा पहनता हूँ, मेरे कपड़े भी नहीं बदलते हैं। कंसिस्टेंट हूँ, मैं हिंदी में बात करता हूँ, कंसिस्टेंट हूँ, मैं बिजनेस की बात करता हूँ, कंसिस्टेंट हूँ। तो कंसिस्टेंसी से आपको छप जाएगा। अगर बिजनेस सीखना है तो किसके पास जाऊं, ठंडा मतलब कोका कोला, लाइफ इंश्योरेंस मतलब LIC, नूडल्स का मतलब मैगी, मिनरल वाटर मतलब बिस्लरी, कार का मतलब मारुति, बिजनेस ट्रेनिंग विवेक बिंद्रा। आपको मालूम है, कंसिस्टेंसी से आपका रिकॉल वैल्यू मजबूत होगा। आप भी कंसिस्टेंट रहो, बार बार बदलो मत अपने आप को, आज मैं इसको बेचूंगा, आज मैं उसको बेचूंगा, आज मैं नया तरीके का ना, सेम कंसिस्टेंसी। कॉमन कनेक्शंस बिल्ड करो, 12वां पॉइंट, तभी कस्टमर मिलता है। दिया उसको कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम दिया, उसको कंपनी टैबलेट देती है, उसको CRM देती है, उसको लीड मैनेजमेंट देती है, उसको लर्निंग मैनेजमेंट देती है, उसको लाइफ टाइम मेंबरशिप, उसको फिजिकल ट्रेनिंग। सो क्या तुम यही सोच रहे हो कि मेरी लाइफ होगी कैसी, क्या तुम यही सोच रहे हो कि मेरी लाइफ होगी कैसी? भाई इतना मत सोच, मेरी बात सुन, इंक्वायर नाउ टू ज्वाइन IBC। लाइफ होगी कैसी, ज्वाइन IBC, लाइफ अपने आप अच्छी हो जाएगी। अगला तरीका बताता हूं आपको, बिल्ड योर ट्रस्टेड इनर सर्कल। एक ट्रस्टेड इनर सर्कल भी बनाओ अपने लिए, जैसे फेलो फ्रीलांसर का सर्कल बनाओ अपने साथ में, बडीज हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, आपका कोई मेंटर है, वो जो आपको बार बार कोई ना कोई बिजनेस देंगे। जॉब पोर्टल्स पर रजिस्टर करो, जॉब पोर्टल्स पे भी बिजनेस मिल जाता है आपको। कोल्ड ईमेल्स करो, कोल्ड कॉलिंग करो, उससे भी कुछ फायदा होता है। लोकल एजेंसीज आपके इंडस्ट्री में कौन कौन सी है उनको कॉन्टैक्ट करो। बाकी फ्रीलांसर और एंटरप्रेन्योर्स को कॉन्टैक्ट करो जिनके साथ आप रिलेशनशिप बना सकते हो, वो भी आपको बिजनेस दे सकते हैं। बढ़िया बिजनेस कार्ड बनाओ, गूगल अलर्ट डालो रेलेवेंट न्यूज़ पे। आप इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, इस इंडस्ट्री की सारी न्यूज़ जितनी भी आ रही है वो आपको जरूर मिलनी चाहिए, उसके अलर्ट डाल दो, ताकि जैसी वो न्यूज़ आए, कोई अच्छी काम की न्यूज़ आए, वहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा, अरे यहाँ मैं कस्टमर बना सकता हूँ। सैम्पल पोर्टफोलियो अपने बना बना के कस्टमर को जरूर भेजते रहो, पोर्टफोलियो में चीज़ें ऐड कर करके जरूर भेजते रहो।
लिस्ट इन गेट इंट्रोड्यूस टू ऑल एजेंसीज, जैसे मैंने आपको बताया, ऑनलाइन रेपुटेशन अपनी बिल्ड करो, वहां से भी कस्टमर आता है। अगर आपको 5 स्टार रेटिंग सब देते रहते हैं और अच्छी रेपुटेशन आती है, उससे फर्क पड़ता है। और नए टूल्स के ऊपर एक्सपर्ट बनते रहो। नए टूल्स आजकल बहुत मदद करने वाले आ गए, जैसे कस्टमर मिल सकते हैं। केस स्टडी बनाओ अपनी एक्सपर्टीज के ऊपर, कोई वीडियो केस स्टडी बनाओ, कोई स्टोरीज बना बना के डालो। आप एड डाल सकते हो गूगल की, बिल्कुल स्पेसिफिक आइडियल क्लाइंट को फोकस करते हुए। डायरेक्टरीज में अपनी लिस्टिंग करा लो। को वर्किंग स्पेस ज्वाइन करो जहां आपके जैसे लोग आते हैं, वो जो आपके इसी बिजनेस में हैं। 30 मिनट्स की किसी को फोन कॉल पे कंसल्टेशन भी दे सकते हो फ्री में, वहां से भी कस्टमर बना सकते हो आप। पार्टनर विद पीपल हु कॉम्प्लीमेंट योर स्किल, है कि नहीं, जो आपके जैसे इंडस्ट्री में, जैसे पी 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 बैंड बजाने वाला, शादी का कार्ड छापने वाला, दोनों के लिए सेम कस्टमर आपस में पार्टनर कर सकते हैं। मंथली न्यूज़लेटर बनाओ अपने लिए। फ्रीलांस न्यूज़लेटर्स को ज्वाइन कर लो, रजिस्टर कर लो, वहां से भी बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है, कस्टमर मिलता रहता है। मैं आपको एक और मदद कर देता हूं। आप स्टार्टअप के लिए वेबसाइट बहुत सारी हैं। जैसे राइटर्स के लिए वेबसाइट क्या है, कॉन्टेंटली, ब्लॉगिंग प्रो, मॉर्निंग कॉफी न्यूज़लेटर, फ्रीलांस राइटिंग गिग्स है, जर्नलिज्म जॉब्स है, फ्रीलांस राइटिंग, ऑल इंडिया राइटर्स, फ्रीडम विद राइटिंग, मीडिया बिस्ट्रो, पेड टू ब्लॉग, ड्यूपब, ये बहुत सारे हैं ऐसी वेबसाइट जहां आप जा सकते हो, वहां से आपको कस्टमर मिल सकता है। डिज़ाइनर्स के लिए 99 डिज़ाइन, ड्रिबल है, एंजल लिस्ट है, आर्ट वांटेड है, डिज़ाइन क्राउड है, बहुत सारे हैं, तो उनमें भी आप देख सकते हो। वर्किंग नॉट वर्किंग, सो ढूंढो, वहाँ बिजनेस मिल जाएगा आपको। डेवलपर्स के लिए हैं बहुत सारे, जैसे gun.io, लोरेम, जूम, लैंसर्स, रेंट कोडर, 10x मैनेजमेंट, गिगस्टार, कोडेबल, यू टीम, प्रोग्राम मीट डिज़ाइनर। ऐसे ही कंसल्टिंग अगर आप कोई कर रहे हो, किसी भी तरह की कंसल्टिंग, तो बहुत सारी साइट्स हैं। आप कोरा पे जाओ, प्रेस्टो एक्सपर्ट्स पे जाओ, डॉक्टर टू यू, ब्लर इट, आस्क एन एक्सपर्ट, ग्रोथ इन्फ्लुएंस, लाइव चैट इंक, फन एडवाइस, कोड मेंटर, टास्क वर्चुअल, 7cups.com, एनविजन, आंसर बैंक, आस्क मी, विकी आंसर्स, आंसर बैग, रंबल टॉक, चैट टू अ फोटो, आस्क विले, बहुत सारी हैं। मैं इसकी लिस्ट हमारे पेड कोर्सेज में तो खैर सब जगह मिलती हैं। कोशिश करता हूँ कि मैं 2 साल का कंटेंट 2 घंटे में देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आप कैप्चर करने का कोशिश करिए। वर्चुअल असिस्टेंट्स के लिए बहुत सारी साइट्स हैं, ऐसे ही बिले है, टाइम एटसेट्रा है, क्लिक वर्कर है, असिस्टेंट मैच है, वर्ल्ड वाइड 101 है। मार्केटर्स के लिए हैं, पीपल पर आवर, रिमोटिव, एक्वेंट, ऐसे ही जनरल वेबसाइट्स भी बहुत सारी हैं, फ्लेक्सी जॉब, सॉलिड गिग्स, अपवर्क, क्लाउड पीप्स, इंडीड, कॉलेज रिक्रूटर, फ्रीलांसर, गुरु, सर्विस क्रेप, बहुत सारी हैं। ऐसे ही फोटोग्राफर्स के लिए हैं, मैं यहाँ पे लिस्ट दे रहा हूँ, आप थोड़ा फोटो खींच लीजिए इसका, क्योंकि आप फोटोग्राफर हैं, जल्दी जल्दी मुझको जाना है। सेल्स पीपल के लिए आप जिप रिक्रूटर, रेड हैट, स्किप द ड्राइव, कस्टमर सपोर्ट के लिए वी वर्क रिमोटली, वर्चुअल वोकेशन, सपोर्ट ड्रिवन। ऐसे द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड टुमारो। अब क्या करते हैं, देखो, ये अब मैंने आपको सेल्स के तरीके बताए, अब सेल्स साइकिल कैसे होती है कस्टमर एक्विजिशन की, उसको भी समझते हैं। सेल्स साइकिल क्या होता है, ये सेल्स साइकिल, एक कस्टमर को एक्वायर करने का सेल्स साइकिल कैसा है, कितने दिन में कस्टमर एक्वायर होता है। हाँ, सेल्स साइकिल, जैसे हमारा आईबीसी है, उसका सेल्स साइकिल क्या है, जब उसने चालू किया कितने दिन में वो कस्टमर ने एक्वायर कर लेता है। आपको नंबर ऑफ डेज नीडेड टू एक्वायर अ पेइंग कस्टमर, वो समझो आप, कितना लेंदी है ये। इसको मेजर करना इसलिए जरूरी है, इससे आपके खर्चों का पता चलेगा। भाई, आपने आज मेहनत करनी शुरू करी, कस्टमर 6 महीने बाद मिला, तो 6 महीने के खर्चे आ गए ना, आ गए नहीं आ गए। आज मेहनत शुरू करी, कस्टमर तीसरे दिन ही मिल गया, क्या? हाँ, तो ये समझो बात को कि आप कौन से बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हो। जिस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हो, कस्टमर एक्वायर करने में बहुत टाइम तो नहीं लग जाता, क्योंकि इससे आपकी कोका कैलकुलेशन निकलेगी, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। बड़ा बिजनेस कॉन्टैक्ट सेंटर से, कॉल सेंटर से, जो हमारा बोर्ड लाइन नंबर है, वहां से कस्टमर एक्वायर करता है, फ्रेंचाइजी के थ्रू करता है, आईबीसी के थ्रू करता है, वर्चुअल ब्रांच ऑफिस। ये हमारे 4 तरीके हैं जहां से हम कस्टमर एक्वायर करते हैं। हम कस्टमर बहुत तेज एक्वायर करते हैं, क्योंकि हमारा पुल ब्रांड है। आपको सोचना है कि आप कस्टमर कैसे एक्वायर करते हैं, कितने दिन लगते हैं सेल्स प्रोसेस में। आप समझो कि कॉस्ट है इसके पीछे बहुत बड़ी। लॉन्ग सेल्स साइकिल जो है बहुत डेंजरस होती है। आपकी सेल्स और मार्केटिंग का एफर्ट जाता है, आपकी सैलरी देते हो आप सेल्स के लोगों को, आपका ब्रोशर आप प्रिंट करते हो, आप वेबसाइट बनाते हो, ट्रेड शो में जाते हो, एडवर्टाइजिंग करते हो, आप वाइट पेपर्स बनाते हो, आप जो प्रोडक्ट बनाते हो उसकी भी अपनी कॉस्ट है, प्रोडक्ट की भी तो कॉस्ट है ना। तो लॉन्ग सेल साइकिल अगर होगी कि आज शुरू किया और कस्टमर आने में 9 महीना लग गया, तो बहुत पैसा लग जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि इतना पैसा लगा दिया इस कस्टमर के पीछे और कस्टमर फिर भी नहीं आया, ओहो हो, फिर तो वो समझते हो बात को, आदमी बिल्कुल क्या से क्या हो गया,
तो आदमी हाथ बुरा होता है, हाँ जी। कोई होता जिसको अपना कह लेते, पास नहीं तो दूर ही होता, पर कोई अपना होता, ऐसे डिप्रेशन के गाने गाता है बाद में किशोर कुमार के। और ऐसे डिप्रेसिंग गाने सुन के आपका जो है डिप्रेशन घटता नहीं और बढ़ जाता है। बिजनेस मॉडल ठीक करो, कभी डिप्रेशन नहीं आएगा। बड़ा बिजनेस में भी हमने, आज हमारे 2 करोड़ रजिस्टर्ड फॉलोअर्स हैं। तो होता क्या है, 2 करोड़ फॉलोअर्स हैं हमारे, सब्सक्राइबर वगैरह सब मिला के। तो हमारे फ्रेंचाइजी और आईबीसी जब भी किसी से मिलते हैं उनको हमारे बारे में बताते हैं। उनको अच्छा लगता है कि भैया विवेक बिंद्रा का प्रोग्राम तो अच्छा हमने सुना है, बड़ा बिजनेस सुना है, यूट्यूब सुना है उन्हें। तो जैसे जब उनसे मिल करके फिर उसको अपने हमारी बड़ा बिजनेस के आईबीसी मैनेजर से कनेक्ट कर देते हैं। आईबीसी मैनेजर अपने आप उसका माल बिकवा देता है। यानी कि इमेजिन करो, आपका रेफरल रेवेन्यू बन जाता है। आपने रेफरेंस दिया, रेवेन्यू। वैसे भी आप हमारे प्रोग्राम्स को शेयर करते ही हो, वैसे भी आप मेरे वीडियोस को शेयर करते हो, वैसे भी आप मुझसे प्रेम करते हो। लेकिन बस पहले आप शेयर करते थे, पैसा नहीं मिलता था। आईबीसी बनने के बाद आपने शेयर किया तो पैसा भी मिल गया। दोबारा सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। आप पहले भी मेरा वीडियो शेयर करते थे, अभी भी शेयर करोगे। आईबीसी बनने के बाद शेयर करोगे तो पैसा मिलेगा, पहले शेयर करते थे तो नहीं मिलता। इसको बोलते हैं रेफरल इज इक्वल टू रेवेन्यू। इतनी बड़ी ग्रोथ मिलती है। मैं आपको बताता हूँ, नागपुर का लड़का है शुभम गौर। आई लाइक दिस गाय। 30.5 लाख रुपए का रेवेन्यू किया इसने पिछले कुछ दिनों में। शुभम गौर 23 साल का लड़का, नागपुर से। इसने खाली डिप्लोमा किया इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। अब बेचारे पैसे की कमी के कारण पूरी इंजीनियरिंग नहीं कर पाया, डिग्री इंजीनियरिंग जो होती है वो नहीं कर पाया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, तो 12,000 रुपये महीने की नौकरी मिली इसको। कितने की बता रहा हूँ, 12,000 रुपये की। चौकीदार की कभी कभी नौकरी की तनख्वाह ज़्यादा होती है। शुभम नागपुर का लड़का है। आप कभी नागपुर के चैनल पार्टनर को फ़ोन करके हमारी वेबसाइट पर डिटेल्स हैं, इनसे बात भी करिएगा, शुभम से आपकी बात भी कराएंगे। कोरोना वायरस की वजह से इसकी 12,000 वाली की नौकरी भी चली गई। तो मुश्किल कोई आन पड़े तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकाले, मर जाने से क्या होगा। बेचारा बहुत दुखी था, परेशान था। 2019 में इसने बड़ा बिजनेस का ऐप जो है वो एक हमारे यहाँ रिवॉर्ड पॉइंट की स्कीम थी उन दिनों। रिवॉर्ड पॉइंट से फ्री में इसने ऐप लिया था हमारा। इसके बाद पैसे नहीं थे ऐप खरीदने के, मतलब हमारे जो एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन करने के। तो रिवॉर्ड पॉइंट से इसको फ्री में मिल गया। तो ये भाई जो शुभम है, ये उससे इवेंट अटेंड करने आया फ्री में हमारा। और इसके बाद पैसा बिल्कुल नहीं था, लेकिन आईबीसी के बारे में पता चला। 0% मनी बट 100% कॉन्फिडेंस। इसको लगा मैं कर सकता हूँ, इसने लोन ले लिया। इसने लोन ले करके हमारा आईबीसी ज्वाइन किया। 15 दिन के अंदर इसने पूरा लोन भी रीपे कर दिया। आज ये लाखों रुपया महीना कमा रहा है। मई में इसने 12,53,000 रुपये का रेवेन्यू किया था। जून में थोड़ा डाउन रहा इसका, 6,43,000 का। पर जुलाई में फिर से ये 11-12 लाख रुपये पार कर गया था। सो राह संघर्ष, क्या कहते हैं कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। सबसे बढ़िया सूर्य बन के निकले हमारे अहमदाबाद के आईबीसी केवल लखलानी। ये हमारे सुपरस्टार हैं। इस भाई ने 71 लाख रुपए का रेवेन्यू किया, सिंगल अकेले लड़के ने। 71 लाख रुपए का, बिल्कुल यंग लड़का है। डिजिटल मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का इसका बिजनेस था। कोविड के बाद बिजनेस खत्म हो गया। वक्त मिला था खुद से खुद को आजमाने का, खुद की समझ को बढ़ाकर टूटी नाव चलाने का। बड़ा बिजनेस की लर्निंग के साथ साथ अर्निंग का मौका दे रहा था। तो इसको बहुत अच्छा लगा, पता चला इसको। इसने, जब मैंने इनसे पूछा, मैंने इनका इंटरव्यू भी लिया था केवल का, क्योंकि ये हमारा हाईएस्ट परफॉर्मिंग आईबीसी रहा पिछले 3 महीने का। अहमदाबाद से हम केम छो गुजराती भाई लोग कितने हमारे साथ में जीवन में मोटू कर हुआ। तो इसने मुझे बताया, मैंने पूछा आपने कैसे किया। बोला सर मुझे एक बात समझ में आ गई कि आपका पावरफुल प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आपका हाई डिमांड में रहता है, ग्रेट ब्रांड है, कंप्लीट मोनोपोली है मार्केट में, आपको कोई कंपटीशन ही नहीं। छोटे मोटे कई ट्रेनर आते हैं, ऐसा ऐसा आवाज़ करके चले जाते हैं, कुछ कर नहीं पाते। तो मैं इसीलिए आईबीसी ज्वाइन कर गया कि प्रोडक्ट में दम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, ब्रांड बहुत अच्छा है, मोनोपोली आपकी है। इसने आईबीसी ज्वाइन किया। इसने लोगों की बिजनेस प्रॉब्लम को समझ के उनको हेल्प करना चालू किया। और सोने पे सुहागा ये हो गया कि बस हेल्प करने के पैसे मिलने लग गए इसको। सो मौका मिले किसी की मदद करने का तो बनना सारथी ना कि स्वार्थी। ये सारथी बने लोगों के। मई के महीने में इन्होंने 10,53,000 किया। जून के महीने में इन्होंने और ज़्यादा रेवेन्यू किया। मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, पर लेकिन जुलाई में इन्होंने, जून में मैं जानता हूँ 21 लाख के आसपास इन्होंने 22 लाख का रेवेन्यू किया था। जुलाई में इन्होंने 51 लाख का रेवेन्यू किया। अगस्त में अब ये 1 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उन्हीं के पीछे काफिला होता है। जिसने ये किया वीडियो अपलोड, उसके पास आएगा कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का बड़ा भारी लोड। आप बने रहो मेरे साथ, नो रिपीट टेलीकास्ट। तो हमने प्रोडक्ट डेवलप कर लिया है, ब्रांडिंग कर ली है, कस्टमर एक्विजिशन भी समझ लिया। लेकिन कस्टमर एक्वायर करते वक्त प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, पैसा कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, नेगोशिएशन क्या होगा, वैल्यू क्रिएशन क्या होगा। शुरू करते हैं 12वां अध्याय, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। योर गोल शुडंट बी टू जस्ट पे योर बिल्स बट टू बी पेड व्हाट यूर वर्थ। कितना आपको मिलना चाहिए समझना जरूरी है। ऑलवेज आस्क फॉर बजट बिफोर गिविंग अ प्राइस। सामने वाले का बजट समझो आप।
हमेशा वी की लैंग्वेज में बात करो, ट्राई करो बंडल्ड प्राइस दे सके। अपने आप को सेल्समैन नहीं कंसल्टेंट बोलो, कंसल्टेंट की इज्जत बहुत होती है। डोंट लोअर द रेट फॉर द होप ऑफ फ्यूचर वर्क, कि भाई आगे बिजनेस देंगे, आगे बिजनेस देंगे, कम कर दो, दैट्स नॉट द राइट वे। अगर फ्री काम करना भी पड़े तो अच्छा टेस्टिमोनियल मिले तो ही करें, नहीं तो अवॉइड करें। एक्सक्लूड रिवीजन फ्रॉम योर स्कोप। कई बार कस्टमर कहते हैं यार ये अच्छा नहीं लगा, चेंज करो चेंज करो चेंज करो। रिवीजन के लिए अलग स्कोप रखिए। 5 से 10% हर 6 महीने में पैसा बढ़ाइए। जरूरत पड़े लर्न टू से नो। लिसन मोर देन यू टॉक। बोलने से ज्यादा सुनिए, समझिए। सेल्समैन वही होता है बढ़िया जो 80% सुनेगा, 20% बोलेगा। डिसाइड शॉर्टर डेज एट हायर रेट, अगर पॉसिबल हो सके तो। कम दिन में ज्यादा वैल्यू अगर आपको मिल जाए, दैट्स फैंटास्टिक। शेड्यूल वर्क विद माइलस्टोन। इतने माइलस्टोन पे इतना पैसा लूंगा, इतने माइलस्टोन में इतना पैसा लूंगा। देन ट्रैक योर टाइम। यूज वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। उनको वैल्यू क्रिएट करके दिखाओ तो बात बनेगी। नो हाउ मच यू विल चार्ज। ये बड़ा जरूरी है आपके लिए, क्या सही है। प्लान योर फी स्ट्रक्चर। पर आवर करोगे, पर डे करोगे, पर यूनिट करोगे, प्रोजेक्ट कंप्लीशन फी लोगे, मिनिमम अमाउंट लोगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लोगे, बहुत तरीके हैं। फी स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। इसमें आपका बिलेबल टाइम कितना लगा, अपने टाइम की एक कॉस्ट निर्धारित कर लो। भाई मैं इतना रुपया पर घंटा या इतना रुपया पर डे में चार्ज करना चाहिए मुझको। आप परचेज आपने कोई किया प्रोजेक्ट में तो उसकी कॉस्ट ऐड कर लो। ओवरहेड एक्सपेंसेस की हैं उसकी कॉस्ट ऐड कर लो। प्रॉफिट मार्जिन समझ लो उसकी ऐड कर लो। मार्केट की कंसीडरेशंस हैं कोई तो उसको ऐड कर लो। अब प्रोडक्ट बनाने की क्या कॉस्ट है उसको ऐड कर लो। तो उसके बाद फिर अपना फी स्ट्रक्चर बताओ उनको। अपना लोएस्ट प्राइस भी डिसाइड कर लो, डोंट गो बिलो दैट। नो द बेंचमार्क फॉर रेट्स इन इंडस्ट्री। दूसरे लोग क्या चार्ज कर रहे हैं, कैलकुलेट एंड कम्युनिकेट द वर्थ टू द क्लाइंट। भाई मेरा वर्थ ये है, वो भी समझाओ उनको। घबराओ मत अगर कोई प्राइस फ्लक्चुएशंस होती हैं। एक स्पेशल बजट भी अपना रखो फॉर चेंज ऑफ स्कोप इन वर्क, जो मैंने आपको बताया था। कॉग्स को पहचानो, आपकी कॉस्टिंग क्या है। ब्रेक डाउन करो डिसीजन मेकिंग यूनिट को, कौन खरीद रहा है, डिसाइडर कौन है, उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है कस्टमर के लिए मार्केट में, वो किसके पास जा सकता है, उसको भी पहचान के रखना जरूरी है। आपके लाइफ साइकिल क्या है प्रोडक्ट का, उसके हिसाब से प्राइस डिसाइड करो। अगर प्रोडक्ट एकदम नया नया आया मार्केट में, ज्यादा चार्ज कर लो। अगर प्रोडक्ट बहुत पुराना हो चुका है तो ड्रॉप कर दो। उसको बोलते हैं ड्रॉप द प्राइस एट लेटर स्टेज, यानी कि आगे चल करके प्राइस को कम भी कर सकते हैं। एक प्रेडेटरी प्राइसिंग भी एक तरीका है। ये ऐसी ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आप कॉस्ट से भी कम चार्ज करना शुरू कर देते हो। आप अंडर कटिंग करते हो, जिससे आप कॉम्पिटिटर को उखाड़ करके एक अनफेयर मार्केट एडवांटेज लेके आते हो। थोड़ा कभी कभी मुश्किल भी होता है सस्ते में माल बेचना। Seller set a price so low that other suppliers cannot compete, जैसे बाकी सबको आप खत्म कर देते हो। फिर कंज्यूमर प्रोफाइल के हिसाब से भी प्राइसिंग कर सकते हो कि आप अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट में जा रहे हो तो लो क्वालिटी हाई प्राइस पर दे सकते हो। आप प्रीमियम मार्केट में जा रहे हो तो बहुत हाई क्वालिटी बहुत हाई प्राइस पर दे सकते हो। जैसे आपका लुई विटॉन, गुची, मर्सिडीज, BMW, वर्साचे। अगर आप हाई क्वालिटी लो प्राइस पे दे रहे हो तो रिलैक्सो, मारुति सुजुकी। या फिर चाइनीज मार्केट, लो क्वालिटी लो प्राइस, दोनों ही बहुत हल्का है। ऐसे ही प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में एक मिल्किंग स्किमिंग भी होता है कि आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से निकाल लो। ये तब होता है जब कॉम्पिटिटर्स नहीं हो, कॉम्पिटिटर ज्यादा हो तो ये करना मुश्किल है। लेकिन एक होता है बैरियर प्राइसिंग। ऐसा बैरियर क्रिएट कर दो कि प्राइस को कम कर करके कि दूसरे एंट्रेंट इसमें घुस ही ना पाए, आपके कॉम्पिटिटर बर्बाद हो जाए। फिर एक होता है पेनिट्रेशन प्राइसेस। ये ब्रेक इवन पे आप कर देते हो ताकि आप एग्रेसिव मार्केट करके कस्टमर को ले आओ और उसके रिपीट यूजेज से बाद में कमाओ। फिर एक होता है लॉस लीडिंग। आप अपनी कॉस्ट से भी कम कर दो, जैसे जियो ने किया। जैसे कॉम्पिटिटर खत्म हो गए, पहले 13 टेलीकॉम प्लेयर थे, अब 3 ही रह गए, एयरटेल, वोडाफोन और जियो। उसने लॉस लीडिंग स्ट्रैटेजी पे इतना प्राइस कम कर दिया कि सब के सब लोग जियो पे स्विच कर गए। बहुत बड़ी भारी मात्रा में लोग जियो पे स्विच कर गए। द मोमेंट यू मेक अ मिस्टेक इन प्राइसिंग, यू आर ईटिंग योर प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। प्राइसिंग मॉडल में फ्रीमियम और प्रीमियम भी एक मॉडल है। एक और मॉडल बताता हूं आपको, वन टाइम अपफ्रंट चार्ज प्लस मेंटेनेंस। एक बार आपने अपफ्रंट चार्ज ले लिया कोई सेटअप करने के लिए, फिर मेंटेनेंस थोड़ा लेते रहेंगे। एक होता है कॉस्ट प्लस मॉडल कि जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है उसके ऊपर थोड़ी कमीशन ले लेंगे। ओईएम जैसा करते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर भी ऐसा करते हैं। मैंने अपने ऑफिस की बिल्डिंग बनवाई कॉस्ट प्लस मॉडल पे। उसमें हमने क्या किया, जितने रुपए का सामान आया, सीमेंट, रोड़ी, बदरपुर, लोहा, लकड़ी, फर्नीचर, एसी, जो भी कुछ आया उस बिल्डिंग में, उसके ऊपर उसने 10% अपना रख लिया। भाई ये सामान आप डायरेक्ट इस वेंडर से ले लो, मैं पूरी बिल्डिंग बना के दूंगा, मैं 10% पे काम करूंगा। आवरली रेट भी एक तरीका है। कंसल्टेंट और सोलोप्रेन्योर इस पे काम करते हैं, मैं घंटे के हिसाब से चार्ज करूंगा। सब्सक्रिप्शन भी एक तरीका है। जोहो और नेटफ्लिक्स वगैरह सब सब्सक्रिप्शन पे चलते हैं। लाइसेंसिंग है, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग पे चार्ज करते हैं। कंज्यूमेबल है, एक आइटम बेचा उसके बाद जो कंज्यूमेबल यूज करेगा उस पर चलेगा। जैसे प्रिंटर आपने बेचा तो इंक कंज्यूमेबल हो गया, रेजर आपने बेचा तो बाद में ब्लेड कंज्यूमेबल हो गया, आपने डीवीडी प्लेयर बेचा तो बाद में सीडीज कंज्यूमेबल हो गया। ऐसे ही
अपसेल भी एक तरीका है। हाई मार्जिन प्रोडक्ट में आप जैसे नेट डेटा के अंदर होता है इंटरनेट में, एयरटेल का आप 499 का पैकेज यूज कर रहे हो, वो 699 आपको बेचेंगे। एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म भी है, जैसे मीडिया है, यूट्यूब है, गूगल है, उस पर एडवर्टाइजमेंट जिसके पास जनता है उसकी दुनिया सुनता है, उसके बाद बहुत ट्रैफिक है तो आपसे बाद में ऐड का पैसा ले लेता है। ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस भी एक तरीका है। ट्रांजैक्शन फी भी है, ई कॉमर्स पे जाओ तो वो ट्रांजैक्शन फी चार्ज कर लेगा सेलर से, शादी.com ई कॉमर्स। यूजेज बेस्ड भी एक तरीका है, सर्वर को जितना यूज किया, AWS क्लाउड जितना यूज किया केवल उतना ही चार्ज करना है, यूज नहीं किया तो चार्ज नहीं करना है। आरपू एक तरीका है, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, मंथली चार्ज करते रहो। टेलीकॉम प्लान्स भी ऐसे होते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल, मैकडॉनल्ड्स, KFC, सबवे, बड़ा बिजनेस भी फ्रेंचाइजी मॉडल पर चलता है। हमारे फ्रेंचाइजीज और IBCs हमारे प्रोडक्ट्स को शोकेस करते हैं मार्केट में, दे मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ दैट। आपको अपना मॉडल डिसाइड करना है, अगर हो सके तो फ्लेक्सिबिलिटी भी दीजिए अपनी प्राइसिंग स्ट्रैटेजी में, क्योंकि अलग अलग कस्टमर्स अलग अलग पैसा पे करते हैं, उसको समझना पड़ेगा। मोबाइल फोन जब एप्पल का कोई नया आएगा तो शुरू में 1 लाख का होगा, बाद में 80,000 का, 70,000 का हो जाएगा। रियल एस्टेट, आप कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान में जा रहे हो, शुरू में सस्ता मिल जाएगा, जब रेडी टू मूव इन है, बहुत कस्टमर आके रहने लगते हैं तो बाद में थोड़ा महंगा हो जाता है। देखो एक बात समझ लो, अगर ओवर प्राइस कर दोगे तो सेल कम हो जाएगी, अंडर प्राइस कर दोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। राइट प्राइस करना है, फिर से सुन लो। ज्यादा चार्ज करोगे तो सेल्स कम हो जाएगी, लोग दूसरों से खरीद लेंगे। बहुत कम चार्ज करोगे तो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, बिजनेस ही बंद हो जाएगा। बड़ा बिजनेस ने भी राइट प्राइसिंग किया। पहले लीडरशिप फनल था, उसका प्राइस बहुत ज़्यादा था, 1,28,000 पे हुआ करता था। फिर हमने बड़ा बिजनेस का एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप ला दिया, वो 36,000 कर दिया। प्राइस हमने कर दिया 1/3, लेकिन वैल्यू कर दी 10 टाइम्स, इसलिए हमारे कस्टमर बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जंगल की अर्थव्यवस्था, चाहे कुछ भी हो, शेर कभी घास नहीं खाता, आपको भी घास नहीं खाना है, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना है। चैनल आप यूट्यूब पे मेरा सब्सक्राइब कर चुके होंगे, सुन लो मेरी एक ही बात, जुड़ जाइए मेरे साथ, बन जाएगी बिगड़ी बात, ज्ञान की हो रही है बरसात। नो रिपीट टेलीकास्ट, वन मोर टाइम, वीडियो हट जाएगा, पूरा अटेंड करिएगा। 13वें अध्याय पे आ गए हैं, आपने प्राइसिंग भी कर लिया, लेकिन नेगोशिएशन कैसे करें। फ्रीलांस डजंट मीन वर्क फॉर फ्री, फ्रीलांस डजंट मीन वर्क फॉर फ्री। चार्ज तो आपको करना चाहिए, नेगोशिएशन करने की जरूरत पड़ेगी। इफ यू गुड एट समथिंग, नेवर डू इट फॉर फ्री। डोंट गो ब्लाइंड जब आप नेगोशिएट करते हैं। सामने वाले के बारे में जानकारी लेके जाओ, उसके फाइनेंशियल पढ़ो, उसके प्रेस रिव्यूज पढ़ो, उसके कंप्लेंट्स पढ़ो, उसकी वेबसाइट, उसका ब्लॉग, उसका सोशल मीडिया, ताकि आप उसकी जानकारी लोगे, ब्लाइंड नहीं जाओगे, नेगोशिएट अच्छा कर पाओगे। नेवर नेगोशिएट आउट ऑफ फियर, बट नेवर फियर टू नेगोशिएट। बहुत अच्छी बात है, डर के मारे नेगोशिएट मत करो, पर नेगोशिएट करने से डरने की भी कोई जरूरत नहीं है। दूसरा है आइडेंटिफाई और मस्ट हैव। किसी भी नेगोशिएशन के दौरान ये मैं लूंगा ही लूंगा, इसके बिना मैं नहीं चलूंगा। आपके डील ब्रेकर, डील मेकर आपको पता होना चाहिए नेगोशिएशन में, इसके नीचे नहीं जाऊंगा। यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू नेगोशिएट। तीसरा है थिंक ट्वाइस बिफोर लोअरिंग योर प्राइस। बार बार बहुत ज्यादा पैसा कम करना भी ठीक नहीं है। ज्यादा फ्लेक्सिबल है प्राइस को लेकर के, तो फिर कस्टमर को लगता है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बेकार है बिल्कुल। पहले 100 रुपये मांग रहा है, 20 रुपये में दे रहा है, यार ये तो कोई झूठ बोल रहा है, नौटंकी कर रहा है। और अगर आपका बार बार आपकी वर्थ अलग अलग है, अलग अलग प्राइस है, और बात फैल जाएगी बाजार में, तो बाजार भी आपसे माल लेना बंद कर देगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो साइलेंस इज अ पावरफुल टूल। चौथा पॉइंट, व्हेन इन डाउट स्टे साइलेंट, इट इज बेटर देन ओवर कमिटिंग। बाद में जाकर के कमिट करना कि मैं कितना चार्ज करूंगा। बी कूल अबाउट टॉकिंग मनी, डोंट वरी अबाउट आस्किंग फॉर मनी। बहुत भाई लोग बोलते हैं कि विवेक बिंद्रा तुम इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, सब कुछ फ्री क्यों नहीं कर देते। बहुत कुछ तो मैं फ्री दे ही रहा हूं। मेरे 98% कंटेंट कंज्यूमर आकर के फ्री में सारा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। 1-2% से मैं इसलिए चार्ज करता हूं ताकि बाकी 98% की सेवा भी तो करते रहूं। अगर मैं अपने घर को जला के दूसरे को सर्दी में सेक देना कोई बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है, इसलिए मैं भी चार्ज करता हूं। पर चार्ज इसीलिए करता हूं ताकि सस्टेनेबल रहे और ये पूरा का पूरा कंटेंट देते रहने का साइकिल चलता रहे। जिसको फ्री में कंज्यूम करना है वो यूट्यूब सब्सक्राइब करे, जीवन भर कंज्यूम करे। पर जिसको और प्रीमियम कंटेंट चाहिए है और सीधा रियल बिजनेस करना है, वो हमारा पेड प्रोग्राम एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप बोर्ड लाइन नंबर पे फोन करके जरूर अटेंड कर ले। जब आप भी नेगोशिएट करोगे, आस्क स्ट्रेट, डू यू हैव अ प्रोजेक्ट बजट। सामने वाले से पूछ लो आपके पास क्या रेंज है आपके माइंड में, उससे एक क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज द रेंज दैट यू हैव इन योर माइंड। व्हाट डिड यू पे लास्ट टाइम, आपने क्या पे किया था। व्हाट इज योर फी। अगर कस्टमर आपसे से पूछता है व्हाट इज योर फी, तो आप उसको बोलो, एकदम बात को चेंज कर दो, उसको बोलो पहले टास्क और वैल्यू डिसाइड करेंगे कि आपको काम क्या करना है, क्या कराना चाहते हैं, फिर आपको फीस बताऊंगा, देन वी कैन टॉक अबाउट द कॉस्ट। आप उसको सिंगल प्राइस देने की जगह रेंज ऑफ प्राइस भी दे दो, ताकि उसको ये भी बता दो मेरे पास 20 रुपए का माल भी है और 200 रुपए का माल भी है, और बीच में भी कई तरह के माल हैं। तो वो कस्टमर आपके साथ रुका रहेगा, उसको समझ आ जाएगा भाई इसके पास काफ़ी तरह की चीज़ें हैं, मैं अपने बजट की उठा लूंगा। अगर उनको कॉस्ट का कोई क्लू नहीं है तो भी फायदा रहता है अगर आप बड़ी रेंज उनको बता दो। You can sometimes modify your services and charge less later on. और डिटेल जरूर पूछ लो। इट्स वेरी वेरी हार्ड टू कॉस्ट आउट अ प्रोजेक्ट एक्यूरेटली विदाउट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। कस्टमर को बोलो भाई इन्फॉर्मेशन दोगे तभी बता पाऊंगा कि कितना चार्ज करूंगा, उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैप्चर करो, तब आप राइट प्राइस दे सकते हो उसको। कोशिश करो फ्री पे कभी काम ना करें। आप थोड़ा बहुत प्राइस लो कर लो, लेकिन अगर आप फ्री में काम कर रहे हैं
तो उसमें भी आप क्या करें, उनको बोले कि मैं छोटा सैंपल फ्री दे सकता हूं आपको, थोड़ा सैंपल फ्री दे दो, और अगर बड़ा सैंपल चाहिए तो उसके लिए थोड़ा चार्ज भी कर लो, लेकिन पूरी तरह सारा काम फ्री में मत करो। बी सिलेक्टिव एंड ट्रस्ट योर गट। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। आप अगर कस्टमर बहुत ज्यादा सर्विस मांग रहा है, बहुत कम पैसा दे रहा है, सिलेक्टिव हो जाओ, हर एक के साथ काम नहीं करना है। अपना मार डिसाइड कर लो, मार MAR, इसको बोलते हैं मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट, इससे कम पे मैं कभी नहीं जाऊंगा। अपना हाई प्राइस कोट करो, बाद में लोग थोड़ा बहुत करना पड़े चल जाएगा। म्यूचुअली अग्रीएबल आउटकम बना लो। सी ही हु लर्न्स टू डिसएग्री विदाउट बीइंग डिसएग्रीएबल हैज डिस्कवर्ड द मोस्ट वैल्यूएबल सीक्रेट ऑफ नेगोशिएशन। अच्छा, 11वां पॉइंट है एक्सपेक्टिंग वे मोर देन दे आर पेइंग फॉर। अगर वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है तो वो भी दिक्कत है। आपको अ गुड रेपुटेशन इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। कोशिश आखिरी दम तक करते रहनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही नायाब हैं। आपको भी तजुर्बा लेने के लिए यूट्यूब पे आप हमारा आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बात मुद्दे की बोल रहा हूँ, राज स्टार्टअप के खोल रहा हूँ, जुड़ जाइए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। आपको मालूम है, नो रिपीट टेलीकास्ट। 14वां अध्याय, अपनी वैल्यू को क्वांटिफाई करके बताओ, उसमें गणित लगा दो। गणित लगा के वैल्यू को क्वांटिफाई करो। आप बताओ उसको कैसे वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हो, कैसे आपका स्किल इज अ ग्रेट मैच टू द प्रोजेक्ट। एवरी स्किल हैज अ प्राइस। वैल्यू क्रिएशन इज फाउंडेशन ऑफ पिरामिड। ये फाउंडेशन है पूरे पिरामिड का। उसको बताओ कितने रुपए का आपने उसका खर्चा घटाया, उसको वैल्यू बताओ। कितने रुपए की आपने उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, उतने रुपए की वैल्यू उसको समझाओ। कितने रुपए का एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन बढ़ाया, कितने रुपए के कस्टमर को जोड़े रखा, कितने रुपए का बिजनेस आपने उसको स्केल करके दे दिया, कितने रुपए की अपनी ब्रांडिंग इंप्रूव कर दी, कितने रुपए का मार्केट शेयर बढ़ा कर दिया, कितने रुपए का नया कस्टमर आपने उसको लाके दिया, कितने रुपए की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा दी। उसको रुपए के माध्यम से नंबर के साथ बताओगे तो उसको वैल्यू समझ में आएगी। इसका फायदा क्या है, ये बड़ा कंपेलिंग होता है, डेटा ओरिएंटेड होता है। आपके पास सेलिंग एम्युनिशन है, हथियार है आपके पास माल बेचने का। प्राइस करना आपको इजियर हो जाएगा, और डिफरेंशिएटर है। बाकी लोग खाली प्रोडक्ट बेचते हैं, आप उसको आउटकम बेच रहे हैं। प्रोडक्ट मत बेचो, आउटकम बेचो। वैल्यू को क्वांटिफाई करो, देखो उसको सफलता कहां मिलेगी, उस सफलता को ढूंढ करके उसकी वैल्यू निकालो। देखो उसके कस्टमर को सफलता कहां मिलेगी, उसकी वैल्यू निकालो। आपके कस्टमर का कॉम्पिटिटर कहां से सफल होता है, आप वैल्यू निकाल करके उसको बताओ कि मैं आपके लिए क्या काम करूंगा। समझो कि आपका ग्राहक कहां पे कमाता है, कहां से गवाता है, उसकी कमाई को बढ़ा दो, उसके गवाई मतलब जो गवाएगा उसके खर्चे को घटा दो, उसकी आमदनी को बढ़ा दो, और उसको क्वांटिफाई करके बता दो, आपसे माल खरीद लेगा। देखिए, अगर कोई प्रिंटिंग इंक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और वो किसी को जाके बेच रही है, सेल्स की टीम, उसमें दो तरह की टीम बनाई। एक कह रही है खाली मैं इंक का बेनिफिट बता रही हूँ, टेक्नोलॉजी बता रही हूँ, यूएसपी बता रही हूँ। दूसरा कहता है साथ में मैं क्वांटिफाइड डेटा बता रहा हूँ। दो टीम है, समझ लो मेरी बात को। एक टीम भी जाके इंक बेच के आ रही है, दूसरी टीम भी इंक बेच के आ रही है। पहली टीम जाके बोलती है कि आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, हमारी कंपनी बहुत अच्छी, हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा। दूसरे बोलते हैं क्या इस इंक से 10% एरर घट जाएंगे, 67% इंक जल्दी सूखती है, तो फैलेगी नहीं, 20% ये सस्ती पड़ती है। जीतेगा कौन? दूसरे वाला, क्योंकि उसने गणित निकाल के बता दिया। आप भी अपने बिजनेस में सोचो, सामने वाले को कैसे गणित निकाल के बताऊं, उसको मैथमेटिक्स कैसे बताऊं, तभी आप जीतोगे। अनपढ़ वो नहीं जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ तो वो है जो सीखना नहीं चाहते। सीखते रहिए हमारे साथ यूट्यूब पे, लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर तो आपने कर ही दिया होगा, नए आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए। आसमान की ऊंचाई परवास कराएगी ये वेबिनार, आपको दुनिया पर राज कराएगी। बस थोड़ी देर की और है बात। नो रिपीट टेलीकास्ट 15वें अध्याय पे पहुंच गए, 21 टोटल है। ऑफ सीजन या ड्राई टाइम, ऐसा भी टाइम आता है एंटरप्रेन्योर की लाइफ में जो ऑफ सीजन होता है। आपका बिजनेस सीजनल हो सकता है, लेकिन कमिटमेंट सीजनल नहीं होनी चाहिए। कोविड कहां तक आपको तंग कराएगा, ये कोविड ही आपका बिजनेस बढ़ाएगा। ड्राई टाइम थोड़ा टफ लगता है, लेकिन इफ यू वांट टू बी वेल्दी, थिंक ऑफ सेविंग एज वेल एज गेटिंग। सेविंग पे भी काम करो। ड्राई टाइम का फायदा क्या है? इट पुशेस यू टू आस्क। शर्माने की जरूरत नहीं है। हाफ टू ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। हाफ टू, मैंने सेल्स के इवेंट में बताया था, हाफ टू शर्माने की बात नहीं। जिसने की शर्म उसके फूटे करम। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाफ टू ऑलवेज आस्क फॉर द ऑर्डर। जाकर के पूछो, मांगो, शर्माने की जरूरत नहीं है। आई होप, उनसे जाकर के ऐसे बोलो, आई फिनिश दैट बिग प्रोजेक्ट एंड आई एम ओपन टू न्यू वर्क। इफ यू हियर ऑफ एनीवन हु नीड्स ऑनलाइन मार्केटिंग, आई होप यू विल रिकमेंड मी। आपने उसको बोला, मैं भी एक बड़ा प्रोजेक्ट खत्म करके आया हूं, अगर आपको लगता है किसी और को ऑनलाइन मार्केटिंग की जरूरत है, मैं अवेलेबल हूं, आप मुझे रेकमेंड तो कर सकते हैं। एक करोड़पति के जैसे सोचने के लिए आपको कितने पैसे लगते हैं? 0। कमाल की बात है भैया, ये तो बहुत नहीं समझे नहीं। एक करोड़पति के जैसे सोचने के लिए कितने पैसे लगते हैं? 0। कोई पैसा नहीं लगता है, सोच चाहिए आपको। ड्राई टाइम में डैमेज कंट्रोल कैसे करोगे? रूटीन स्ट्रांग बना लो अपना। रूटीन के साथ ब्लू चिप क्लाइंट ढूंढो, प्रॉस्पेक्ट करते रहो, कोल्ड कॉलिंग करो, रेफरल मांगो, नए कॉन्टैक्ट्स बिल्ड करो, नेटवर्क बिल्ड करो, जॉब पोर्टल पे जाओ, नेटवर्किंग करते रहो, पुराने कॉन्टैक्ट्स को रिवाइव करो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाओ। आपको रूटीन बनाना पड़ेगा, तेजी से जाना पड़ेगा। हमेशा कस्टमर के माइंड शेयर को कैप्चर कर लो, उसका वॉलेट शेयर आपको मिल जाएगा। उसको टेस्टिमोनियल दिखाओ, पिछला कस्टमर खुश है, उसे टेस्टिमोनियल मांगो टेस्टिमोनियल, उससे मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। द की इज कस्टमर शुड से, अरे वाह
अगर कस्टमर अरे वाह बोले तो आपके साथ जुड़ जाएगा। इवैल्यूएट करो अपने बिजनेस मॉडल को, ये भी तरीका, अगर धंधा नहीं चल रहा है, हो सकता है आपका बिजनेस मॉडल ही गलत हो। बिजनेस मॉडल को सीखो, आपको हो सकता है नया प्रोडक्ट लाइन लाना है, हो सकता है नया ज्योग्राफी में जाना है, हो सकता है नया बिजनेस मॉडल चेंज करना है, हो सकता है आपको कुछ टर्न अराउंड करना है, हो सकता है कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फ्रीबीज दे रहे हैं। सोचो उसके ऊपर। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में सारे बिजनेस मॉडल्स हमने समझाए हैं। आपने कोर्स नहीं ज्वाइन किया तो आप खरीद सकते हो उसके बारे में। मैं उसको बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूं उस समय, लेकिन मैं फिर भी बताना मेरी जिम्मेदारी है आपको कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप दुनिया का सबसे अफोर्डेबल, सबसे पावरफुल और मोस्ट रिस्पेक्टेड, मोस्ट अवॉर्डेड प्रोग्राम बन चुका है। अब देखिए, एक और तरीका है कि जो आप सीजन में नहीं कर सकते वो आप सीजन में कर लो। आप कोई टेक्नोलॉजी ढूंढना चाहते थे, आप कोई ऐसी चीज थी जो आपको प्रिपरेशन करनी थी जो आप सीजन में नहीं कर पाते, नई मार्केट ढूंढनी है, बहुत कुछ करना है, आपको कुछ खुद कुछ सीखना है, कुछ कोचिंग लेनी है, कुछ ट्यूटोरियल लेना है, इस समय बिजनेस ठप पड़ा, इस समय सीखने का टाइम है, तो इस समय आप कर सकते हो। अच्छा, एक और काम कर सकते हो, आप बार्टर भी कर सकते हो, बिल्कुल ही धंधा नहीं चल रहा है, अगर आप अकाउंटिंग सिस्टम सेटअप करते हो, वो वेबसाइट बनाता है तो आप उसका अकाउंटिंग सिस्टम सेटअप कर दो, उससे बोलो तो मेरी वेबसाइट बना दें, इससे भी बात बन जाती है। वॉलंटियर की तरह भी काम कर सकते हो कुछ अच्छी कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अंदर, वहां लोगों से मिलोगे, वहां बिजनेस मिल जाता है आपको, रिश्ते बनते हैं। आप फाइनेंशियल कुशन भी क्रिएट करो इस समय ऑफ सीजन में। जैसे अगर आप पहले से ही पता है आपको कि भाई छुट्टियां आने वाली हैं, या पोस्ट टैक्सेस होने वाले हैं, या पोस्ट वेडिंग सीजन है, या पोस्ट स्कूल ईयर है, तो आपको पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। आपको क्वेश्चन रखना चाहिए अपने लिए, गो वेयर द सीजन इज, जहां पे सीजन है वहां चले जाओ। भाई अगर आप स्वेटर बेचते हो और अगर दिल्ली में सीजन खत्म हो गया, कोई बात नहीं, शिमला में तो चल रहा है, वहां तो सर्दी पूरा 12 महीने रहती है, तो जहां सीजन है वहां चले जाओ। सीजन को एक्सटेंड कर दो। अगर आपका सीजन है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने का सीजन है, तो अक्टूबर में थोड़ा डिस्काउंट देके सीजन एक्सटेंड कर लो, मार्च में डिस्काउंट देके सीजन एक्सटेंड कर लो, 4 महीने का सीजन आपका 6 महीने वैसे ही हो गया, एक्सटेंड कर लो सीजन को। या दूसरी इंडस्ट्री में अगर आपके माल की जरूरत पड़ती है वहां चले जाओ। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्ड करो, अगर आपका बिजनेस स्लो चल रहा है, जिसका चल रहा है उसके साथ काम कर लो, उसको अपना सप्लाई दे दो। कंटेंट मार्केटिंग करो, आपके जो एग्जिस्टिंग कस्टमर थे उनको कुछ ना कुछ कंटेंट भेजते रहो। आप टेक्नोलॉजी इस समय बिल्ड कर लो जो आप नहीं कर पा रहे थे जब आप बिजी रहा करते थे गल्ले पे बैठे बैठे। अगर आप कुछ लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट ले आओ जिसके चक्कर में कस्टमर भाग के आ जाए। पुराने डेटा के साथ में वापस रिश्ता बनाओ, गिव न्यू लाइफ टू योर ओल्ड डेटा। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर उनको रिटेन करने पे समय लगाओ। यदि सीखने की इच्छा आपका हथियार है ना, तो सफलता एक दिन आपकी गुलाम बन जाएगी। और यूट्यूब पे हम यही करते हैं, जंग हथियारों को लगता है, इरादों को नहीं। बने रहिए मजबूती के साथ। नो रिपीट टेलीकास्ट, 16वां अध्याय, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। अब जब कस्टमर लेके आ रहे हो तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है, उसके कॉस्ट को समझो, लाइफ टाइम वैल्यू को समझो। कि देखो, नया कस्टमर को लाना 7 गुना महंगा पड़ता है मुकाबले उसके कि जब आप पुराने कस्टमर के साथ काम करते हैं। पुराने कस्टमर को रिटेन करना नए कस्टमर को लाने के मुकाबले 7 गुना सस्ता पड़ता है। नया कस्टमर पे हमेशा बहुत मेहनत लगती है। आप एस्टिमेट करो लाइफ टाइम वैल्यू का मतलब क्या हो गया। एक कस्टमर से एवरेज रेवेन्यू आप कितना लेने वाले हो, उसको बोलते हैं लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू, CLV भी बोलते हैं इसको, या LTV भी बोलते हैं, लाइफ टाइम वैल्यू या कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। द लॉन्गर, जितने ज्यादा दिन तक कस्टमर आपसे माल खरीदता रहेगा उतनी बड़ी लाइफ टाइम वैल्यू होगी। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल के कस्टमर की रेवेन्यू स्ट्रीम्स को देखो आप। वन टाइम रेवेन्यू भी होता है, रियल एस्टेट, एक बारी कस्टमर ने माल खरीदा खत्म। रेकरिंग रेवेन्यू भी होता है, सब्सक्रिप्शन मॉडल। एडिशनल रेवेन्यू होता है, अपसेल या रीपरचेज रेट होता है, बार बार आके खरीदता है। आप कस्टमर की लाइफ को कैसे बड़ा कर सकते हो, उसके साथ संबंध लंबा कैसे कर सकते हो। अगर लाइफ टाइम उसकी लंबी हो गई, आपकी सेविंग बढ़ेगी, लॉयल्टी बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा, बचेगा। ग्राहक को यदि मिल गया जरूरत से ज्यादा, तभी वो आपको देंगे लाइफ टाइम का वादा। तो कैसे आप कस्टमर के साथ लाइफ टाइम बढ़ाओगे, मेरी बात समझो। लाइफ टाइम को कैलकुलेट कैसे करना है, जैसे इसको बोलते हैं एवरेज परचेज रेट। जैसे टोटल रेवेन्यू हुआ आपका मान लो 100 रुपए का, और नंबर ऑफ ऑर्डर आए 10, तो आपको समझ में आ गया कि 100 डिवाइडेड बाय 10 का मतलब 10, तो आपका एवरेज परचेज वैल्यू 10 रुपए की है। अब इसके बाद एवरेज परचेज फ्रीक्वेंसी रेट भी निकाल सकते हो आप। जैसे नंबर ऑफ परचेज, अगर 10 बार माल खरीदा है या 100 बार माल खरीदा है, और कितने लोगों ने खरीदा है, 20 लोगों ने खरीदा है, तो 100 डिवाइड बाय 20, आपको समझ में आ गया। यानी कि एक कस्टमर 5 बार माल लेके जाता है आपसे साल भर में। कितने रुपए का माल लेके जाता है पहले पता चल गया, कितनी बार माल लेके जाता है पता चल गया। ऐसे ही आपको इंप्रूविंग कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू में आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ाओगे, कस्टमर रिटेंशन बढ़ाओगे, तो भी लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ जाती है। इसको गणित निकालते कैसे हैं, मेरी बात समझो। आपने फेसबुक की ऐड करी 1000 रुपए की, नए कस्टमर कितने आए, 100 रुपए, 100 कस्टमर आए, तो 1000 रुपए की ऐड करी, 100 कस्टमर आए, यानी कि एक कस्टमर को लाने में आपका 10 रुपए लग गया। समझ गए मेरी बात को, दोबारा सुनो। आपने 1000 रुपए की ऐड लगाई, 1000 रुपए की ऐड लगा के कितने कस्टमर आए, नीचे लगा लो 100 कस्टमर आए, तो 100 आपने 1000 को 100 से डिवाइड करिए, 10 रुपए लगता है एक कस्टमर को लाने में। अब अगर 10 रुपया लगा उसको लाने में और उसने आपको केवल 5 रुपए का बिजनेस दिया, तो बिजनेस डूब जाएगा।
उसको लाने में लगा 10 रुपया, उसने 30 रुपए का बिजनेस दिया तो बिजनेस चल जाएगा। यानी कि आपके कॉस्ट जो है वो लाइफ टाइम वैल्यू से हमेशा कम होनी चाहिए। Amazon बहुत पैसा खर्च करता है ना नया कस्टमर लाने के लिए, 6,500 रुपए खर्च करता है वो एक कस्टमर को लाने के लिए, जो 650 रुपए का माल खरीदता है, जिसमें उसको 65 रुपया बचता है। यानी कि 6,415 रुपया उसका लॉस हो जाता है एक नए कस्टमर को जोड़ने में। लेकिन वो कस्टमर बार बार अमेजोन से खरीदता है, फिर बार बार प्राइम का मेंबर बन जाता है, बार बार खरीदता है, बार बार खरीदता है, तो उसकी लाइफ टाइम वैल्यू ज़्यादा है। तो शुरू में जो उसने 6,415 रुपये लगाया था वो रिकवर कर जाता है। अगर कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू बार बार आके आपसे माल लेगा, तो कस्टमर को जोड़ने में जो खर्चा आया वो अगर कम रहा तो आपकी बिजनेस चल जाएगा। समझो, कोक का कस्टमर को लाने की कॉस्ट कस्टमर के लाइफ टाइम रेवेन्यू से हमेशा कम होनी चाहिए, तभी आप सेफ रहेंगे। उबर भी यही करता है, शुरू में बहुत पैसा खर्च किया लेकिन वही कस्टमर बार बार उबर या ओला यूज़ करता है। अमेजॉन ने यही किया, स्विगी ने यही किया, शुरू में पैसा ज़्यादा खर्च किया, बाद में कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि कस्टमर बार बार सर्विस यूज़ करता है। सो कोका को करके कम आप ला सकते हो अपने व्यापार में दम। सिंपल है, बड़ा बिजनेस में भी हम यही करते हैं। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप के अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज है, IBC हैं। तो इससे क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हमने बहुत सारे बना दिए। पहले लोग एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप लेते थे, अब वर्किंग कैपिटल का कोर्स खरीदते हैं, फाइनेंस फॉर नॉन फाइनेंस खरीदते हैं, प्रेजेंटेशन का स्पाइस कोर्स खरीदते हैं, ERP खरीदते हैं, $0 मार्केटिंग है, बिजनेस ऑटोमेशन का कोर्स है, डेट मैनेजमेंट है, पैसिव इनकम है, फंड रेजिंग का कोर्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स है, हमारे पास हाउ टू सेल का कोर्स है, कैंपस टू कॉर्पोरेट मतलब पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी, बच्चे को पहले पॉकेट मनी मिलती है, प्रोफेशनल सैलरी वो कैसे पहुंचे उसके ऊपर भी कोर्स बनाए, CRM कैसे लगाएं उसके ऊपर कोर्स बनाए, पहला 1,000 कस्टमर कैसे लाएं उसके ऊपर कोर्स बनाए, फ्रीलांसिंग के ऊपर हमने कोर्स बनाया, HR पे बनाया, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप जिसका मैं कुछ अंश आपको दे भी रहा हूँ, हाउ टू स्केल स्टार्टअप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, GST, PR, कस्टमर सर्विस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, रिटेल, ब्रांड मैनेजमेंट, MIS, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, बिजनेस सिक्योरिटी, गूगल स्वीट, ई-कॉमर्स, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, फ्रेंचाइजिंग, सिक्स सिग्मा, SOP डेवलपमेंट। इनमें कुछ कोर्स रेडी हो गए, पब्लिश हो गए और कुछ पब्लिश होने वाले हैं। अब क्या है, जब इतनी सारी प्रोडक्ट रेंज है तो कस्टमर बार बार खरीदता है तो लाइफ टाइम वैल्यू भी बढ़ता है। क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन हेल्प्स इन कस्टमर रिटेंशन, ये बड़ा अच्छा रूल है। अगर आपने कस्टमर को रोक लिया अच्छे से, क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन के साथ, कम्युनिकेशन के साथ, उससे पूरा स्कोप ऑफ वर्क अच्छे से डिजाइन कर लिया कि भाई इतना काम करना है, बाद में ये ना हो कि वो बोले भाई आप तो मेरी बात समझे ही नहीं थे, तो गड़बड़ जाती है। कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस डिसाइड कर लो, वीकेंड हॉलीडे पे बात करनी है या खाली वीकडे पे बात करनी है डिसाइड कर लो। मॉनिटरिंग प्रोग्रेस कैसे करेंगे, मॉनिटर कैसे करेंगे प्रोग्रेस को, वो भी डिसाइड कर लो। फीडबैक अप्रूवल का तरीका क्या रहेगा, पॉलिसी प्रोसीजर क्या रहेंगे, अगर ये सब पहले डिस्कस कर लो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्लैरिफाइड एक्सपेक्टेशन होगी। अगर कोई चीज आपकी प्रोजेक्ट को डीरेल कर रही है, डीरेल मतलब पटरी से बाहर लेके जा रही है, उसको पहले ही रिकॉर्ड करके बता दो कस्टमर को। कस्टमर के साथ हमेशा क्लोज कम्युनिकेशन में रहो, ओवर कम्युनिकेट करो, उससे राइट मीडियम डिसाइड कर लो, उसको ईमेल पसंद है, व्हाट्सएप पसंद है, मैसेज पसंद है, कॉल पसंद है। अगर क्लाइंट अपसेट है तो उसको इमोशन निकालने दो, उसकी सुनो, कम्युनिकेशन से बाहर मत जाओ। देयर इज ओनली वन बॉस, रिमेंबर देयर इज ओनली वन बॉस, द कस्टमर. There's no other boss because he can fire everybody including you simply by spending his money somewhere else. तो कस्टमर ही बॉस है हम सबका, मेरा भी बॉस कस्टमर है, मेरे सारे लीडर्स का बॉस भी कस्टमर है, क्योंकि कस्टमर अगर हमको छोड़ के कहीं और चला गया वो सबसे खतरनाक चीज है। ऐसे ही आपको सोचना है आपके बिजनेस के अंदर। लिंक्डइन से पहले सेल्स का मतलब हुआ करता था ऑलवेज बी क्लोजिंग ABC, ऑलवेज बी क्लोजिंग ABC, ऑलवेज बी क्लोजिंग। लिंक्डइन के आने के बाद सेल्स का मतलब है ऑलवेज बी कनेक्टिंग ABC, ऑलवेज बी कनेक्टिंग। क्लोजिंग नहीं, सेल्स नहीं, कनेक्ट कर लो, कनेक्ट बिल्ड करो उसके साथ में। रास्ते की परवाह करेंगे तो मंजिल बुरा मान जाएगी, और मंजिल चाहते हैं तो यूट्यूब हमारा चैनल आपकी मदद करेगा। जोखिम नहीं उठाएंगे, भविष्य में पछताएंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। बना रहो मेरे साथ, नो रिपीट टेलीकास्ट, नो रिपीट टेलीकास्ट। 17वां अध्याय थोड़ा सा और रह गया है, बी देयर, प्रिपेयर, से यू केयर। बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर के मन में ये फीलिंग डाल दो, हमेशा नोट्स बनाओ जब भी उसे मीटिंग कर रहे हो, उसको पता चलता है यार ये बड़ा सीरियस आदमी है। हमेशा उससे फीडबैक मांगो अगर जब प्रोजेक्ट खत्म होता है। फ्रेंड बनाओ, फ्रेंड रेजिंग वर्सेस फंड रेजिंग। फंड रेजिंग के चक्कर में मत पड़ो केवल पैसा बनाने के, कस्टमर को अपना मित्र बना लो, उसको उसके बारे में लेटेस्ट न्यूज़ को हमेशा कैप्चर करते रहो, और उसको एजेंडा हर मीटिंग से पहले उससे डिस्कस कर लो ताकि आप पूरी तरह प्रिपेयर्ड रहो मीटिंग से पहले। उसको रिकैप ईमेल हमेशा भेजो हर मीटिंग के बाद, मिनट्स ऑफ मीटिंग के भी, मीटिंग में हमारी ये पॉइंट डिसाइड हुआ, उसको लगता है बहुत सिंसियर आदमी, लग जाएगा, काम कर लेगा। हमेशा अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवर करो, उसका बड़ा फायदा होता है। और जो आप कर सकते हो वो बताओ, जो नहीं कर सकते हो वो मत बताओ, इससे पॉजिटिव रहती है कम्युनिकेशन हमेशा। मीटिंग पे हमेशा टाइम से पहुंचो, अगर टाइम से पहुंचोगे कोई ध्यान नहीं देगा, लेकिन जिस दिन लेट पहुंच गए सबका ध्यान चला जाएगा। कॉल करते वक्त कस्टमर के साथ मल्टीटास्किंग मत करो, ये नहीं कि कॉल भी कर रहे हो, खाना भी खा रहे हो, 4 काम और भी कर रहे हो साथ में, सुसु पॉटी, क्षमा चाहता हूं कड़वे शब्दों के लिए, वो सब भी करके आ रहे हो। अनलेस देयर इज अ डीप क्राइसिस, डोंट टेक कॉल्स इन बिटवीन मीटिंग।
पूरा मीटिंग पे फोकस करो, स्टे इन टच, नॉट जस्ट व्हेन यू आर पेड टू बी, स्टिल स्टे इन टच। देखिए, कस्टमर के पास जाने से पहले आप उसको बात करते वक्त उसको बोलो, आई लुक्ड एट योर वेबसाइट, आई डिड सम प्रिलिमिनरी रिसर्च, प्रिलिमिनरी preliminary research, sorry tongue twister हो गया, I was reviewing my notes, I read your latest book, I saw your blog, I saw your PR, I spoke to your leaders, I spoke to your customers। जब उसको लगेगा अरे बड़ा प्रिपरेशन करके आता है, आदमी दमदार है ये। और ट्रांसपेरेंसी, जितना ट्रांसपेरेंसी रखोगे उतना अच्छा है। शुरू में रिलेशनशिप में कस्टमर बहुत विजिलेंट होता है, आपको बिल्कुल डबल लेंस के साथ ध्यान से देखता है ये क्या कर रहा है। ट्रांसपेरेंट रहोगे तो आप पे विश्वास बढ़ेगा। पर्सनल केयरिंग से बड़ा फायदा होता है, पर्सनल केयर करो। मुझे याद है एक दफा की बात थी, मेरे एक क्लाइंट ने लास्ट मिनट पे मीटिंग कैंसिल कर दी। उसने बोला उसकी वाइफ की हेल्थ इमरजेंसी है और वो चला गया, मीटिंग कैंसिल हो गई। बाद में मैंने अगले दिन उसको एक मैसेज भेजा कि आई होप योर वाइफ इज ओके। वो मुझे बाद में जब मिले तो बोले कि वो आज तक कभी नहीं भूले हैं कि केवल आप ही थे जिसने हु एक्सप्रेस द कंसर्न अबाउट हिज वाइफ। तो बड़ा अच्छा लगा उनको, इसलिए से यू केयर। हाँ, और अगर कोई बैड न्यूज़ भी है ना, अगर कोई बैड न्यूज़ बतानी भी है आपको उनको कि आपसे कोई गलती हो गई, प्रोजेक्ट में कोई नुकसान हो गया, तो स्टे क्लोज। ये नहीं कि खाली ईमेल पे करो, फोन करो, हो सके तो जाके मिल लो, क्योंकि स्टेइंग क्लोज हेल्प्स यू मैनेज परसेप्शंस। जितना नजदीक जाके कम्युनिकेशन रखोगे, परसेप्शन नहीं बिल्ड करेंगे। और देखिए एक बात और है कि अगर कस्टमर आपको फीडबैक दे रहा है तो उससे उसको समझाओ कि चेंजेस, रिवीजन, करेक्शन ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है, इंप्रूवमेंट होते रहेंगे। उसको समझाओ ये हमेशा होता है। अगर आपको पसंद नहीं आया, विच इज ओके, मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ और ये प्रोसेस का हिस्सा है। देखिए, कीप इन माइंड द फॉलोइंग व्हाइल गिविंग फीडबैक। जब भी आप फीडबैक दे रहे हो, इन बातों को ध्यान में रखिएगा कि स्टे फोकस्ड ऑन प्रोजेक्ट, टास्क एंड टाइमलाइंस। हमेशा टास्क टाइमलाइन की बात करें, ऐसे ही कोई बुरी नेगेटिव बात ना करें। कलेक्ट योर थॉट्स एंड स्पीक प्रिपेयर्ड। जितना प्रिपेयर्ड होकर बात करें, ऑनेस्ट रहें, रिस्पेक्टफुल रहें, सोल्यूशन पे बात करें, प्रॉब्लम पे ना करें, पॉजिटिव रह करके बात करें और बाद में फॉलो अप राइटिंग पे ले लें उनसे, ताकि उनका बाय इन मिल जाए, उनको विश्वास हो जाए। इससे आपकी रेपुटेशन बिल्ड होगी। रेपुटेशन इज द न्यू करेंसी। अपने कमिटमेंट को हमेशा ऑनर करो, उनके पैसों के लेके रिस्पॉन्सिबल रहो। अगर कोई गलती हो गई है उसको एक्नॉलेज करना मतलब एडमिट करना नहीं होता, और अगर आपसे गलती नहीं हुई फिर भी एक्नॉलेज करना, एडमिट करना नहीं होता है। रिमेंबर, हर क्लाइंट इक्वल नहीं है, हर प्रोजेक्ट इक्वल नहीं है, उनको अलग अलग प्रकार से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लाइंट, उस पर ज़्यादा समय लगाओ। फिर भी अगर कोई कंप्लेंट है और तो भी आप क्या करें, ऑलवेज बिगिन विद द गुड न्यूज़। हमेशा पहले अच्छी बात करें, फिर कंप्लेंट पे आएँ। और एक्नॉलेज, एनालाइज एंड एक्ट। अगर आपके खिलाफ कंप्लेंट है, पहले एक्नॉलेज करो, उसके बाद में एनालाइज करो और एक्ट करो, ताकि वो कंप्लेंट दोबारा ना आए। आई कांट की स्टेटमेंट मत बोलो, आई कैन की स्टेटमेंट बोलो। ये बोलने की जगह आई कांट डू अ कॉल अंटिल 3 PM, उसको बोलने की जगह बोल दो आई एम हियर फ्रॉम 3 PM to 5 PM। व्हेन वुड बी अ गुड टाइम फॉर यू। उससे क्या हो गया, आपने आई कांट की जगह आई कैन बोला। दैट डेडलाइन इज टू टाइट, ऐसा बोलने की जगह आप उसे बोल सकते हो आई कैन डिलीवर इट बाय। I can't start for 3 months, ये बोलने की जगह बोले I'd love to work with you if we can start in June। हाँ, I can't start until I receive the initial payment, ऐसा बोलने की जगह बोले I look forward to starting the work after receipt of my initial payment। तो पॉजिटिव बातचीत करिए। और अगर आपसे गलती नहीं हुई है तो उसका ब्लेम मत लीजिए, लेकिन अगर हुई है तो पूरी जिम्मेदारी भी लीजिए। ये सब करने के बावजूद भी अगर कुछ काम नहीं आता तो मेरी बात समझिए, नेवर लेट द क्लाइंट डोमिनेट, बी असर्टिव एंड ऑलवेज हैव एन एग्जिट स्ट्रैटेजी विद टफ क्लाइंट। अगर कोई बहुत टफ क्लाइंट है तो उस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने का तरीका भी सोच करके रखिए। सीखने के लिए एक जुनून पैदा कीजिए। यदि आप ऐसा कर लेंगे तो आपका विकास कभी नहीं रुकेगा। धन्यवाद करता हूँ फिर से यूट्यूब पे इतने बड़े परिवार को बनाने के लिए। 1,30,00,000 से ज़्यादा लोग केवल यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। ये इवेंट लाएगा व्यापार में नया सवेरा। आप बने रहो मेरे साथ। नो रिपीट टेलीकास्ट बहुत नजदीक आ गए हैं। 18वां अध्याय, नेक्स्ट न्यू मार्केट। अब आप एक्सपैंड करने जा रहे हो, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब आपने मार्केट रिसर्च कर ली, प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, प्राइसिंग कर लिया, नेगोशिएशन कर लिया, नया वैल्यू भी क्वांटिफाई कर दिया, ऑफ सीजन भी कर लिया, कस्टमर एक्विजिशन भी कर लिया, आपने बहुत कुछ कर लिया है। अब क्या करना है, स्केल भी तो करोगे ना, बिजनेस बड़ा भी तो करोगे। बिजनेस खड़ा कर लिया, बड़ा करना है। हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप एंड हाउ टू स्केल अ स्टार्टअप। नेक्स्ट न्यू मार्केट के लिए नई जगह मार्केट ढूंढिए, उनके गैप्स ढूंढिए, गड्ढा ढूंढो, ढूंढो ढूंढो गड्ढा ढूंढो, ढूंढो ढूंढो गड्ढा ढूंढो। देखो कितने प्रकार के गैप्स है मार्केट में जहां पे आप एंटर कर सकते हो। पहले स्मॉलर मार्केट से शुरू करो, पेरीफेरी से जाओ। पेरीफेरी समझते हो, परिधि, परिधि से अटैक करो। जब खिचड़ी खाते हो ना गरम गरम, खिचड़ी के बीच में हाथ मत डालो, साइड साइड से उठा के खाओगे, थोड़ी ठंडी ठंडी, मतलब उतनी गर्म नहीं होगी, काम चलेगा। ऐसे ही साइड से एंटर करो नई मार्केट के अंदर। गिव लेस क्वांटिटी एंड लेस क्रेडिट
टू अ डिस्ट्रीब्यूटर। उधार पे ज़रा माल मत बेचो, उधार पे बेचना तो बहुत थोड़ा सा बेचो, अपने पैसे को ब्लॉक मत करो, दूसरी सप्लाई से पिछला पैसा पहले ले लो, अपनी क्रेडिट लिमिट डिसाइड कर लो, लोकल मार्केट के राजा बन जाओ, इसे क्या बोलते हैं, लोकल राजा, तो वो आप बनने का प्रयास करो। आप अपनी मार्केट के अंदर 10% आप ज़्यादा शेयर हो जाए तो नई मार्केट में चले जाओ, इस मार्केट में विजिबिलिटी को बड़ा करो, तब नई मार्केट में जाओ। अपने डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट को कंट्रोल में रखो, डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट जितनी रीजनेबल रहेगी उतना अच्छा रहेगा। कमर्शियल टर्म्स अपनी ट्रेड के साथ सेम रखो, यानी कि इस शेयर में ट्रेड की अपने टर्म्स अलग है, तुमको मैं 15% कमीशन दूंगा, तुमको 10% कमीशन दूंगा, तुमको 25% कमीशन दूंगा, आपका राज मार्केट में खुल जाएगा, लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, नई मार्केट में जब जाते हो तो वहां का टैम भी निकालो, जैसे मैंने आपको टैम निकाल के बताया था, टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज जो था। ऐसे ही जब आप नई मार्केट प्लान करते हो तो बात याद रखना कि अगर मार्केट बड़ी है और आपके पास टीम नहीं है तो अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाएगा। अगर मार्केट बड़ी है, आपके पास टीम नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी लॉस है, बिजनेस लॉस है। लेकिन अगर मार्केट छोटी और आपने टीम बड़ी कर ली है तो प्रॉफिट और कैश का लॉस हो जाएगा। तो हमेशा जब भी नई मार्केट में जाते हैं तो ऑप्टिमम तैयारी के साथ जाइए, क्योंकि आप स्केल कर रहे हैं। नए की पहचान कर, बेहतर से बेहतर का अनुमान कर कि इससे बेहतर और इससे बेहतर मुझे कहाँ मिलेगा। इसको बोलते हैं फॉलो ऑन मार्केट, नई मार्केट, द न्यू मार्केट दैट यू आइडेंटिफाई आफ्टर योर फोकस पायलट मार्केट। फोकस पायलट मार्केट हमने डिस्कस किया था आपके साथ में। अब नई मार्केट आपके लिए क्या रहने वाली है? उसके लिए अब आपको अपने आप को 3 बातें पूछिए। व्हाट्स माय नेक्स्ट टारगेट मार्केट, हाउ विल आई बिल्ड स्केलेबल बिजनेस, व्हाट्स द टोटल अपॉर्चुनिटी साइज। इन्वेस्ट योर टाइम बिटवीन क्लाइंट बेस्ड ऑन एक्चुअल एंड पोटेंशियल रेवेन्यू। भाई इससे मुझे इतना मिलता है, उससे उतना मिल सकता है, तो इसको मत छोड़ो। डोंट लीव द श्योर फॉर अनश्योर। ऐसा ना हो ये भी हाथ से निकल जाए, वो भी हाथ से निकल जाए। अब क्या, डिफाइन योर कोर, ये बड़ा गेम चेंजर है। आपके धंधे का कोर क्या है? आपके धंधे का सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है? रीजन फॉर कस्टमर टू स्विच। कस्टमर सबको छोड़ के आपके पास क्यों आएंगे? कोर क्या है? क्या कोर है आपका? ताकत क्या है आपकी? सबसे बड़ी ताकत क्या है आपकी? कोर क्या है? कोर ढूंढो अपना, तभी आप स्केल करिएगा। बिना कोर के स्केल मत करिएगा। सबसे बड़ी ताकत क्या है? कस्टमर सबको छोड़ के आपके पास आ जाए। आपके पास वन सिंगल थिंग एटलीस्ट होनी चाहिए जो और किसी के पास नहीं है। So core will provide you certain level of protection. इससे आपके कंपटीशन आपको तंग नहीं कर पाएगा. It is an advantage that continues to put you ahead of your competitor. यही है आपका एब्सोल्यूट और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कोर क्या है? ढूंढो आपका। स्टार्टअप की सक्सेस कोर पे ही डिपेंड करती है। कोर को सीक्रेट सॉस भी बोला जाता है। देखिए, ये एक मोस्ट कॉन्सेंट्रेटेड तरीका है डिफरेंशिएशन को बिल्ड करने का। कोर, इफ योर कोर हैज क्लियर स्ट्रेंथ एंड मोर क्लैरिटी, देन श्योरली योर इन्वेस्टर विल आल्सो इन्वेस्ट। इन्वेस्टर भी आ जाएगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज कोर नहीं होता है। फर्स्ट मूवर एडवांटेज से आपको मार्केट कैप्चर तो कर लोगे, लेकिन वो कोर नहीं है। कोई और आया तो वो आपको खत्म कर देगा। कोर को बिल्ड करने के लिए आपको एक यूनिक आइडिया ढूंढना है जो कोई और रेप्लिकेट ना कर सके। दूसरा, क्या चीज हाईली वैल्यूएबल है कस्टमर को। तीसरा, आपकी क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन सकती है? कोई पेटेंट बन सकता है। डिजाइन का पेटेंट होता है, प्रोसेस का पेटेंट होता है, प्रोडक्ट का पेटेंट होता है, टेक्नोलॉजी का पेटेंट होता है। मैंने आपको लीगल लियो के बारे में बताया था, वो पेटेंट करने में मदद करते हैं। आप उनको अप्रोच कर सकते हो अगर आपको पेटेंट करना हो तो। फंडामेंटल एलिमेंट टू अ स्ट्रॉन्ग कोर क्या होता है? कि वो यूनिक होता है, कस्टमर के लिए इंपॉर्टेंट होता है और आपको कंटिन्यूस ग्रोथ देता है। 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। कोर के एग्जांपल देता हूं तभी बात समझ में आएगी। माइक्रोसॉफ्ट का कोर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। फार्मा इंडस्ट्री में कोर होता है पेटेंट एंड लाइसेंस। यूनिलीवर और पेप्सी का कोर क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका बहुत बड़ा है। शाओमी का कोर क्या है? फ्लिपकार्ट के साथ एक्सक्लूसिव राइट उन्होंने किया या सस्ता किया मोबाइल को। ओयो का कोर क्या है? अफोर्डेबल, उन्होंने होटल के रूम्स दिए हैं। रिलायंस जियो का कोर क्या है? उन्होंने इतना बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर दिया और सस्ता प्रोडक्ट दे दिया, वो उनका कोर है। बिग बाजार का कोर है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, वो सस्ती परचेजिंग करके लेकर के आते हैं। एमसील का कोर है ब्रांड इक्विटी, जबरदस्त ब्रांड इक्विटी है। एमसील, फेविकॉल, इनके कोई दूसरे आपको कोई ऑप्शन ही याद नहीं आएंगे कभी भी। डोमिनोज का कोर है एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, वो जल्दी पिज्जा भिजवा देता है। एप्पल का कोर है लॉयल्टी बियॉन्ड लॉजिक, कस्टमर उनको लॉयल रहता है। यूनिलीवर का कोर है ऑन गोइंग इनोवेशन। पतंजलि का कोर है नेशनल सेंटिमेंट, स्वदेशी स्वदेशी, अपने देश की सेवा करो। इंडिया टुडे का कोर है सब्सक्राइबर बेस, उनका सब्सक्राइबर बेस बड़ा है। ऐसे ही बहुत सारे कोर हैं। रियल एस्टेट में कोर होना चाहिए ट्रस्ट। कोका कोला का कोर है ट्रेड सीक्रेट, आज तक कोका कोला कोई और बना नहीं पाया। मैकडोनल्ड्स का कोर है एफिशिएंसी, वो बहुत जल्दी बर्गर बना देते हैं। टोयोटा इनोवा का कोर है क्वालिटी रिलायबिलिटी। अपना कोर ढूंढो, अपना कोर ढूंढो, अपना कोर ढूंढो।
iOS और एंड्रॉइड के भी अपने कोर है, कॉस्ट ऑफ कन्वीनियंस। जो iOS यूज करता है वो फिर एंड्रॉइड नहीं कर पाता, जो एंड्रॉइड करता है वो iOS नहीं कर पाता। एक्रेडिशन सर्टिफिकेशंस भी कोर होते हैं लोगों के। मार्केट रिस्पॉन्सिवनेस गूगल का कोर है। पर्सनालिटी डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बड़ा बिजनेस का कोर है। बड़ा बिजनेस के और भी कोर है, पर लेकिन ऑफ कोर्स मैंने आपको अपना उदाहरण दिया, पर्सनालिटी एक कोर होता है। जैसे शेफ संजीव कपूर, उनकी पर्सनालिटी से उनको प्लेटफॉर्म पे बिजनेस मिलता है बहुत ज़्यादा। गूगल का कोर है यूज़र फर्स्ट, स्पीड, अनकॉम्प्रोमाइजिंग अबाउट पीपल। एप्पल का कोर क्या है कि उसका नॉन हैकेबल सॉफ्टवेयर है, नॉन रेप्लिकेबल हार्डवेयर है, यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप भी अपनी कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग बनाइए, क्योंकि आपका जो कोर है उसको आप ट्रांसलेट करेंगे अपने प्रोडक्ट के अंदर। ऐसे ही मेरा एक क्लाइंट है प्लास्टो पाइप, जिसके बारे में मैंने बताया, वो हमारे टाइटल स्पॉन्सर भी हैं। वो इंडियन क्वालिटी देते हैं चाइनीज प्राइस पे, यानी कि बहुत सस्ता देते हैं, और फूड ग्रेड क्वालिटी का प्लास्टिक यूज करते हैं, ऐसा प्लास्टिक जिसमें खाना खाया जाता है, उस प्रकार का टैंक के लिए यूज करते हैं। इससे पानी सेफ रहता है, पानी सेफ रहता है और हाइजीनिक मटेरियल है, यूवी प्रोटेक्टेड है। तो ये इनका कोर है।